नोट फ्रॉम हाइड्रा नॉवेल्स। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। अगर आपको पूरा स्टोरी चाहिए वह भी अभी की अभी हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां हमको पूछ सकते हो, आपको पूरा स्टोरी मिल जाएगा। 91 सामाजिक पिटाई, चैप्टर 91 समाज से मार। हाँ, माफ करना, उन्होंने मेरी देखरेख में टेस्ट पास किया और नियमों के मुताबिक इस समय के दौरान मुझे कुछ समय के लिए उनकी देखरेख करनी चाहिए। लुओबू ने एक शानदार मुस्कान के साथ कहा, ये देखते हुए कि शियाओ फिर से गुस्सा होने वाला है। उनका लहजा अचानक बदल गया। ठीक है, तुम्हारे लिए उन सबको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा अगर सिर्फ एक आदमी उन्हें रिप्रेजेंट करे? ओह, मुझे देखने दो, चलो इस जवान आदमी को बाहर जाने दो। हाँ, वैसे भी वही बड़ा आदमी है, इसलिए टेंशन होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लुओबू की उंगली धीरे-धीरे कुछ लोगों पर चली और आखिर में निंगलुओ के सामने मुस्कुराकर रुक गई। निंगलुओ ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई और शांति से अपने सामने मुस्कुराते हुए युवक को देखा। दफा हो जाओ, निंगलुओ बाहर नहीं जा रही है, मैं खुद इंस्ट्रक्टर रोलिन से बात करूंगी, तुम्हें यहाँ उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। अपनी लंबी सेक्सी टांगों को हिलाते हुए ज़ियाओ यू निंगलुओ के सामने खड़ी हो गई और रूखेपन से बोली, ओह बड़े भाई लुओबू, लगता है तुम्हें यहाँ कुछ परेशानी हो रही है। जैसे ही ग्रुप उलझा, आदमियों का एक ग्रुप टैंक की परछाई से मुस्कुराता हुआ निकला। कुछ नहीं, बस यह नया स्टूडेंट बाहर जाकर धूप नहीं लेना चाहता। लुओबू ने क्रिस्टल बॉल को एक तरफ रखते हुए एक सहज मुस्कान के साथ कहा, अरे मुझे इतने घमंडी नए स्टूडेंट से मिले हुए बहुत समय हो गया है। बड़े भाई लुओबू, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? ये सुनकर छाती पर सुनहरे तारे का निशान लिए एक नौजवान लुओबू की तरफ देखकर हंसा। उसकी मुस्कान में चापलूसी की झलक थी। लुओबू ने शियाओ यू के उदास चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। थोड़ी देर रुकने के बाद वह अचानक मुस्कुराया और बोला, ये कैसा रहेगा? अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन आखिर बाहर इतने सारे नए स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर उनमें से कुछ भी बाहर जाकर धूप नहीं लेंगे तो मुझे डर है कि दूसरे दुखी हो सकते हैं। ये कहते हुए लुओबू ने अपने बगल में खड़े जवान आदमी के कंधे पर थपथपाया और निंगलुओ की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम बाहर नहीं जाना चाहते तो गेला के साथ मुकाबला कर लो। बेशक तुम्हें उसे हराने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम उसके खिलाफ 20 राउंड तक टिक सकते हो तब तक ठीक रहेगा। ये सुनकर शियाओ यू के पास बैठी औरतों ने तुरंत गुस्से में लुओबू को डांटना शुरू कर दिया। मौजूदा हालात को देखते हुए वे ये भी समझ गईं कि यह आदमी निंगलुओ से जलता है और अपनी पोजीशन का इस्तेमाल पर्सनल बदला लेने के लिए करने की सोच रहा है। लेकिन औरतों की गुस्से भरी डांट के मुकाबले ज़ियाओ यू एक अजीब सी चुप्पी में डूब गई। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया, उसकी नजरें निंगलुओ पर टिक गईं। वह निंगलुओ की अभी की ताकत जानती थी, एक स्टार जूजे से निपटने पर वह सीधे एक स्टार जूजे को मार डालेगा। अगर किसी की मौत हो जाती तो निंगलुओ और बाकी लोग जियानान अकेडमी में नहीं जा पाते। इसलिए शियाओ यू को इसे रोकना पड़ा। एक मिनट रुको, मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है, ज़ियाओ यू ने जल्दी से कहा। जैसे ही शियाओ यू ने ये कहा, लुओबू और जीसी दोनों को लगा कि वे डर गए हैं, इसलिए उनका रवैया और भी घमंडी हो गया। बच्चे, क्या तुम आदमी भी हो? अभी भी एक औरत के पीछे छिपे हो? गेसी ने निंगलुओ की तरफ इशारा किया। निंगलुओ शांति से लुओबू की शानदार मुस्कान को देख रहा था। उसकी गहरी आंखों में ठंडक की झलक दिख रही थी। वह शुरू में कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, लेकिन यह आदमी खुद को बड़ा दिखाने की जिद कर रहा था, लगातार उस पर दबाव बना रहा था। हे चलो बच्चे, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि अपने सीनियर्स का सम्मान कैसे करें, नहीं तो अगर बाद में तुम्हें अकादमी में नुकसान हुआ तो तुम्हें हमें दोष देना होगा। गेला नाम का युवक आगे बढ़ा और निंगलुओ को देखकर शरारत से मुस्कुराया। धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए सबकी नजरों के नीचे निंगलुओ ने बेबसी से कंधे उचकाए, 2 कदम आगे बढ़ा और जब वह ज़ियाओ यू के पास पहुंचा तो उसने ज़ियाओ यू के कान में झुककर पूछा, क्या मैं उन्हें पीट कर मार सकता हूं? इस समय ज़ियाओ यू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, वह जियानान अकादमी का एक व्यक्ति है। यदि आप उसे मार देते हैं तो आप जियानान अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। निंगलुओ ने सोचा और मान गया। हेवनली फ्लेम पाने के लिए उसे अभी भी जियानान अकेडमी में जाना था। अगर उसने उन्हें मार दिया तो ये सच में मुश्किल होगा, इसलिए वह अभी उन्हें नहीं मार सकता था। निंगलुओ को शियाओ यू के कान में झुकते देखकर जिससे आसपास की औरतें एक बार फिर हैरान रह गईं। लुओबू का चेहरा भी तुरंत काला पड़ गया। उसने अपना सिर घुमाया और गेला से डरावनी आवाज में कहा, उन्हें और जोर से मारो। ये सुनकर गेला ने एक डरावनी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। निंगलुओ धीरे-धीरे आगे बढ़ा, शांति से जीसी और लुओबू को देखा और मुस्कुराया, अगर आप अभी घुटने टेक कर दया की भीख मांगते हैं तो मैं थोड़ा आसानी से जाने पर विचार कर सकता हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, निंगलुओ के कल्टीवेशन लेवल को जानने वालों को छोड़कर बाकी सभी लोग निंगलुओ को हैरान होकर देखने लगे। क्या ये बच्चा जीना नहीं चाहता? वह इतना घमंडी कैसे हो सकता है? बच्चे, खोखली बातें बंद करो, पहले हमें अपना असली हुनर दिखाओ। गेसी दहाड़ा और बोलते हुए वह दौड़कर निंगलुओ को मारने ही वाला था। एक मिनट रुको, निंगलुओ ने तुरंत कहा, क्या डर गए? दया की भीख मांगना चाहते हो? गेसी ने निंगलुओ को तिरस्कार से देखा। निंगलुओ ने थोड़ा मुस्कुराया और लुओबू की ओर इशारा किया, तुम दोनों एक साथ मेरे पास आओ। इससे मुझे तुम दोनों से एक-एक करके निपटने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। निंगलुओ को ये कहते हुए सुनकर लुओबू का दिल तुरंत बहुत ज्यादा गुस्से से भर गया। ये बच्चा बहुत घमंडी है। एक नया स्टूडेंट इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे करता है कि वह सीनियर्स को अपनी नजरों में बिल्कुल भी नहीं रखता? वह ऐसे बिगड़ल बच्चे को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? बच्चे, जब तुम मौत ढूंढ रहे हो तो मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत दो, लुओबू ने कहा और धीरे-धीरे गेसी के पास गया। इस समय जो महिलाएं निंगलुओ के साधना स्तर को नहीं जानती थीं, वे बेहद चिंतित थीं। उन्होंने शियाओ यू को देखा और कहा, आपको उसे जल्दी से रोकना चाहिए, अन्यथा अगर उसे चोट लगी तो अच्छा नहीं होगा। ज़ियाओ यू ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए और कहा, आपने देखा है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन ये बेकार था। इन महिलाओं का निंगलुओ के बारे में बहुत अच्छा इंप्रेशन था और इसका एक बड़ा कारण निंगलुओ का हैंडसम होना था। हाँ, निंगलुओ की खूबसूरती यहाँ बाकी सबसे बढ़कर थी। निंगलुओ के सामने गेसी और लुओबू तो कचरे के अलावा कुछ नहीं थे। इतने हैंडसम नौजवान को ये औरतें बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे चोट लगे। निंगलुओ को धीरे-धीरे आते देख गेला ने एक डरावनी मुस्कान दी। उसने ऐसे कई जिद्दी नए स्टूडेंट्स देखे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर का अंत बुरा हुआ। एनरोलमेंट के दौरान नए स्टूडेंट्स का घमंड कम करना जियानान अकेडमी का लगभग एक बिना लिखा नियम था। आखिर जो लोग एडमिशन की लिमिट तक पहुंच जाते थे, उन्हें आमतौर पर अच्छा टैलेंट माना जाता था। ऐसे लोग, जिन्हें आमतौर पर अपने छोटे लोकल एरिया में लाड प्यार से पाला जाता था, उन्हें शायद ही कभी मजाक का सामना करना पड़ता था। जियानान अकेडमी में आने पर जहां हमेशा अच्छे लोग निकलते थे, ऐसी सोच के साथ वे किसी भी बात पर आसानी से झगड़े में पड़ सकते थे, जिससे बेवजह परेशानी होती थी। इसलिए एनरोलमेंट के दौरान नए स्टूडेंट्स को उनका लेवल साफ-साफ समझाना और उनके शुरुआती जवानी के घमंड को दूर करना एक काफी रियलिस्टिक और जरूरी मुद्दा था। और इस बिना लिखे नियम के बारे में जियानान अकेडमी के कुछ इंस्ट्रक्टर ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए यह नियम लगातार चलता रहा। इसके अलावा ये बच्चा असल में मुझे और लुओबू को चैलेंज करना चाहता है, जो बेशक मौत की मांग करने का अनाउंसमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक स्टार जूजे हूं और सीनियर लुओबू एक 4 स्टार जूजे हैं। एक नया स्टूडेंट जिसने अभी टेस्ट पास किया है, क्या वह उन दोनों को चैलेंज करना चाहता है? हम तो फिर उसे समाज से मार खाने दो। 92 मारो, चैप्टर 92 बेरहमी से पिटाई। उसकी मुट्ठी कस गई, एक धुंधली डुकी से ढक गई। गेला शरारत से हंसा। जब उसने पहली बार जियानान अकेडमी में एडमिशन लिया था तो उसने भी अपने टैलेंट पर भरोसा करके बगावत कर दी थी। लेकिन उस सीनियर जो एक 2 स्टार डू मास्टर था, को सिर्फ एक मौका ही काफी था कि वह समझदारी से भागकर आधे घंटे तक तेज धूप में बैठा रहा। इस अनोखी बेइज्जती का खुद अनुभव करने के बाद जब भी गेला नए स्टूडेंट्स को देखता तो उन्हें उनकी धार को चीरने में बहुत मजा आता था। निंगलुओ चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा और लुओबू और गेसी के आने का इंतजार करता रहा। ज़ियाओ यू के पास खड़ी जूनी को निंगलुओ के बारे में ज़ियाओ यू की पहले की बात याद आई। उसकी चमकदार आंखें झपक गईं और उसने उस जवान आदमी को उत्सुकता से देखा जो शांत मुस्कान बनाए हुए था। वह सच में जानना चाहती थी कि क्या निंगलुओ नाम का ये जवान आदमी सच में उतना ही ताकतवर है जितना ज़ियाओ यू ने दावा किया था। अपने गुलाबी होठों को एक साथ दबाते हुए जूनी ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर क्रॉस किया, जिससे एक डीप क्लीवेज बन गया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक झलक रही थी। ज़ियाओ यू के सुंदर चेहरे की लाली पूरी तरह से फीकी नहीं पड़ी थी, जिससे वह बहुत आकर्षक लग रही थी। उसने आलस से अपनी बाहें फैलाईं, उसका छोटा सा सीना गर्भ से बाहर निकला हुआ था। उसने अपने जेड जैसे हाथ से अपने माथे के बालों को हटाया और उस जवान आदमी की पीठ पर नजर डाली। वह दिल से जानती थी कि गेसी और लुओबू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। टैंक के अंदर दोनों को लड़ते हुए देखकर बाहर चिलचिलाती धूप में बैठे करीब 20 नए स्टूडेंट्स ने भी हैरानी से देखा। धूप सेंकने से पहले उन्होंने विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका सारा विरोध बिना किसी अपवाद के सीनियर्स ने दबा दिया था, जिनकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। अब किसी और कोई सीनियर्स की अथॉरिटी को चैलेंज करते देखकर वे खुशी से ये देखकर खुश हो रहे थे कि दूसरे कैसे खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। बच्चे, तैयार हो। सेंटर ऑफ अटेंशन होने का मजा लेते हुए गेला की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी सिकुड़ी हुई आंखें निंगलुओ पर घूम गईं और वह हंसने लगा। लुओबू ने भी अपना गुस्सा मुट्ठी में भर लिया और निंगलुओ की तरफ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। चलो शुरू करते हैं। निंगलुओ ने अपनी ठुड्डी उठाई। उसकी शांत आवाज ने सबको रोक दिया। हे बच्चे, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। गेला और लुओबू निंगलुओ के रवैये से थोड़े हैरान हुए।
फिर उनके दिलों में गुस्सा उमड़ आया। क्या इसे उनके प्रति नफरत का एक रूप माना जा सकता है? हल्की सांस छोड़ते हुए निंगलुओ और बकवास करने की जहमत नहीं उठा सका। उसकी नजर आलस से दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर टिकी रही, जिस पर थोड़ा गुस्सा था। बहुत अच्छा, दूसरे व्यक्ति की शांति ने जरूर डेला के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। उसने मजाक उड़ाया। उसका शरीर अचानक आगे की ओर झुक गया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची। डूकी ने उस पर जोर लगाया और फिर जोर से उसने निंगलुओ के सिर पर जोर से वार किया। आसपास की भीड़ जब उसने देखा कि गेला ने एक नए स्टूडेंट के खिलाफ इतनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल किया तो वह वहीं चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। अपनी पलकें हल्के से ऊपर उठाते हुए अपनी पुतलियों में मुट्ठी को तेजी से बड़ा होते हुए देखते हुए निंगलुओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मुट्ठी जुड़ने से ठीक पहले उसने धीरे से अपनी हथेली बाहर निकाली। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ गेसी का शरीर तुरंत उड़ गया और जोर से जमीन पर गिरा और मुंह में ताजा खून बह निकला। इस पल पूरी जगह शांत हो गई। एक नए स्टूडेंट ने असल में एक 1 स्टार डू मास्टर सीनियर को उड़ा दिया था और इसमें सिर्फ एक स्ट्राइक लगी। ये कैसे संभव हुआ? इसलिए सभी महिलाएं हैरान रह गईं, वहीं जम गईं और नए स्टूडेंट्स और भी हैरान थे। लुओबो जो मुस्कुरा रहा था, ये सीन देख रहा था। उसका एक्सप्रेशन धीरे-धीरे गंभीर होता जा रहा था। उसकी नजर जो ठंडक से भरी थी, उस हल्के से मुस्कुराते हुए लड़के पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसने गलत अंदाजा लगाया था। इस लड़के में सच में कुछ ताकत थी। कमीने, तुम मौत ढूंढ रहे हो। इस समय लुओबो आगे बढ़ा। जीसी की हार से उसकी इज्जत गिर गई, इसलिए उसने अपनी इज्जत वापस पाने के लिए खुद कुछ करने का फैसला किया। इस समय लुओबो के हाथ में डूकी हुई लगातार इकट्ठा हो रहा था। उसने निंगलुओ को गुस्से से घूरा और कहा, धत तेरे की, बच्चे, मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाता हूं। ये कहते हुए लुओबो ने हाथ में डकी हुई को दबाकर निंगलुओ की ओर मुक्का मारा। बेपरवाही से निंगलुओ का खाली बायां हाथ जैसे मच्छर मार रहा हो आराम से नीचे गया और आखिर में लुओबो के चेहरे पर एक थप्पड़ लगा। स्मैक! जोरदार आवाज के साथ निंगलुओ ने लुओबो को जोर से थप्पड़ मारा। तुरंत ही निंगलुओ के थप्पड़ से लुओबो उड़ गया और उसके मुंह से ताजा खून निकला और उसके साथ उसके 2 दांत भी उड़ गए। उसके चेहरे पर तेज दर्द देखकर लुओबो को शर्म और गुस्सा दोनों महसूस हुए। वह धीरे-धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा और भी ज्यादा था। उसका दाहिना पैर जमीन से उठा। उसके शरीर ने हवा में उछलने के लिए जोर लगाया। एक तेज चक्कर के साथ उसके दाहिने पैर पर एक हल्की हरी डूकी हुई निकली। एक हवा के ब्लेड जैसी दिखने वाली एक फैंटम लाइट उसके पैर को ढक रही थी और आखिर में निंगलुओ के सिर की ओर तेजी से वार कर रही थी। बेशर्म! उसने विंड लाइट ब्लेड का भी इस्तेमाल किया। यह एक हाई टियर येलो ग्रेड डू टेक्निक है। यह आदमी बहुत बेशर्म है। लुओबो के पैर पर धुंधली लाइट ब्लेड को देखकर लड़कियों का ग्रुप तुरंत गुस्से से चिल्लाया। उनके चेहरे गुस्से से भर गए। लुओबो की हरकतें देखकर चियाओ यू की भौहें भी थोड़ी सी कुड़ गईं, लेकिन फिर वे ढीली पड़ गईं। निंगलुओ ही वह आदमी था जिसने जियाली परिवार को बर्बाद कर दिया था। उसे यकीन नहीं था कि यह आदमी निंगलुओ को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए हल्की तेज हवा को महसूस करते हुए निंगलुओ ने धीरे से अपनी हथेली उठाई और तेजी से नीचे आ रहे लुओबो को निशाना बनाया। भागो! उसके होंठ हल्के से हिले और एक धीमी आवाज ने धीरे से पुकारा। जैसे ही वह चिल्लाया, निंगलुओ की हथेली से अचानक एक तेज दिखाई न देने वाली ताकत निकली और लुओबो की छाती पर जोर से वार किया, जो गिरने ही वाली थी। पफट! सीने पर एक अजीब जोरदार चोट लगने से गंभीर चेहरे वाले लुओबो का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। एक पल बाद वह तेजी से पीछे की ओर गिरा और मुंह से ताजा खून थूक दिया। टकराना! 10 मीटर से ज्यादा उड़ने के बाद उसका शरीर जोर से तपती हुई पत्थर की जमीन पर जा गिरा। लुओबो का शरीर थोड़ा हिला। उसने उस जवान आदमी को देखा जो अभी भी दूर अपनी हथेली पकड़े हुए था। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। उसकी छाती में अकड़न हुई, उसकी नजर धुंधली हो गई और आखिर में वह बेहोश हो गया। लुओबो के जोरदार हमले से लेकर उसके अचानक और अजीब तरह से पीछे की ओर भागने तक ये सिर्फ 10 सेकंड का छोटा सा समय था और इस बिजली की तेजी से हुए नतीजे को देखते हुए टैंक के अंदर और बाहर दोनों जगह लगभग एक साथ गहरी शांति छाई रही। एक नए स्टूडेंट ने लगातार 2 सीनियर्स को हराया था, एक 1 स्टार डू मास्टर और दूसरा 4 स्टार डू मास्टर। किस तरह का टैलेंट ये कर सकता है? चिलचिलाती धूप में वे नए स्टूडेंट्स लुओबो को खाली आंखों से देख रहे थे, जो उनसे थोड़ी ही दूर बेहोश हो गया था। एक पल बाद उनकी उत्सुक निगाहें तुरंत परछाई में खड़े उस नौजवान पर टिक गईं। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी नए स्टूडेंट को सीनियर को हराने में काबिल देखा था और यह नया स्टूडेंट उनसे भी छोटा लग रहा था। ये बहुत डरावना था। 93 निंगलुओ की ताकत। चैप्टर 93 निंगलुओ की ताकत। नए स्टूडेंट्स में कई खूबसूरत जवान औरतें शांत चेहरे वाले उस लड़के को प्यार भरी नजरों से देख रही थीं। उनकी आंखें तारीफ से चमक रही थीं। अगर टाइमिंग इतनी गलत न होती तो शायद वे अपनी तारीफ निकालने के लिए चिल्लाती। सच में क्या जबरदस्त टैलेंट है, इतना मजबूत। ज़ूनी ने हैरानी से सिर हिलाया। उसकी नजरें निंगलुओ पर टिकी थीं। निंगलुओ ने अपने कामों से जियाओ यू की पहले कही बातों को सच साबित कर दिया था। इस निंगलुओ में कितनी ताकत है। देखने में तो ऐसा लगता है कि यह बहुत पहले ही डू प्रैक्टिशनर बन गया है। शियाओ यू के बगल में बैठी लड़की हकलाते हुए काले कपड़े पहने उस जवान आदमी को खाली नजरों से घूरने लगी। यह कोई मजाक नहीं था। 2 डाउ प्रैक्टिशनर्स और उनसे भी बड़े सीनियर्स को आसानी से हराकर ऐसी हालत में लाना उनकी ताकत यहाँ के ज्यादातर लोगों से पहले से ही ज्यादा थी। शियाओ यू प्यार से मुस्कुराई। उसकी नजरें अखाड़े में खड़े उस जवान आदमी पर टिकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक पल बाद उसने निंगलुओ की नकल करते हुए कंधे उचकाए और हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी ताकत डू मास्टर से भी ज्यादा लगती है। इन शब्दों से सभी लोग हैरान रह गए। डू मास्टर, यह एक ऐसा लेवल था जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये कैसे मुमकिन था? निंगलुओ ने जोर से वार नहीं किया था, इसलिए जीसी और लुओबो दोनों को जियानान अकेडमी के लोगों ने जिंदा कर दिया। उन्हें मदद मिली। लुओबो का चेहरा और उदास होता जा रहा था। उसकी आंखें ठंडी नजरों से निंगलुओ को देख रही थी। उसका मुंह थोड़ा फड़क रहा था। तुम्हें अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना? निंगलुओ ने आराम से अपनी आस्तीन नीचे की, लुओबो की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, छोटा भाई सच में लो प्रोफाइल रख रहा है। लुओबो के चेहरे की उदासी धीरे-धीरे कम हुई और वह फिर से एक चमकदार मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने निंगलुओ के कंधे पर प्यार से थपथपाया और धीमी आवाज में कहा, बच्चे, ज्यादा घमंडी मत बनो। भले ही तुम्हें कुछ टैलेंट है, लेकिन जियानान अकेडमी में तुमसे भी ज्यादा शानदार लोग हैं। तुम्हारे गुस्से की वजह से जब तुम जियानान अकेडमी जाओगे तो तुम्हें मुश्किलें जरूर आएंगी। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। निंगलुओ मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर हंसते हुए बोला, लेकिन मेरा मानना है, कम से कम अभी तुम्हारे पास वह क्वालिफिकेशन नहीं है। निंगलुओ बेवकूफ नहीं था। उसे लुओबो की दुश्मनी के बारे में साफ पता था। इसलिए उसे उसके सामने अनजान बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं थी। आखिर अगर लड़ाई भी हो जाती तो निंगलुओ उसे डरता नहीं। अगर उसने उसे और उकसाया तो लोगों को मारना और लाशों को नष्ट करना उसने पहली बार नहीं किया था। हालांकि लुओबो की उसे दुश्मनी किसी गलतफहमी की वजह से थी, लेकिन निंगलुओ के पास इसे ठीक से सुझाने का समय नहीं था। साफ-साफ कहें तो लुओबो इसके काबिल भी नहीं था। निंगलुओ की बिना सोचे समझे कही बातें सुनकर लुओबो की चमकदार मुस्कान फिर से उदास हो गई। उसने निंगलुओ को ठंडी नजरों से देखा। उसका चेहरा थोड़ा सा फड़क रहा था। उसकी आंखों में ठंडक थी जैसे वह निंगलुओ को 1000 टुकड़ों में काट देना चाहता हो। निंगलुओ ने इस तरह की बेमतलब की आंखों की बुराई को सीधे नजरअंदाज कर दिया। उसके सुंदर चेहरे पर शांत मुस्कान साफ तौर पर दूसरे पक्ष की बनावटी दिखावटी मुस्कान से ज्यादा अच्छी लग रही थी। घमंडी बदमाश, जब तुम भविष्य में जियानान अकेडमी में जाओगे तो मैं तुम्हारा सीनियर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। लुओबो ने दांत पीसते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा। अपना चेहरा छूते हुए निंगलुओ ने धीरे से कहा, मुझे दूसरी जगहों का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम दिखावा करते रहे तो मानो या न मानो, मैं पक्का कर सकता हूं कि तुम बुतान शहर नहीं छोड़ोगे। लुओबो की पुतलियां थोड़ी सी कुड़ गईं और वह अपने सामने खड़े जवान आदमी को घूरने लगा। उसका मुंह फड़क रहा था, फिर भी उसे उन गहरी आंखों में एक डरावनी बेपरवाही का एहसास हुआ। उसका शरीर अचानक कांपने लगा। उन बेपरवाह काली आंखों से मिलते ही लुओबो को अपने दिल में हल्की सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा एहसास जैसे पिछली बार किसी मिशन के दौरान अकेले किसी खूंखार जादुई भेड़िए का सामना हुआ हो। इस बच्चे ने उसे कितनी बुरी तरह पीटा था। इसके अलावा जियानान अकेडमी के सपोर्ट पर भी लुओबो को अपने दिल की गहराइयों से निंगलुओ से सच में डर लगने लगा। चुपचाप मुंह में लार निकलते हुए लुओबो के धमकी भरे शब्द जो उसकी ज़बान पर थे, उसे जबरदस्ती वापस निकल लिया गया। बहुत अच्छा। लुओबो ने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे वह अपने दिल से बेइज्जती की ठंडक निकालना चाहता हो। उसने दांत पीसकर निंगलुओ की तरफ से हिलाया। उसने पहले ही मन बना लिया था कि अगर उसे आज की बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिला तो वह इस लड़के को ठीक से सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढेगा। निंगलुओ ने लुओबो को धीरे से देखा और इस आदमी को हमेशा के लिए बुतान शहर में रखने का मौका ढूंढने की सोच रहा था, ताकि भविष्य में किसी फालतू परेशानी से बचा जा सके। इसके अलावा घास काटना और जड़ों को खत्म करना निंगलुओ का उसूल था, इसलिए निंगलुओ ने भी अपना मन बना लिया था। तभी एक प्यारी सी औरत की आवाज जिसने तुरंत निंगलुओ का दिल पिघला दिया, टैंक में गूंजी। हे, इस छोटे बच्चे का टैलेंट सच में बहुत अच्छा है। लगता है इस बार मुझे कोई खजाना मिल गया है। अचानक आई औरत की आवाज इतनी प्यारी थी कि वह लगभग नशीली लग रही थी। इस धीमी आवाज में निंगलुओ के शांत होने के बावजूद वह एक पल के लिए खुद को खोने से नहीं रोक सका। थोड़ी देर बाद उसकी नजरें आवाज का पीछा करते हुए टैंक में देखने लगी। टैंक की परछाई में हरे कपड़ों में एक औरत शान से मुस्कुरा रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आंखें चमक रही
थी। सबकी तरफ उसकी कोमल नजर एक साफ धारा की तरह थी जो चुपचाप दिल से बह रही थी, जिससे कोई भी औरत के अनोखे कोमल और फुर्तीले आकर्षण से मोहित हुए बिना नहीं रह पाता। वह औरत ज़ियाओ यू और दूसरों से थोड़ी बड़ी लग रही थी। उसके भरे पूरे और कर्वी फिगर में समय के साथ निखार आया एक मैच्योर चार्म था। ये नेचुरली बना चार्म ज़ियाओ यू जैसी मासूम लड़कियों के मुकाबले कहीं ज्यादा था। निंगलुओ की नजर उस औरत पर पड़ी। हालांकि खूबसूरती के मामले में यह औरत दुनिया xiao यू से थोड़ी कम आकर्षक थी, लेकिन निंगलुओ का दिल उसके सच्चे और नर्म व्यवहार के लिए तारीफ से भर गया। उनके सामने बैठी महिला ने महिलाएं पानी की तरह होती हैं के पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को लगभग पूरी तरह से दिखाया। इस महिला के आने के बाद निंगलुओ ने देखा कि टैंक के अंदर कुछ युवा छात्रों की आंखें धीरे-धीरे जोश से भर गईं। उनकी नजरों में उसके लिए एक अजीब सा प्यार भी था। ये देखकर निंगलुओ ने अपना सिर हिलाया, कुछ अवाक। ऐसा लग रहा था कि इन लड़कों को इस औरत पर क्रश था। हालांकि यह कोई हैरानी की बात नहीं थी। कुछ जवान लोगों को हमेशा खुद से ज्यादा मैच्योर औरतें पसंद आती हैं। ओह, इसे मिल्फ फेटिश कहते हैं, है ना? इंस्ट्रक्टर रोलिन, हे यू एव ने आपको बहुत याद किया है। टैंक के अंदर उस अच्छी औरत को देखकर ज़ियाओ यू तुरंत हैरानी से चिल्लाई, फिर उस पर झपटी और खिलखिलाते हुए उसकी मोटी लेकिन मोटी नहीं कमर को कसकर पकड़ लिया। हाँ, यू एव, क्या तुम्हारी छुट्टियां अच्छी रहीं? इंस्ट्रक्टर रोलिन नाम की उस जेंटल महिला ने मुस्कुराते हुए xiao यू को अपनी बाहों में भर लिया। बुरा नहीं है। ज़ियाओ यू शरारत से मुस्कुराई, फिर इंस्ट्रक्टर रोलिन के कोमल कान के निचले हिस्से को काटा और धीरे से चिढ़ाते हुए कहा, इंस्ट्रक्टर और भी नर्म होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में जिस आदमी पर इंस्ट्रक्टर का दिल आएगा, वह शायद इस नर्म पानी के कुंड में फंस जाएगा। 94 रेटिंग। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। इंस्ट्रक्टर रोलिन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, फिर प्यार से ज़ियाओ यू के सिर पर थपथपाया। फिर उसने निंगलुओ और पास खड़े दूसरे लोगों की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहा, क्या ये वही लोग हैं जिन्हें तुम लाए हो? ये काफी अच्छे लग रहे हैं। हे बिल्कुल। ज़ियाओ यू ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। निंगलुओ चेक इन करने वाला था। इस बार उसे कौन सी रहस्यमय क्षमता मिलेगी? निंगलुओ इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चेक इन। निंगलुओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मन में सीधे चेक इन कहा। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है और आई ऑफ कंट्रोल पा लिया है। नियंत्रण की आंख, वह क्या है? निंगलुओ ने मन ही मन पूछा। आई ऑफ कंट्रोल इस्तेमाल के बाद आप कुछ समय के लिए दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग कंट्रोल में हैं, वे आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन करेंगे। हालांकि आई ऑफ कंट्रोल की भी कुछ सीमाएं हैं। व्यक्ति की मानसिक शक्ति जितनी ज्यादा होगी, कंट्रोल का समय उतना ही कम होगा। आप उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते जिनकी मेंटल ताकत आपसे ज्यादा मजबूत है। आप सिर्फ मेंटल असर पा सकते हैं। परिचय सुनने के बाद निंगलुओ समझ गया कि आई ऑफ कंट्रोल क्या करता है। दूसरे शब्दों में, आई ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करके वह कम मेंटल स्ट्रेंथ वाले या अपने जैसी स्ट्रेंथ वाले लोगों को कंट्रोल कर सकता था और वे उसके कठपुतलियों की तरह बन जाते थे, पूरी तरह से उसके हुक्म पर। खुद से ज्यादा मजबूत मेंटल ताकत वाले लोगों को आई ऑफ कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ उन पर असर डाल सकता है। हालांकि निंगलुओ को अपनी मानसिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। सबसे पहले वह 2 जन्मों की यादें लेकर ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, इसलिए उसकी मानसिक शक्ति आम लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत थी। दूसरी बात, वह अभी 4 रैंक एल्केमिस्ट था और एल्केमिस्ट के लिए मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी थी। निंगलुओ ने बहुत सी दवाएं रिफाइन की थी, जिससे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई थी। इसलिए निंगलुओ की अभी की मेंटल ताकत उसी दायरे में लगभग बेमिसाल थी और उससे 1 या 2 दायरे ऊपर के लोगों की भी शायद उतनी मेंटल ताकत नहीं थी जितनी उसकी थी। तो ये हुनर उनके लिए भगवान की मदद जैसा था। बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक चेक इन कर लिया है और मेथड ऑफ कंसीलमेंट पा लिया है। छिपाने का तरीका आपकी आभा को छिपा सकता है, इसलिए एक दूसरा भी आपकी साधना को नहीं पहचान सकता। निंगलुओ बहुत खुश हुआ। छिपाने के तरीके से निंगलुओ अपने साफ तौर पर खेती के लेवल को थोड़ा कम कर सकता था। नहीं तो अगर उसकी खेती बहुत ज्यादा हो गई तो बहुत परेशानी हो सकती है। रोलिन ने xiao यू को छोड़ा और धीरे-धीरे आगे बढ़ी। चिलचिलाती धूप में दर्जनों नए स्टूडेंट्स को देखकर मुस्कुराए। छात्रों, कृपया अंदर आइए। उनकी बात सुनकर नए स्टूडेंट्स जो चिलचिलाती धूप में पसीने से तर थे, तुरंत बहुत खुश दिखे और जल्दी से उठकर अस्त-व्यस्त तरीके से टैंक की छाया में चले गए। ये कहना होगा कि हालांकि नए स्टूडेंट्स के घमंड को रोकने का ये तरीका कुछ हद तक अमानवीय था, फिर भी इसका कुछ असर हुआ। कम से कम जो नए स्टूडेंट्स अब टैंक में आए थे, उन्होंने पहली बार आने के मुकाबले अपने घमंड पर काफी काबू पा लिया था। वे सब छांव के एक कोने में दुबके हुए थे, उनकी आंखें लगातार टैंक के अंदर देख रही थीं। इंस्ट्रक्टर रोलिन की हल्की मुस्कान सब पर छा गई और आखिर में निंगलुओ के चेहरे पर भी आ गई। वह थोड़ा मुस्कुराई और धीरे से बोली, लुओबू का कोई बुरा इरादा नहीं है, वह बस पहले थोड़ा गुस्से में था, इसलिए उसकी हरकतें बिना सोचे समझे हो गईं। कृपया उसे दोष न दें। हाँ, प्रशिक्षक, आप मजाक कर रहे हैं। मैं सबसे मिलनसार इंसान हूँ, मैं सीनियर लुओबू को कैसे दोष दे सकता हूँ? निंगलुओ ने अपना सिर खुजलाया और शर्माते हुए मुस्कुराया। ये सुनकर टैंक में बैठे ज्यादातर लोगों ने आंखें घुमाई और मन ही मन हंसने लगे। क्या इस आदमी को ये थोड़ा अजीब नहीं लगा कि एक सीनियर को बिना किसी दिखावे के पीटने के बाद ऐसा कहना? इंस्ट्रक्टर रोलिन ने अपने सामने मुस्कुराते हुए नौजवान को ध्यान से देखा और अपनी लंबी पलकें झपकाईं। उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि इतने सालों तक इंस्ट्रक्टर रहने के बाद आखिरकार उसका सामना उसके सबसे परेशान करने वाले स्टूडेंट से होने वाला है। कुछ देर अजीब ख्यालों के बाद इंस्ट्रक्टर रोलिन ने अपना सिर हिलाया और लंगड़ाते हुए लुओबू और गेसी को बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर तक सोचते हुए इंस्ट्रक्टर रोलिन ने अपना सुंदर हाथ बढ़ाया, फिर कुछ मेल स्टूडेंट्स की जलन भरी नजरों के नीचे गेला और लुओबू की बाहों को हल्के से छुआ। एक हल्की, गर्म, हल्के नीले रंग की एनर्जी उनकी बाहों के जरिए उनके शरीर में बही, जिससे उनकी अस्त-व्यस्त की शांत हुई और निंगलुओ की वजह से लगी कुछ चोटें ठीक हो गईं। पानी वाली डोजी की कैटेगरी में सबसे नर्म टाइप है। अगर ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं है, तो पानी वाली डोजी चोटों के इलाज के लिए सबसे सही ऑप्शन है। इसलिए पानी वाली डोजी को आमतौर पर एक जीवित हीलिंग दवा के रूप में भी जाना जाता है। कई भाड़े के सैनिकों की टीमों में पानी वाले तरीकों से खेती करने वाले सदस्य बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जब साथी बुरी तरह घायल हो जाते हैं, तो सिर्फ पानी वाले और लकड़ी वाले डोजी की ही घायलों के लिए काफी समय दे सकते हैं। इंस्ट्रक्टर रोलिन ने अपनी नजरें उठाई और धीरे से हंसते हुए कहा, स्टूडेंट्स, प्रीलिमिनरी असेसमेंट पास करने पर बधाई। अब आप ऑफिशियली जियानान एकेडमी के गेट पर आ गए हैं। लेकिन क्योंकि एकेडमी को अपने स्टूडेंट्स की पोटेंशियल वैल्यू को पहचानने की जरूरत है, इसलिए मुझे आपकी अभी की ताकत के बारे में जानना होगा। 8 चरण डू ZQEF स्तर की क्षमता से संबंधित है। ये जियानान अकादमी का मानक है। 9 स्टेज डू ZQE लेवल पोटेंशियल से संबंधित है। 1 सितारा डू मास्टर डी स्तर है, 2 सितारा डू मास्टर सी स्तर है और इसी तरह सबसे ऊंचा लेवल S लेवल 5 स्टार डू मास्टर है। बेशक यहाँ उम्र सीमा 20 साल से कम है। पिछले 10 से अधिक वर्षों में जियानान अकादमी को S स्तर की क्षमता वाला केवल एक नया छात्र मिला है, आप जानते हैं। वह छोटी राक्षसी अब अकादमी में काफी उल्लेखनीय है। अपने लाल होठों को ढकते हुए रोलिन धीरे से मुस्कुराई, उसकी लंबी पलकें धीरे से फड़फड़ा रही थीं। हालांकि मुझे सच में उस लेवल की दूसरी छोटी राक्षसी से मिलने की उम्मीद नहीं है, फिर भी लेवल या सी लेवल में जाना संतोषजनक होगा। इस समय रोलिन की नजर धीरे से निंगलुओ और जुन ए की ओर गई। उसके हिसाब से टैंक में सिर्फ ये दोनों ही ऐसे लोग थे जो उसे समझ से परे होने का एहसास दिलाते थे। उनके आकलन के अनुसार उनकी संभावित वैल्यू शायद सी लेवल से कम नहीं होगी। असल में निंगलुओ ने अपनी ताकत को 1 स्टार डू मास्टर के लेवल पर छिपा रखा था। अगर उन्होंने एक ग्रेड डू मास्टर के तौर पर अपनी ताकत दिखाई होती, तो हर कोई पूरी तरह से हैरान रह जाता। असल में सिर्फ वही नहीं, टैंक में बाकी सभी लोग जिन्होंने निंगलुओ की पिछली हरकतें देखी थी, वे मन ही मन सोच रहे थे कि इस अजीब आदमी में कितना पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बाईं ओर से शुरू करते हुए अपना नाम, लेवल और उम्र बताएं। हल्की सी मुस्कान के साथ रोलिन ने अपने सुंदर हाथ में एक ब्रश पकड़ा और हंसते हुए धीरे से कहा, ये देखकर कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, ज़ियाओ यू और टैंक में मौजूद दूसरे लोग भी आराम से बैठ गए और दिलचस्पी से देखने लगे। xiao यू धीरे से हंसी, फिर बात करना बंद कर दिया और अपनी नजर टैंक के बीच की ओर घुमाई जहां असेसमेंट पहले ही शुरू हो चुका था। हेयान 9 चरण 2 ZQ उम्र 20, 95 कंट्रोल पूरा कंट्रोल, चैप्टर 95 कंट्रोल पूरा कंट्रोल। बाईं लाइन में सबसे आगे खड़े एक सांवले रंग के नौजवान का डेटा मापा जा रहा था। इंस्ट्रक्टर रोलिन मुस्कुराई और सिर हिलाया और जल्दी से स्टूडेंट की जानकारी लिख ली। उनके लाल होंठ थोड़े खुले। ए ग्रेड लिंटन 8 स्टेज वाली डूजी की उम्र 19, F ग्रेड केली 9 स्टेज डूजी की उम्र 17, ए ग्रेड। जब डेटा रिपोर्ट किया जा रहा था तो कुछ नए स्टूडेंट जो अभी बाहरी स्क्वायर में शुरुआती असेसमेंट पास कर चुके थे, कभी-कभी अंदर आ जाते थे। कुछ सीनियर स्टूडेंट के साथ चेतावनी देने के बाद ये नए स्टूडेंट जल्दी और बात मानकर लाइन में सबसे पीछे खड़े हो गए और अपना डेटा रिपोर्ट करने का इंतजार करने लगे। रिपोर्ट करने वाले लगभग 20 लोगों में से ज्यादातर डूजे से नीचे थे। बेशक कुछ नए स्टूडेंट भी थे जो असल में 9 स्टेज डूजी की थे, लेकिन डूजे तक नहीं पहुंच पाए और इस वजह से 8 स्टेज डूजी की में आ गए। निंगलुओ की बारी से ठीक पहले पिछले सभी लोगों में सबसे शानदार रिजल्ट 17 साल के 1 स्टार डूजे का था। पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से इसे सिर्फ डी ग्रेड ही माना जाना चाहिए। फिर भी इंस्ट्रक्टर रोलिन थोड़े खुश थे, क्योंकि 17 साल की उम्र में 1 स्टार डूजे बनना पहले से ही अच्छा पोटेंशियल माना जाता था। इसी समय नलन यानरान आगे आया। नालन यानरान 7 स्टार डूजे उम्र 15। जैसे ही ये शब्द बोले गए, अनगिनत आंखें अविश्वास से नालन यानरान की ओर मुड़ गईं।
निंगलुओ ने खेती का जो तरीका साइन किया था वह अपनी छोटी बहन को दे दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी छोटी बहन की खेती का पता चले। इंस्ट्रक्टर रोलिन भी बहुत हैरान थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की सिर्फ 15 साल की उम्र में 7 स्टार डूजे तक पहुंच जाएगी। 7 स्टार डूजे का मतलब एस ग्रेड भी था। इंस्ट्रक्टर रोलिन ने सोचा था कि शायद सिर्फ निंगलुओ और जियाओ जुनेर ही ए ग्रेड हो सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नालांग यानारान सीधे एस ग्रेड हो जाएंगे। अगला जियाओ जुनेर अपने छोटे होठों को भींचते हुए जुना ने खिलखिलाते हुए अपना छोटा सा सिर हिलाया। हल्के कमल जैसे कदमों से वह कदम आगे बढ़ी और लड़की की साफ और प्यारी आवाज टेंट में धीरे से गूंज उठी। जियाओ जुनेर उम्र 15 8 स्टार डूजे। हालांकि जुन ए ने यह कहा, निंगलुओ जानता था कि जुन ए शायद अब पहले से ही एक स्टार ग्रेड मास्टर थी। वह सोच रहा था कि उसने कितनी ताकत छिपाई है। इंस्ट्रक्टर रोलिन जिन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए अभी पेन उठाया था, उनकी कलाई जम गई। उनके कोमल और सुंदर चेहरे पर आखिरकार हैरानी का भाव आ गया। 8 सितारा डूजे 15 साल की उम्र में ये कैसे संभव था? 15 साल की उम्र में 8 स्टार डूजी तक पहुंचना। ये जानना जरूरी है कि जब वह 15 साल की थी तो वह सिर्फ 9 स्टेज डूजी की थी। यह एक जीनियस था जिसकी तुलना अकेडमी की उस जादूगरनी से भी की जा सकती थी। एस ग्रेड 2 एस ग्रेड। इस समय सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक छोटे से भूटान शहर में 2 एस ग्रेड मॉन्स्टर होंगे। जुन ए के अपना डेटा रिपोर्ट करने के बाद निंगलुओ की बारी थी। निंगलुओ एक कदम आगे बढ़ा। निंगलुओ 15 साल का 9 स्टार डूजे। ओह, जैसे ही निंगलुओ के मुंह से शब्द निकले, बड़बड़ाता हुआ टेंट अचानक शांत हो गया। कोने में लुओबू का चेहरा बहुत हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह नौजवान जो 16 या 17 साल का नहीं लग रहा था 9 स्टार डूजे तक पहुंच पाएगा। लुओबू के पास गेला का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, फिर कड़वाहट से भर गया। कोई हैरानी नहीं कि वह इतनी बुरी तरह हार गया था। पता चला कि यह आदमी शुरू से ही मासूम बनने का नाटक कर रहा था। एस ग्रेड हैरानी से अपनी लंबी पलकें झपकाते हुए इंस्ट्रक्टर रोलिन ने एक पल बाद खिलखिलाकर मुस्कुराई। उनकी हल्की पानी जैसी हंसी मन मोह लेने वाली थी। 3 एस ग्रेड। मैंने कहा था कि इस बार हमें एक खजाना मिला है और ऐसा लगता है ये सच है। एक छोटी लड़की की तरह इंस्ट्रक्टर रोलिन ने मजाक में आंख मारी। इस चाम से टेंट में मौजूद कुछ आदमी आंखें फाड़कर देखने लगे। इंस्ट्रक्टर रोलिन भी बहुत खुश थे। 3 एस ग्रेड। उनकी जियानान अकेडमी को सच में खजाना मिल गया था। इंस्ट्रक्टर रोलिन को उम्मीद नहीं थी कि वह एक छोटे से भूटान शहर में आकर 3 एस ग्रेड के स्टूडेंट्स को रिक्रूट करेंगी। इस बार जब वह वापस आएंगी तो उन्हें पक्का प्रमोट कर दिया जाएगा। गेसी और लुओबू भी बहुत हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निंगलुओ इतना ताकतवर होगा। इतने टैलेंट के साथ निंगलुओ एक बार अकेडमी में आने के बाद पक्का उनके लिए एक अहम कल्टीवेशन टारगेट होगा। इसलिए अगर वे बदला भी लेना चाहते थे तो उन्हें अपने ऑप्शन ध्यान से देखने होंगे। लुओबू ने देखा। इसी समय लुओबू और गेसी आगे बढ़े और निंगलुओ के पास पहुंचे। जूनियर ब्रदर निंगलुओ, पहले हमारी गलती थी, हमें माफ करना। हमें उम्मीद है कि आप हमें माफ कर देंगे। लुओबू और गेसी ने माफी मांगी। निंगलुओ ने उनकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अगर माफी काम करती तो दुनिया में इतनी नाराजगी नहीं होती। जैसे ही निंगलुओ ने यह बात कही, उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने आई ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट किया जो उसे अभी मिला था। निंगलुओ ने तुरंत आई ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट कर दिया। आई ऑफ कंट्रोल उन लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था जिनकी साधना उससे कम थी। बेशक आई ऑफ कंट्रोल का उसका एक्टिवेशन सिर्फ 1 सेकंड के लिए था और किसी ने इसे नहीं देखा। इस समय गेसी और लुओबू दोनों की आंखें चमक उठी। तुरंत ही वे निंगलुओ के कंट्रोल में आ गए। क्या ये कंट्रोल की आंखें सच में दूसरों को कंट्रोल कर सकती हैं? निंगलुओ इसे टेस्ट करना चाहता था। इस समय उसने अपने मन में सोचा कि लुओबू को घुटने टेकने चाहिए। फट अचानक लुओबू निंगलुओ के सामने घुटनों के बल बैठ गया। इस समय पूरी ऑडियंस हैरान रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सीनियर ब्रदर लुओबू सिर्फ माफी मांगने के लिए निंगलुओ के सामने सीधे घुटने टेक देंगे। इसके बाद निंगलुओ ने गेसी को भी सीधे घुटने पर बैठा दिया। तुरंत ही दोनों निंगलुओ के सामने घुटने टेक दिए। ये आई ऑफ कंट्रोल बहुत पावरफुल थे, है ना? वे लोगों को पूरी तरह से अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते थे। अगर इस फंक्शन का इस्तेमाल कुछ खास मामलों में किया जाता, हे क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि जो भी चाहा उसे पा लिया जाए? मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं निंगलुओ इतना बिगड़ा हुआ इंसान कैसे हो सकता हूँ? मैं अपने चाम से दूसरों को जीतना चाहता हूँ। निंगलुओ ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके सामने जो ये दोनों थे, अगर वे माफी भी मांग लें तो भी वह उन्हें माफ नहीं करेगा। जैसा कि निंगलुओ ने कहा, अगर माफी काम करती तो इस दुनिया में इतनी शिकायतें नहीं होती। हालांकि निंगलुओ एक उदार व्यक्ति थे, लेकिन ये स्थिति और किस पर निर्भर करता था? उनके प्रति निंगलुओ का दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। तुम दोनों एक दूसरे को मार डालो। निंगलुओ ने सीधे अपने मन में आदेश दिया। इस समय उनकी आंखें अचानक चमक उठी। फिर वे एक दूसरे की ओर चल पड़े। इस समय सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनका व्यवहार सचमुच बहुत अजीब था। लुओबू, गेसी, तुम क्या कर रहे हो? इंस्ट्रक्टर रोलिन ने जल्दी से पूछा, लेकिन लुओबू और गेसी ने इंस्ट्रक्टर रोलिन की आवाज नहीं सुनी और सीधे उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने धीरे-धीरे अपने हथियार निकाले और एक दूसरे के सामने चले गए। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी रुको, इंस्ट्रक्टर रोलिन ने आगे कहा। हालांकि उन्होंने फिर भी उसे नजरअंदाज कर दिया। वे एक दूसरे की ओर बढ़े। इसी समय उन्होंने अपने हथियार उठाए और फिर एक दूसरे की ओर तान दिए। इस समय सभी लोग चौंक गए, लेकिन उन्हें रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उन्हें एक दूसरे की छाती में हथियार घोंपते देखा। खून तुरंत फैल गया। इस समय हर कोई बहुत हैरान था। सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? लुओबू और गेसी एक दूसरे को कैसे मार सकते थे? ये कैसे संभव था? इंस्ट्रक्टर रोलिन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके लाए हुए शिष्य एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं? उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। नालांग यानारान, जियाओ निंग और जियाओ यू सभी हैरानी से देख रहे थे। 96 अलविदा। अध्याय 96 अलविदा। इंस्ट्रक्टर रोलिन ने तुरंत रिएक्ट किया। उन्होंने तुरंत सबको बाहर निकाल दिया और फिर जियानान अकेडमी ने मामले को संभाला। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे निंगलुओ का हाथ है। निंगलुओ ने कोई कदम नहीं उठाया था। उसने सिर्फ मेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल किया था। उन्हें कैसे पता चल सकता था? आखिर में दोनों अकेडमी में हुई मौतों की गुत्थी अनसुलझी रह गई क्योंकि उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि कुछ लोगों को निंगलुओ पर शक था, लेकिन मौके पर मौजूद सभी लोग देख रहे थे और निंगलुओ ने कुछ नहीं किया था। इसलिए निंगलुओ पर शक खारिज कर दिया गया। आखिरकार मामला सुलझ गया और निंगलुओ और दूसरों को उनके एडमिशन के बारे में बता दिया गया। निंगलुओ ने रजिस्टर करने के बाद ग्रीन लोर्ड स्कोर फ्लेम की खोज के लिए टैगोर रेगिस्तान की ओर जाने की तैयारी की। निंगलुओ की फायर कंट्रोल टेक्निक कई तरह की हेवनली फ्लेम्स को सोख सकती थी, इसलिए वह ग्रीन लोर्ड स्कोर फ्लेम और फॉलन हॉट फ्लेम दोनों पाना चाहता था। जाने से पहले निंगलुओ को याफेई मिल गई। जब याफेई ने निंगलुओ को देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया। बिना कुछ कहे दोनों सीधे गले लग गए। याफेई ने निंगलुओ को देखा, फिर उसके ऊपर चढ़ गई और उसे चिढ़ाने लगी। निंगलुओ याफेई के लिए अपनी भावनाओं को ठीक से बता नहीं सका। उसे बस यही लगा कि वह बहुत सुंदर थी, एक मोहक जादूगरनी। छोटी जादूगरनी, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम्हें भी जल्दी नहीं है? याफेई ने निंगलुओ को पकड़ते हुए कहा। दोनों बिस्तर पर लेट गए और धीरे से एक दूसरे को दिलासा देने लगे। एक दिन बाद निंगलुओ जाने की तैयारी कर रहा था। निंगलुओ ने चलते समय याफेई का साथ दिया। निंगलुओ कल थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा था, इसलिए अब याफेई थोड़ा लंगड़ा रहा था। दोनों साथ साथ चल रहे थे। बिलों के पेड़ हवा में लहरा रहे थे और उनके बाल लहरा रहे थे। तुम जल्द ही जा रहे हो? याफेई की थोड़ी दुखी आवाज निंगलुओ के कानों तक पहुंची। थोड़ा रुककर निंगलुओ ने बेबसी से सिर हिलाया, फिर धीरे-धीरे याफेई के साथ आगे बढ़ा। उसने अपना सिर घुमाया और उसका थोड़ा उदास नाजुक चेहरा और उसकी गर्व से भरी बड़ी छाती देखी और थोड़ा मोहित महसूस किया। क्या तुम वापस आओगे? उसकी चमकदार आंखों में एक अजीब सी ठंडक के साथ याफेई ने हल्के से अपने लाल होठों को काटा और फुसफुसाया। निंगलुओ ने कंधे उचकाए और हल्का सा मुस्कुराया। मैं वापस आऊंगा। बेशक निंगलुओ वापस आएगा। उसने जियाओ यान से 3 साल के एग्रीमेंट का वादा किया था। हालांकि उसे नहीं लगता था कि जियाओ यान उसे हरा पाएगा, फिर भी वह वापस आएगा। याफेई की नाजुक भौहें थोड़ी सी खुल गईं और उसने धीरे से आह भरी और ऐसी आवाज में बुदबुदाई जिसे सिर्फ वही सुन सकती थी। तो मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। याफेई का चेहरा देखकर जो अचानक दुखी हो गया था, निंगलुओ को समझ नहीं आया कि क्या कहे। निंगलुओ जानता था कि भले ही वह अभी जवान था, याफेई को उससे प्यार हो गया था। इस प्यार के बारे में निंगलुओ को अभी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। निंगलुओ ने याफेई की बात नहीं सुनी थी। वह मुस्कुराया और बोला, मैं भविष्य में वापस आऊंगा। जब मैं आऊंगा तो मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। काफी देर तक बात करने के बाद भी उन्हें अलग होना पड़ा। निंगलुओ जाने के लिए मुड़ा। तभी याफेई अचानक दौड़कर आई और निंगलुओ को पीछे से गले लगा लिया। इस समय निंगलुओ बहुत हैरान था। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा। याफेई ने निंगलुओ की पीठ को गले लगाते हुए फुसफुसाया। बगीचे में हल्की हवा चल रही थी। हरी बिलो हल्के से हिल रही थी और औरत ने उस लड़के को कसकर गले लगा लिया। उनके शरीर एकदम एक दूसरे
से ऐसे सटे हुए थे जैसे वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। निंगलुओ इस अचानक हुई हरकत से थोड़ा हैरान रह गया। एक पल बाद याफेई के नाजुक कान के लोब लाल हो गए और थोड़ी सी कोशिश के बाद वो शर्मा कर रुक गई। उसका छोटा सा चेहरा एक आकर्षक लाली से भर गया। उसने अपने मुलायम काले बालों को निंगलुओ की पीठ से सटा दिया और चुपचाप उसे पकड़ लिया। निंगलुओ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे या क्या वादा करे, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यह एहसास अभी बहुत गर्म था। उसके दिल में इस गर्मजोशी के साथ वह याफेई को जरूर पसंद करेगा, है ना? क्योंकि ऐसा था, इसलिए निंगलुओ को जिम्मेदारी लेनी पड़ी। ओरिजिनल नॉवेल में जियाओ यान सिर्फ फ्लर्ट करता था और कभी शादी नहीं करता था और याफेई का आखिरी हश्र भी पता नहीं था। लेकिन निंगलुओ ज्यादा ईमानदार था, क्योंकि वह उसे दिल से पसंद करता था, इसलिए उसे उसके लिए जिम्मेदार होना पड़ा। ठीक है, निंगलुओ ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया। ठीक है, बस एक शब्द, लेकिन इससे याफेई को मन की बहुत शांति मिली। इस समय याफेई की आंखों से आंसू बह निकले। याफेई ने निंगलुओ को गले लगाया और रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोनों हवा में गले मिले। विलो की टहनियां लहरा रही थीं। विलो के पौधे हर जगह उड़ रहे थे। निंगलुओ और अन्य लोग कनान शहर पहुंचे। कनान शहर बहुत बड़ा शहर था। वहां पहुंचने पर नाला न्यानरान और जियाओ निंग दोनों बहुत हैरान हुए, क्योंकि वे पहले कभी इतने बड़े शहर में नहीं गए थे। यहां पहुंचने पर निंगलुओ भी बहुत हैरान हुआ। निंगलुओ भी असल में इतने बड़े शहर में नहीं गया था, लेकिन वह ज्यादा शांत था। नाला न्यानरान पूरे रास्ते निंगलुओ से चिपका रहा। सीनियर ब्रदर, क्या आप सच में जा रहे हैं? नाला न्यानरान ने पूछा। निंगलुओ ने सिर हिलाया और कहा, पहले तुम क्लाउड मिस्ट सेक्ट में वापस जाओ, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। दूसरी ओर शियाओ यू ने रास्ते में निंगलुओ के करीब आने के लिए बार-बार मौके तलाशे थे। जब दोनों अकेले थे, इस समय जियाओ यू ने निंगलुओ को देखा और कहा, निंगलुओ, क्या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लोगे? जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी? निंगलुओ ने पूछा। तुमने मुझे नंगा देखा है, क्या तुम बस चले जाओगे? जियाओ यू ने तुरंत कहा, ये जानते हुए कि निंगलुओ जाने वाला था। मैं जरूर जियानान अकेडमी में एडमिशन लूंगा, मैं वापस आऊंगा। निंगलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम साधु से भाग सकते हो, लेकिन मंदिर से नहीं। मैं जियानान अकादमी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वे सभी जियानान अकादमी में दाखिल हुए। निंगलुओ, जुना और नाला न्यानरान बिना किसी अपवाद के निंगलुओ के लिए मुख्य ट्रेनिंग टारगेट बन गए। निंगलुओ को जियानान अकादमी में पढ़ाए जाने वाले कोर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका लक्ष्य फॉलन हॉट फ्लेम था, लेकिन अभी अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह फॉलन हॉट फ्लेम हासिल नहीं कर सका, इसलिए उसे मौके का इंतजार करना पड़ा। अगर उसे सही याद है तो फॉलन हॉट फ्लेम अगले 2 या 3 साल में बेचैन हो जाएगी। ये फॉलन हॉट फ्लेम को पकड़ने का सबसे अच्छा समय होगा। इसके अलावा अगर कुछ अनचाहा नहीं हुआ तो जियाओ यान को ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की तलाश में टैगोर रेगिस्तान जाना चाहिए था। इसलिए निंगलुओ को भी जल्दी करनी थी। बस जियाओ यान को उससे पहले ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम नहीं ढूंढने दे सकता था। इसलिए निंगलुओ भी टैगोर रेगिस्तान जाना चाहता था। निंगलुओ ने सीधे छुट्टी मांगी और फिर टैगोर रेगिस्तान की ओर चल दिया। निंगलुओ इस समय एक मुख्य ट्रेनिंग टारगेट था, इसलिए उसके लिए छुट्टी मांगना काफी आसान था। जब वह शहर से कुछ 100 मीटर दूर था तो निंगलुओ की उड़ने की स्पीड धीरे-धीरे धीमी हो गई। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा और उसके पीछे पर्पल क्लाउड विंग से हल्की पर्पल लाइट निकली, जो धीरे-धीरे पीछे हट गई और आखिर में एक टैटू में बदल गई, जो निंगलुओ की पीठ से चिपक गया। हवा में उछलते हुए निंगलुओ जमीन पर आराम से उतरा। अपने कपड़ों से थोड़ी धूल झाड़ने के बाद उसने अपनी नजर के आखिर में दिख रहे बड़े पीले शहर को देखा। वह थोड़ा मुस्कुराया और साथ ही राहत की सांस ली। 97 आइस एम्परर सी ईस्ट स्लोप, चैप्टर 97 बर्फ सम्राट है बोडोंग। निंगलुओ टैगोर रेगिस्तान में पहुंचे। निंगलुओ को याद आया कि यह सांप लोगों का इलाका था। सांप लोग यानी रानी मेडुसा यहाँ हैं। उनके सिस्टम के अनुसार रानी मेडुसा शायद उनकी देवियों में से एक है। निंगलुओ के पास सेलेस्टियल बीस्ट कंट्रोलिंग आर्ट है और सांप लोगों को आधा इंसान आधा जानवर माना जाना चाहिए। निंगलुओ को उन्हें कंट्रोल करने में सक्षम होना चाहिए। थोड़ा चौंककर निंगलुओ ने हाथ बढ़ाकर अपने सामने की जगह को कुछ बार पकड़ा, अपने होंठ भींचे और काफी देर बाद अचानक फुसफुसाया, कोई हैरानी नहीं, यहाँ की लगभग 80% हवा पृथ्वी और आग की एनर्जी से बनी है। इलाके की वजह से टैगोर रेगिस्तान उन लोगों के लिए सबसे सही है जो आग और धरती की खेती करते हैं, इसलिए निंगलुओ की यहाँ की खेती से उनकी आग की खेती बहुत बढ़ गई। धीरे-धीरे शहर के पास आने जाने वालों की संख्या भी बढ़ गई। इन आने जाने वालों में ज्यादातर आदमी नंगे बदन थे, उनकी स्किन सांवली और दुबली थी। पहली नजर में वे काफी सीधी-सादी लगती थीं, जबकि जो औरतें कभी-कभी उनके पास से गुजरती थीं, हालांकि उनकी स्किन भी थोड़ी डार्क थी, लेकिन उनका रंग काफी सेक्सी ब्रॉन्ज था। यहाँ की औरतें एम्पायर की औरतों की तरह शर्मीली और शर्मीली नहीं थीं। एक टाइट लेदर का कपड़ा मुश्किल से उनकी छाती और नीचे के छोटे से हिस्से को ढकता था, जबकि उनकी पतली कमर साफ दिखती थी। उनकी लंबी और कसी हुई जांघें सिर्फ छोटी स्कर्ट या शॉर्ट्स से ढकी होती थीं, और जब वे चलती थीं तो उनकी सांप जैसी कमर हिलती थी, जिससे एक अनोखा आकर्षण और अट्रैक्शन दिखता था। चलते-चलते निंगलुओ की आंखों को बहुत अच्छा लगा। वह अपने होंठ चाट रहा था। उसने पीले शहर की ओर देखा, जिसका कंक्रीट का पैमाना अब दिखाई दे रहा था, और आग भरते हुए कहा, जैसा कि पीले शहर से उम्मीद थी। अगर मेरा सेल्फ कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होता तो शायद मेरी नाक से खून बहने लगा होता। निंगलुओ शहर के गेट पर पहुंचा, जहां शहर की दीवार पर गेट के ऊपर 2 बड़े हल्के लाल रंग के अक्षर बने हुए थे। दूर से देखने पर उनमें खून की प्यास का हल्का सा एहसास भी था। मोसिटी, निंगलुओ ने धीरे से कहा, फिर मुस्कुराया और धीरे-धीरे शहर के एंट्रेंस की ओर चल दिया। शहर के एंट्री गेट पर एक दर्जन बख्तरबंद सैनिक लंबे भाले पकड़े हुए शहर में आने वाले आने जाने वालों पर एंट्री टैक्स देने के लिए चिल्ला रहे थे। गर्मी से बेफिक्र इन सैनिकों को देखकर, शायद गर्मी के मौसम की वजह से गेट पर पहरा दे रहे ये सैनिक भी बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान थे और शहर के गेट पर आने जाने वालों को लगातार गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे। शहर के एंट्रेंस की ओर चलते हुए निंगलुओ ने सैनिकों के मुंह से निकल रही गालियों पर थोड़ा सा मुंह बनाया, अपना सिर हिलाया और फिर सीधे शहर में चला गया। अरे बच्चे, क्या तुमने नहीं देखा कि यहाँ लिखा है कि पैसे दो? निंगलुओ को सीधे शहर में ऐसे जाते देखकर जैसे वहाँ कोई और नहीं था, एक सैनिक की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। निंगलुओ परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे कंट्रोल करने के लिए सीधे आई ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल किया। तुरंत ही जो गालियां निकलने वाली थीं, वे वापस चली गईं और उनका गुस्सा जादू की तरह एक चापलूसी भरी मुस्कान में बदल गया। सर प्लीज। निंगलुओ के कदम नहीं रुके। वह धीरे-धीरे सैनिक की ओर बढ़ा, उसे हल्की सी नजर से देखा और फिर सैनिक को धक्का देकर निकल गया, जिसकी एड़ियां थोड़ी कांप रही थीं, और शहर की ओर बढ़ गया। शहर की दीवार के धुंधले रास्ते से धीरे-धीरे बाहर निकलते हुए उसकी नजर थोड़ी तेज हुई और रेगिस्तान जैसी दिखने वाली शहर की इमारतों का एक झुंड उसकी नजर में आया। कुछ अजीब दिखने वाले घरों ने निंगलुओ की सोच को बहुत बड़ा कर दिया। इस अनजान जगह पर पहुंचकर निंगलुओ को एक मैप की जरूरत पड़ी। थोड़ी देर आराम से चलने के बाद निंगलुओ को गुडू नाम की मैप की दुकान दिखाई दी। उसकी नजर दुकान के बाहर पड़ी और निंगलुओ थोड़ा हैरान हुआ। ये दुकान दूसरों की तरह शानदार और दिखावटी नहीं थी, इसमें भी थोड़ी बहुत पुरानी सादगी झलक रही थी। दिल में थोड़ी हैरानी के साथ निंगलुओ धीरे-धीरे दुकान में चला गया। दुकान का अंदर का हिस्सा ज्यादा बड़ा नहीं था। 2 मूंछों की हल्की रोशनी दुकान को काफी रोशन कर रही थी। उसकी नजर दुकान के अंदर के हिस्से पर पड़ी। वहां मैप खरीदने वाले ज्यादा लोग नहीं थे और दुकान का सुनसान नजारा देखकर निंगलुओ को लगा कि कहीं वह गलत जगह तो नहीं आ गया। धीरे-धीरे दुकान में घुसते हुए निंगलुओ की नजर काउंटर के पीछे एक बूढ़े मिस्टर पर गई, जो सिर झुकाए ध्यान से नक्शा बना रहे थे। यह बूढ़ा मिस्टर साफ तौर पर काफी बूढ़ा था, लेकिन हालांकि उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, ड्राइंग पेन पकड़े हुए उसका मुरझाया हुआ हाथ अभी भी स्थिर और मजबूत था। ओल्ड मिस्टर को परेशान किए बिना निंगलुओ की नजर काउंटर पर रखे नक्शों के बड़े ढेर पर पड़ी। उसने उन्हें दिलचस्पी से उठाया, पलटा और देखा। नक्शों पर साफ रास्ते देखकर उसने खुशी से सिर हिलाया। कुछ देर मैप देखने के बाद निंगलुओ ने देखा कि ओल्ड मिस्टर अभी भी खत्म करने का कोई इशारा नहीं कर रहे थे। उसने अपने होंठ भींचे और धीरे-धीरे दुकान के कोने में एक पुरानी लकड़ी की शेल्फ की तरफ चला गया। ये लकड़ी की शेल्फ साफ तौर पर पुरानी थी, जिसमें सड़ती हुई लकड़ी के छेद थे। इस पर कुछ पीले पड़ चुके मैप लापरवाही से रखे हुए थे। इन मैप्स की सतह पर खराब निशानों को देखकर लग रहा था कि ये मैप बनाने के खराब प्रोडक्ट थे। उसने यूं ही पीले पड़ चुके नक्शों को पलटा और हल्की सीलन भरी गंध फैली। थोड़ा सा मुंह बनाते हुए निंगलुओ ने खराब हो चुकी कलाकृतियों का एक ढेर उठाया। उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा और एक छोटी खराब तस्वीर, जो सिर्फ हथेली के साइज की थी, अचानक खराब हो चुकी कलाकृतियों के ढेर से गिर गई। उसने गिरी हुई खराब तस्वीर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने हाथ में खराब कामों को पलटने के बाद निंगलुओ ने बोरियत से उन्हें वापस रख दिया। जैसे ही उसने उन्हें वापस रखा, उसकी नजर आलस से उस छोटी सी खराब तस्वीर पर गई। उसकी आंखें पहले थोड़ी झपकी, फिर उसका चलता हुआ हाथ अचानक जम गया। यह थोड़े कांपते हाथ से निंगलुओ ने ध्यान से खराब तस्वीर उठाई। उसे अचानक अपने दिल की तेज धड़कन महसूस हुई। उसने मुश्किल से निगला खराब पुरानी तस्वीर अपने हाथ में रखी और आंखों में जबरदस्त खुशी के साथ तस्वीर पर थोड़े जाने पहचाने रहस्यमयी रास्तों को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद निंगलुओ ने धीरे से अपनी आंखें सिकुड़ी, एक गहरी सांस ली और कांपते हुए धीरे से कहा, ये सच में है। थोड़े कांपते हाथ से निंगलुओ ने उस खराब तस्वीर को पकड़ा, जो ऐसी लग रही थी जैसे छूते ही धूल में बदल जाएगी। उसकी आंखें बेकाबू खुशी से भर गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने इत्तेफाक से उसे एक रहस्यमयी खराब तस्वीर मिलेगी।
पीली तस्वीर में रहस्यमयी रास्तों को देखकर हालांकि निंगलुओ अभी भी उनकी गहराई को नहीं समझ पाया था, लेकिन इन रास्तों की आउटलाइन उसे थोड़ी जानी पहचानी लगी, क्योंकि उसने इस तरह की रहस्यमयी तस्वीर उस गुफा में देखी थी जहां उसने और शियाओजी जियान ने मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में खजाने खोजे थे। वह रहस्यमयी मैप मशहूर प्यूरिफिकेशन लोड्स डेमन फ्लेम को ढूंढने की काबिलियत दिखाता था, जो डेमोनिक फ्लेम रैंकिंग में तीसरे नंबर पर था। निंगलुओ मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में उत्साह था। उसने ध्यान से उस रहस्यमयी खराब तस्वीर को पकड़ा, तुलना के लिए अपनी स्टोरेज रिंग से दूसरा नक्शा निकालने की इच्छा को जबरदस्ती दबाया और एक गहरी सांस ली। इस बहुत ही अचानक मिली चीज से अपने दिल में उठ रहे उतार चढ़ाव लहरों को शांत करने की कोशिश की। अगर यह प्यूरिफिकेशन लोड्स डेमन फ्लेम का मैप है, तो क्या यह ओल्ड मिस्टर द आइस एम्पर है बोडोंग है? आइस एम्पर जियामा एम्पायर की पिछली पीढ़ी के 10 सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। वह अपने अकेले और घमंडी स्वभाव के लिए जाना जाता था। आइस एट्रिब्यूट में बहुत माहिर था और एक बार गुस्से में आकर उसने पूरे शहर को जमा दिया था। उस साल के 10 सबसे ताकतवर लोगों में से वह कुछ एम्पर पावर हाउस में से एक था। उसने एक बार यूलैंड माउंटेन की चोटी पर क्लाउड मिस्ट सैक के पुराने सैक मास्टर के साथ एक अहम लड़ाई लड़ी थी। हालांकि वह आखिर में हार गया, लेकिन उसका विरोधी आसानी से नहीं जीता। जियामा एम्पायर और इज़ुमो एम्पायर के पिछले स्ट्रॉन्गमैन कन्वेंशन में उन्होंने अकेले ही विरोधी पक्ष के एक सम्राट और एक राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बिना हारे, जिससे पूरी ऑडियंस हैरान रह गई। 98 लालच चैप्टर 98 जांच। उस स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्रेंस सबसे मजबूत कल्टीवेटर ग्रैंड मीटिंग के बाद हाई बोडोंग धीरे-धीरे अनगिनत लोगों की नजरों से ओझल हो गया। अब तक उसका नाम जियामा साम्राज्य में पुरानी पीढ़ी के लिए एक मजबूत कल्टीवेटर की याद बन गया था। अब युवा पीढ़ी के टॉप 10 मजबूत किसानों ने उस शान और इज्जत की जगह ले ली है जो कभी उनकी थी। साम्राज्यों के बीच सबसे मजबूत कल्टीवेटर ग्रैंड मीटिंग के बाद वह टैगोर रेगिस्तान में आया। इत्तेफाक से उसे मैप का वह अधूरा टुकड़ा मिल गया, लेकिन उसने रेगिस्तान में सांपों के कबीले की रानी मेडुसा का पीछा करना शुरू कर दिया। वह मेडुसा से हार गया और मेडुसा के स्नैक सील स्पेल से मारा गया। मेडुसा के स्नैक सील से परेशान था, जिससे न सिर्फ उसका शरीर तेजी से बुरा होने लगा, बल्कि डुलिंग लेवल पर उसकी ताकत भी कम हो गई। दूसरे शब्दों में, क्या ये वही डू हुआंग है जिसने जियाओ यांग को क्लाउड मिस्ट सैक पर चढ़ने में मदद की थी? इस समय दुकान में सफेद बालों वाले ओल्ड मिस्टर ने आखिरकार अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना सिर नहीं उठाया। उनकी बुरी आवाज कमरे में धीरे-धीरे गूंज रही थी। आप यहाँ टैगोर रेगिस्तान का नक्शा खरीदने आए हैं, है ना? ओल्ड मिस्टर का सवाल सुनकर निंगलुओ आखिरकार मुड़ा और धीरे-धीरे काउंटर की तरफ चला गया। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया और बहुत प्यार से कहा, ओल्ड मिस्टर, क्या आप मुझे सबसे सही और डिटेल वाला डेजर्ट मैप दे सकते हैं? आइटम काउंटर पर है, आप खुद चुन लें, ओल्ड मिस्टर ने बेपरवाही से कहा, बिना उठकर उन्हें इंट्रोड्यूस करने का इरादा किए। ये बिहेवियर एक बिजनेसमैन जैसा बिल्कुल नहीं था। निंगलुओ ओल्ड मिस्टर के अजीब रवैये से थोड़ा हैरान था, लेकिन क्योंकि वह कुछ मांग रहा था, इसलिए वह बेबसी से सिर्फ सिर हिला सका। उसने आराम से काउंटर से एक डिटेल वाला नक्शा उठाया, फिर ध्यान से उस पुराने नक्शे के टुकड़े को अपनी हथेली में खोला और धीरे से पूछा, ओल्ड मिस्टर, क्या आपके पास नक्शे के और भी टुकड़े हैं? निंगलुओ का सवाल सुनकर ओल्ड मिस्टर, जो ध्यान से नक्शा बना रहे थे, ने महसूस किया कि उनका हाथ कांप रहा है। ध्यान से बनाया गया रास्ता थोड़ा हिल गया। थोड़ा सा मुंह बनाते हुए ओल्ड मिस्टर ने आखिरकार धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी नजर निंगलुओ के हाथ में रखे फटे हुए नक्शे पर पड़ी। उनकी धुंधली बुरी आंखों में एक अजीब सा मतलब चमक उठा। उठे हुए बुरे चेहरे को देखकर निंगलुओ थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। बाएं गाल से लेकर आंख के कोने तक उस चेहरे पर एक डरावना निशान था। हालांकि ओल्ड मिस्टर की आंखें काफी शांत थीं, फिर भी इस निशान ने उनमें थोड़ी सी क्रूरता भर दी थी। क्या तुमने पहले कभी इस तरह के मैप के टुकड़े देखे हैं? उसकी नजर निंगलुओ के शरीर पर पहने कपड़े पर पड़ी, जो एक केमिस्ट के तौर पर उसकी पहचान दिखाता था, और ओल्ड मिस्टर की आवाज में थोड़ी हैरानी थी। ये सुनकर निंगलुओ की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। वह मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, लगता है मैंने एक बार नीलामी में इस मैप के टुकड़े देखे थे। उस समय मैंने यूं ही इस पर बोली लगाई थी, लेकिन आखिर में मैंने हार मान ली क्योंकि दूसरी पार्टी की बोली बहुत ज्यादा थी। आज मैंने अचानक आपके यहाँ मैप का ये टुकड़ा देखा और यह कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा मुझे पहले मिला था, इसलिए मैं पूछना चाहता था। प्यूरिफिकेशन लोड्स डेमन फ्लेम कोई आम चीज नहीं है। हेवनली फ्लेम रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आने वाली है डेमन फ्लेम किसी भी अकेले रहने वाले साधु को लालची बना सकती है। इसलिए निंगलुओ इतना बेवकूफ नहीं होगा कि सीधे कह दे कि उसके पास इसका टुकड़ा है। ओह, उसकी नजर निंगलुओ के चेहरे पर पड़ी और ओल्ड मिस्टर को उसकी बातों पर यकीन हो गया। उसने बेपरवाही से कहा, अब और नहीं, मुझे ये बस इत्तेफाक से मिला है। मैप बनाने के मेरे कई सालों के अनुभव से ये सिर्फ मैप का एक टूटा हुआ टुकड़ा लगता है। तो ओल्ड मिस्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इसे कहां से लिया? निंगलुओ ने थोड़ा सा मुंह बनाया और पूछना जारी रखा, इसे रेगिस्तान में खोदा। ओल्ड मिस्टर का लहजा सपाट था, उसमें जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। ओल्ड मिस्टर के बहुत ही गैर जिम्मेदाराना जवाब पर निंगलुओ ने एक अजीब सी मुस्कान दी। अधूरी तस्वीर हाथ में लिए हुए उसने कहा, ओल्ड मिस्टर, क्या आप यह नक्शा मुझे बेच सकते हैं? मैं इसके लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हूं। नहीं। ओल्ड मिस्टर ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और अपना ध्यान अधूरे मैप पर फिर से फोकस किया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा रवैया था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। निंगलुओ को गुस्सा नहीं आया। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओल्ड मिस्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको सांप के जहर का निशान लग गया होगा। जैसे ही ये शब्द बोले, हाई बोडोंग की मुरझाई आंखों में रोशनी की एक चमक आ गई। उसने निंगलुओ को बहुत हैरानी से देखा। हाई बोडोंग तुरंत बहुत हैरान हो गया। मेडुसा ने उसका पीछा किया और उसे सांप के जहर के निशान से पीड़ित किया। ये बात सिर्फ उसे ही पता होनी चाहिए। ये बच्चा असल में कौन है जिसे पता है कि उसे सांप के जहर के निशान से पीड़ित किया गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि यह बच्चा एक शक्तिशाली अल्केमिस्ट है जिसकी वजह से उसे पता चल गया कि उसे जहर दिया गया है? लेकिन इतना छोटा बच्चा इतना शक्तिशाली अल्केमिस्ट कैसे हो सकता है? हाई बोडोंग को लगा कि निंगलुओ सीधा साधा नहीं है। पहली बात, वह अधूरे नक्शे का रहस्य समझ सकता था। दूसरी बात, वह ये भी बता सकता था कि उसे सांप के जहर के निशान ने परेशान किया है। इससे पता चला कि यह बच्चा पक्का कोई आम इंसान नहीं था और इतने छोटे बच्चे का रेगिस्तान में अकेले सफर कर पाना भी निंगलुओ के अनोखे स्वभाव को दिखाता है। ओह, स्नैक पॉइजन मार्क, तुम्हें यह आइडिया कहां से मिला? हाई बोडोंग निंगलुओ से पूछना चाहता था, इसलिए उसने सीधे पूछा। निंगलुओ असल में यह नहीं बता पाया कि उसे किसी स्नैक पॉइजन मार्क से परेशानी हुई है। क्या उसे ओरिजिनल नॉवेल पढ़ने से ही याद नहीं आया कि उसे स्नैक पॉइजन मार्क से परेशानी हुई थी? निंगलुओ को प्यूरिफिकेशन लोड्स डेमन फ्लेम का अधूरा मैप चाहिए था, तो वह कैसे धोखा नहीं दे सकता था? उसके धोखेबाज स्वभाव में कुछ हुनर था। निंगलुओ ने गहराई का नाटक किया, हाई बोडोंग को देखा और कहा, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अच्छी है, लेकिन तुम सिर्फ डुलिंग दायरे में हो। ये बहुत बेतुका है, इसलिए तुम्हें पहले डुहुआन होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा दायरा डुलिंग दायरे में आ गया। जैसे ही निंगलुओ ने बात की, हाई बोडोंग बहुत हैरान हुआ। वह ये भी बता सकता था, क्या ये बच्चा सच में मास्टर हो सकता है? लेकिन इतनी कम उम्र में कोई मास्टर कैसे हो सकता है? आप जारी रखें। हाई बोडोंग ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा मांस मुरझा गया है, तुम्हारी वाइटल एनर्जी कमजोर हो गई है, तुम्हारा ग्लैबुला काला पड़ गया है और तुम्हारी दाहिनी हथेली में एक काला ऑरा है। हाँ, अगर यह सांप के जहर का निशान नहीं है तो क्या है? निंगलुओ हंसा। इस समय हाई बोडोंग ने धीरे से अपनी हथेली खोली और उसका दिल तुरंत बहुत घबरा गया। दरअसल उनकी दाहिनी हथेली में एक काली आभा थी। ये बच्चा असल में कौन है जो ये भी जानता है? हाई बोडोंग अब शांत नहीं रह सका। उसने निंगलुओ को बहुत हैरानी से देखा। शायद उसके सामने ये बच्चा सच में एक मास्टर था। हालांकि हाई बोडोंग आखिरकार एक समय डुहुआन का मजबूत साधक था और वह आसानी से दूसरों पर भरोसा नहीं करता था। वह मास्टर था या नहीं, ये तो एक टेस्ट से पता चल जाएगा। इसलिए हाई बोडोंग निंगलुओ की ताकत का परीक्षण करना चाहता था। हाई बोडोंग के चेहरे पर एक जानलेवा आभा फैल गई और वह भयानक निशान और भी भयानक लग रहा था। उसका पैर जमीन पर पड़ा और उसका शरीर बिजली की तरह निंगलुओ की ओर बढ़ा। जैसे ही हाई बोडोंग दुकान के अंदर आगे बढ़ा, एक डरावनी आभा तेजी से फैल गई और एक हल्की धुंध भी घूम गई, जिसने निंगलुओ की नजर को पूरी तरह से धुंधला कर दिया। 99 निंगलुओ बनाम है डॉन को। चैप्टर 99 निंगलुओ बनाम हाई बोडोंग। निंगलुओ ने बिना किसी घबराहट के हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि बर्फ के देवता है बोडोंग पहले सच में डुहुआन थे। हालांकि सांप के जहर के निशान से पीड़ित होने के बाद वह केवल एक डुलिंग था। एक डुलिंग उससे बस एक ही जगह आगे था और निंगलुओ उसी रैंक के लोगों में जय था। एक रैंक से आगे निकलने के लिए निंगलुओ काफी कॉन्फिडेंट था। तेज ठंड ने तुरंत निंगलुओ की स्पीड रोक दी। निंगलुओ के दिल में हल्की ठंडक महसूस हुई। एक ख्याल के साथ बैंगनी लॉर्डू की किलपटें तुरंत उसके पेट के निचले हिस्से में बैंगनी भंवर से अलग हो गईं और उसके मेरिडियन से तेजी से घूमने लगी। कुछ देर बाद निंगलुओ का शरीर थोड़ा कांपने लगा और एक हल्के बैंगनी रंग के डू की चोगा ने उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। डू की चोगा के ऊपर बैंगनी रंग की आग की लपटें भड़क उठी, जिससे बर्फीली धुंध जलकर राख हो गई। डू की क्लोक पहनने के बाद निंगलुओ को साफ तौर पर लगा कि उसकी हालत में काफी सुधार हुआ है। उसने शांत आंखों से है बोडोंग को देखा। अच्छे दोस्त, मेरे हमले से तुम बिल्कुल भी घबराए नहीं। लगता है तुम सच में कोई आम इंसान नहीं हो। हाई बोडोंग ने हंसते हुए कहा, क्या सीनियर मेरी काबिलियत को परखने की कोशिश कर रहे हैं? निंगलुओ ने हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि तुम ये रेमनेंट मैप चाहते हो, मुझे देखना होगा कि क्या तुम्हें इसे पाने की काबिलियत है।
हाइबोडोंग का मतलब बहुत साफ था, अगर वह उसे हरा देता तो वह उसे रेमिनेंट मैप दे देता। इसके अलावा निंगलुओ जानता था कि क्योंकि उसे स्नैक पॉइजन मार्क के बारे में पता था और वही एक केमिस्ट था जिसके पास एक ऐसी लॉ भी थी जो किसी अजीब लॉ से कम नहीं थी, इसलिए हाइबोडोंग स्वाभाविक रूप से स्नैक पॉइजन मार्क को ठीक करने में उसे मदद मांगेगा। इसलिए इसका हर कदम निंगलुओ ने सोच समझकर उठाया और हाइबोडोंग के गड्ढे में कूदने का इंतजार किया। जैसे ही हाइबोडोंग ने अपना डूलिंग ऑरा छोड़ा और निंगलुओ को देखा जिसका शरीर बैंगनी डुक्यू लपटों वाले लबादे से ढका हुआ था, आसपास की सफेद धुंध के अंदर से हैरानी से एक धीमी सांस साफ सुनाई दी। साफ है, रहस्यमयी हाइबोडोंग को उम्मीद नहीं थी कि निंगलुओ लपटों से भरा डुक्यू लबादा बुला पाएगा। उसके चेहरे का भाव धीरे से बदल गया। निंगलुओ ने अपनी उंगली हिलाई और उसकी हथेली से बैंगनी रंग की लपटें निकली जिससे आसपास की सारी बर्फ और ठंडी धुंध पिघल गई। बैंगनी लपटें, क्या तुम्हारी लपट कोई अजीब लपट है? धुंध में छिपे हाइबोडोंग ने निंगलुओ की हरकतें देखते हुए हैरानी से फिर पूछा। भले ही उस कमीनी चीज ने मेरी ताकत बहुत कम कर दी हो, फिर भी तुम्हारे जैसे जवान गुंडे से निपटना मुश्किल नहीं है। निंगलुओ की हल्की हरकतों को महसूस करते हुए हाइबोडोंग ने सफेद धुंध के अंदर से मजाक उड़ाया। एक सफेद परछाई अचानक निकली, लगभग बिजली की चमक की तरह निंगलुओ की तरफ बढ़ी। ओह, सच में? क्या तुम्हें कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है? निंगलुओ ने हंसते हुए तुरंत अपने हाथ में आग छोड़ दी। तेज हवा के झोंके के साथ आती आग की लपटों को देखकर हाइबोडोंग के सूखे हाथों ने तुरंत मुहर बना ली। वह हल्के से चिल्लाया, आइस मिरर। जैसे ही ओल्ड मिस्टर ने अपना हैंड सील खत्म किया, उनके सामने सफेद धुंध अचानक तेजी से घूमने लगी। कुछ देर बाद लगभग आधा मीटर लंबा और चौड़ा एक ट्रांसपेरेंट बर्फ का शीशा अचानक उनके सामने जमा हो गया। धमाका, आग की लपटें बर्फ के दर्पण से टकराईं। तुरंत ही दोनों ताकतें हवा में एक दूसरे से टकरा गईं और धमाका हो गया। निंगलुओ को देखकर जो थोड़ा पीला चेहरा लिए पीछे की ओर गिरा था, हाइबोडोंग ने फिर से मजाक उड़ाया। उसकी हथेली के एक इशारे से उसके सामने दर्जनों गोल बर्फ के कांटे तेजी से बन गए और फिर हाइबोडोंग के इशारे से वे जोरदार सीटी बजाते हुए निंगलुओ की ओर बढ़े। उसके पैर कुछ दूर तक जमीन पर रगड़ते रहे। निंगलुओ ने ऊपर देखा तो बर्फ के स्पाइक्स के कई हमले उसकी तरफ आ रहे थे जिनमें बर्फ जैसी चमक थी। उसने थोड़ा सा त्योरियां चढ़ाईं, फिर जोर से अपना पैर जमीन पर पटका। एनर्जी के एक झोंके के साथ उसका शरीर ऊपर की ओर उछल पड़ा। इस समय निंगलुओ ने बैंगनी आग को घुमाया और अपने हाथ में बैंगनी आग को गोलाकार में गाढ़ा कर दिया। जब उसने हाइबोडोंग की ओर आग का गोला छोड़ा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फायर रिलीज, शानदार फायरबॉल तकनीक। ये निंगलुओ की खुद बनाई हुई डू टेक्निक थी। ये नाम बेशक निंगलुओ ने मजे के लिए लिया था, ये बस उसकी लॉ डू क्यूई को आग के गोले में दबाना था। यह उस समय ज़ियाओ यान के बुद्ध के फ्यूरी फायर लोड्स जैसा ही था। ज़ियाओ यान ने आग को कमल में दबाया जबकि निंगलुओ ने उन्हें आग के गोले में दबाया। इसकी पावर की बात करें तो यह ज़ियाओ यान के बुद्ध के फ्यूरी फायर लोड्स के बराबर होनी चाहिए। बात बस इतनी थी कि निंगलुओ नहीं चाहता था कि उसका मूव ज़ियाओ यान जैसा हो, इसलिए उसने इसे एक अलग शेप में डिकम्प्रेस किया और इसे एक नया नाम दिया। तुरंत ही आग का गोला निकला और वह हाइबोडोंग के बर्फ के स्पाइक से टकरा गया। आग का गोला तुरंत फट गया, मानो हवा को चीरता हुआ, और उसकी सतह पर हल्की बैंगनी लपटें दिखाई देने लगी। आग के गोले को आते देख हाइबोडोंग की भौहें हैरानी से उड़ गईं। उसके सामने वाले लड़के ने उसे बहुत सारे सरप्राइज दिए थे, लेकिन हैरानी की बात तो छोड़ ही दें, हाइबोडोंग ने अपनी चाल चलते समय कोई राम नहीं दिखाया। उसने अपनी हथेलियां खोली और बंद की, जिससे असल में अनगिनत छोटे-छोटे बर्फ के धागे जमा हो गए। उसकी हथेली के एक झटके से बर्फ के धागे आसमान में उड़ गए, फिर भारी रूलर को बुरी तरह से उलझा दिया। बस एक पल में उन्होंने भारी रूलर को सफेद बर्फ के धागों की एक मोटी परत में लपेट दिया। इन बर्फ के धागों की जबरदस्त उलझन के नीचे आग के गोले की तेज ताक तेजी से बेअसर हो रही थी, और जब वह हाइबोडोंग के सिर से सिर्फ आधा मीटर दूर था तो आखिरकार वह पूरी तरह रुक गया। निंगलुओ हैरान नहीं हुआ। उसकी हथेली से बैंगनी रंग की लपटें निकल रही थीं। उसकी उंगली के एक झटके से बैंगनी रंग की आग की एक लपट निकली, जिसने आखिरकार सभी बर्फ के धागों को जलाकर राख कर दिया। युवक, तुम बहुत ताकतवर हो। इतनी कम उम्र में इतनी ताकतवर। हाइबोडोंग ने निंगलुओ को देखते हुए कहा। बूढ़े साहब, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। निंगलुओ मुस्कुराया। इस समय निंगलुओ भी कुछ गंभीर हो गया। उसके शरीर पर डू क्यूई लगातार बढ़ता रहा और सीधे 6 स्टार ग्रेड डू मास्टर के दायरे तक पहुंच गया। आम डू लिंक से निपटने के लिए निंगलुओ को इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके सामने ये डू लिंक कभी डू हुआन का एक्सपर्ट था, जिसे कम नहीं समझना चाहिए। इतनी कम उम्र में आप वास्तव में एक महान डू मास्टर हैं। हाइबोडोंग ने निंगलुओ को बहुत आश्चर्य से देखा। निंगलुओ ने कुछ नहीं कहा, अपने हाथ में तेज बैंगनी आग की लपटें जमा लीं। अभी वह अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वह उसका तुरुप का पत्ता था और वह इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करेगा जब तक कोई जरूरी मौका न हो। निंगलुओ के शरीर से डूकी को निकलते देखकर हाइबोडोंग को खतरे का हल्का सा एहसास हुआ। डूकी को बर्फ के भाले में बदलने के बाद भी हाइबोडोंग को थोड़ा असुरक्षित महसूस हुआ। उसने जल्दी से एक हाथ से हैंड सील बनाई, फिर हल्के से चिल्लाया, आई स्पिरिट आर्मर। जैसे ही वह चिल्लाई, आसपास की बर्फीली धुंध ने तुरंत हाइबोडोंग के शरीर पर एक मोटी बर्फ की परत बना दी, जो ठंडी चमक के साथ चमक रही थी। हाइबोडोंग के हाथ में हथियार और उसके शरीर पर बर्फ का कवच दोनों पूरी तरह से डू क्यूई से बने थे और इसे पाने के लिए कम से कम एक डू लिंक एक्सपर्ट की जरूरत थी। फाइटिंग क्यू कॉन्टिनेंट पर आम लोग ग्रेट डू मास्टर स्टेज पर पहुंचने पर अपनी डू क्यू को बाहर की ओर प्रोजेक्ट कर सकते थे। इस पॉइंट पर अगर डू क्यू को किसी हथियार पर कवर किया जाता तो यह अटैक पावर को बहुत बढ़ा सकता था, और डू लिंक स्टेज पर पहुंचने पर कोई भी अब सफेद बालों वाले हाइबोडोंग की तरह डू क्यूई से पूरी तरह बने हथियार और कवच बना सकता था। ऐसे हथियार और बचाव स्वाभाविक रूप से आम हथियारों और कवच से कहीं बेहतर थे। ये बात कि हाइबोडोंग उसके साथ इतनी गंभीरता और पूरी कोशिश से पेश आ रहा था, ये दिखाता है कि अचानक पावर बढ़ने के बाद वह निंगलुओ को कितना महत्व देता था। नीचे हाइबोडोंग के पूरी तरह से कवच पहने हुए रूप को नजरअंदाज करते हुए हवा में निंगलुओ से निकलने वाली आभा भी तेजी से घनी होती गई। उसके शरीर में मौजूद उमड़ते हुए डूकी ने असल में नीचे छाई लगभग आधी धुंध को फैला दिया। सॉर्ट ट्रेड चैप्टर सॉर्ट ट्रांजैक्शन। निंगलुओ की आभा को घने कोहरे को चीरते हुए देखकर हाइबोडोंग का एक्सप्रेशन फिर से बदल गया। उसने और देर नहीं की, हाथ में बर्फ के भाले की एक लहर के साथ अनगिनत नुकीले बर्फ के कांटे तेजी से उसके सिर के ऊपर जमा हो गए, फिर तेज हवा की आवाज के साथ हवा में निंगलुओ की ओर बढ़े। हवा में सीटी की आवाज धीरे-धीरे बंद हो गई। निंगलुओ के पंख अचानक फड़फड़ाए और उसका शरीर एक रॉक की तरह नीचे झपटा। उसने शांति से बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़ों को देखा, अपने हाथ जोड़े और फिर उन्हें धीरे से पकड़ लिया। जैसे ही उसकी हथेलियां टकराईं, एक अनदेखी एनर्जी बिजली की तरह फैल गई और फिर बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़ों के तुरंत बाद एक चटकने की आवाज आई। वे हवा में शानदार ढंग से ठंडे सफेद पाउडर में बदल गए। ये कैसे हो सकता है? बिना किसी वार्निंग के तेजी से घूमते हुए बर्फ के स्पाइक्स को पाउडर में बदलते देखकर सफेद बालों वाला हाइबोडोंग थोड़ा हैरान हुआ, फिर यकीन न होने पर चिल्लाया। हाइबोडोंग के सरप्राइज को नजरअंदाज करते हुए निंगलुओ ने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे हाइबोडोंग के ऊपर चमका। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। हालांकि तियान या डिवाइन तलवार एक बिजली वाली डिवाइन तलवार थी, फिर भी इसे आग वाले गुण से एक्टिवेट किया जा सकता था। हालांकि इसकी शक्ति बिजली वाले गुण जितनी मजबूत नहीं थी। निंगलुओ की लंबी तलवार देखकर हाइबोडोंग का चेहरा तुरंत बहुत गंभीर हो गया। वह दिल से जानता था कि भले ही यह हमला चुपचाप हुआ, लेकिन इसमें जो खतरनाक ताकत थी वह निंगलुओ के पिछले हमलों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। सावधानी से पीछे हटे हुए हाइबोडोंग ने अपनी हथेली पर अपनी पकड़ मजबूत की और फिर बर्फ का भाला, जिसमें हड्डियां कंपा देने वाली एनर्जी थी, जोर से बाहर निकला। हाइबोडोंग को देखते हुए, जिसने असल में उसे आमने-सामने मिलने का फैसला किया था, निंगलुओ की आंखों में मजाक की हल्की सी झलक साफ दिखी। लंबी तलवार अचानक तेज हो गई और आखिर में बर्फ के भाले से टकरा गई। जैसे ही लंबी तलवार और बर्फ के भाले की टक्कर हुई, संपर्क की जगह से एनर्जी की एक तेज लहर तुरंत फैल गई, जिससे कमरे का फर्श हिल गया और मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। टूट। जैसे ही वे जुड़े, बर्फ का भाला एक धनुषाकार आकार में संकुचित हो गया और निंगलुओ की ठंडी चीख के साथ एक दरार के साथ बर्फ का भाला टूट गया, जिससे बर्फ के टुकड़े उड़ गए। एक ही राउंड में विरोधी ने उसका हथियार आसानी से तोड़ दिया। हाइबोडोंग का चेहरा तुरंत काफी बदसूरत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा यह नौजवान, जो सिर्फ एक ग्रेड डू मास्टर था, इतना ताकतवर होगा। हाइबोडोंग ने अपने पैरों से धक्का दिया और तेजी से पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे हटा, उसने तेजी से अपने हाथ हिलाए और उसकी हथेलियों की हरकत से 7 ठंडे चमकते बर्फ के शीशे तेजी से जमा हो गए, जिससे निंगलुओ का पीछा करने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। अभी 7 बर्फ के शीशे लगाई ही थे कि हाइबोडोंग को राहत की सांस लेने का भी समय नहीं मिला था कि उन्हें एक के बाद एक तेज आवाजें सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि निंगलुओ लंबी तलवार पकड़े हुए असल में सीधे हमला कर दिया था। रास्ते में लगे बर्फ के शीशे उसके शरीर को छूने से पहले ही उसके शरीर के बाहर की बैंगनी आग की वजह से जलकर राख हो गए। तुम बदमाश, मैं आज इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूं। मैं 20 साल से ज्यादा समय से अकेले रह रहा हूं और अब तुम जैसे जवान गुंडे ने मुझे इतनी लाचार हालत में डाल दिया है। निंगलुओ के लगातार और तेज हमलों ने धीरे-धीरे हाइबोडोंग के दिल में गुस्सा भड़का दिया। हाइबोडोंग की भौहें तन गईं और उसने जोर से जमीन पर पैर पटका। बर्फीले डुकी ने असल में अपने आसपास 10 मीटर से ज्यादा जमीन को मोटी बर्फ में बदल दिया। गहन बर्फ भंवर मार। अपने सामने तेजी से हाथ की मुहर बनाते हुए हाइबोडोंग ने अचानक अपने गले से एक धीमी धार निकाली। तुरंत ही आधे चांद के आकार की बर्फ की धारें निकलने लगी, जो उसके चारों ओर घूमने लगी।
बर्फ की धारें बढ़ती गईं और आखिरकार उन्होंने हेबोडों के शरीर को पूरी तरह से छिपा दिया। बर्फ की धारें एक दूसरे से जुड़ गईं, जिससे एक छोटा सा गोल तूफान बन गया जो पूरी तरह से बर्फ की धारों से बना था। जाओ, तूफान के अंदर से एक धीमी गर्जना निकली और बर्फ का तूफान तेजी से निंगलुओ की ओर बढ़ा। रास्ते में कमरे का फर्श लगभग पूरी तरह से खाइयों से खराब हो गया था और कुछ क्रिस्टल काउंटर बर्फ की ब्लेड से खरोंच कर जोर से फट गए, जिससे फटी हुई जगह शीशे की तरह चिकनी हो गई। इस समय निंगलुओ रुक गया। वह चुपचाप दिव्य तलवार पकड़े हुए हाइबोडोन द्वारा फेंकी गई बर्फ की ब्लेडों को देख रहा था। उसके शरीर के अंदर आग से जुड़ी एनर्जी तुरंत एक्टिव हो गई और बैंगनी रंग की लपटें लगातार दिव्य तलवार से जुड़ गईं। दबी हुई आग के उसी सिद्धांत को मानते हुए निंगलुओ ने अपनी बैंगनी आग को दिव्य तलवार पर गाढ़ा किया, जिसने फिर उसे इस्तेमाल किया। एक दिव्य तलवार सच में एक दिव्य तलवार है। आग से मिली एनर्जी से भी इसकी पावर 10 गुना से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। दिव्य ज्वाला स्लैश, ये भी निंगलुओ की खुद बनाई गई डू टेक्निक में से एक थी। तुरंत ही निंगलुओ की दिव्य तलवार से धधकती आग की लपटें निकलने लगी। अचानक आग की एक तेज लपटें उठी, मानो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। आसपास की सभी बर्फ की मूर्तियां पिघल गईं और हवा में जमी बर्फ की कीलें भी पूरी तरह जल गईं। एक शक्तिशाली एनर्जी वेव तुरंत बाहर निकली, जो हेबोडोन के शरीर से हिंसक रूप से टकराई। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ हाइबोडोन पीछे की ओर उड़ गया और बुकशेल्फ से टकरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक इज्जतदार डू एम्परर एक्सपर्ट, हालांकि अभी सिर्फ डू स्पिरिट दायरे में है, एक टीनेज के युवापन से हार जाएगा। ये कैसे संभव हो सकता है? ये बच्चा असल में कौन है? निंगलुओ ने शांति से सांस ली और तुरंत ही आग की लपटें उसके शरीर में वापस चली गईं। निंगलुओ ने मन मुस्कुराते हुए कहा, बुरे महोदय, मैं जीत गया। ये बचा हुआ नक्शा मेरा होना चाहिए, है ना? बच्चे, मैंने तुम्हें पक्का कमा का था। जैसे ही निंगलुओ मुड़ा, हाइबोडोन की थोड़ी थकी हुई आवाज सुनाई दी। निंगलुओ मुस्कुराया और बोला, ओल्ड मिस्टर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा आपसे दुश्मनी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 20 साल से भी ज्यादा समय तक यहाँ एकांत में रहने के बाद आज तुम्हारे जैसे जूनियर द्वारा मुझे इतनी दयनीय स्थिति में डाल दिया जाएगा। ये सच में कुछ दुखद है। हाइबोडोन की आवाज में उदासी का एहसास था, लेकिन एक पल बाद उनका लहजा अचानक बदल गया। उसकी नजर अजीब बर्फ की परत के अंदर गई, बाहर निंगलुओ को देखते हुए, और उसने धीरे से कहा, बच्चे, क्या ये बचा हुआ नक्शा तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है? निंगलुओ एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने हल्का सा सिर हिलाया। हे, ये देखकर हाइबोडोन हंसा। उसकी मुस्कान कुछ डरावनी थी। उस समय रेगिस्तान में बड़ी मेहनत से यह बचा हुआ नक्शा पाने के बाद मैंने नक्शा बनाने के अपने सालों के अनुभव का इस्तेमाल करके इसे पूरी तरह से दो हिस्सों में बांध दिया। एक हिस्सा वह है जो आपने पहले लिया था और दूसरा हिस्सा हाइबोडोन ने व्यंग्य किया। ओह, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास एक और हिस्सा है? निंगलुओ नाराज नहीं था, लेकिन उसने हेबोडोन को दिलचस्पी से देखा और पूछा, हाँ, मेरे पास एक और हिस्सा है, हाइबोडोन ने जवाब दिया। निंगलुओ ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, चूंकि तुमने ये कहा है, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ कोई लेन-देन करना चाहते हो। युवक, तुम्हारा दिमाग सचमुच असाधारण है। तुम्हारी बुद्धि और टैलेंट से हालांकि मैं अभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, मैं पक्का कह सकता हूं कि 10 साल में जियामा एम्पायर में तुम टॉप पर खड़े हो सकते हो। निंगलुओ का शांत व्यवहार देखकर हाइबोडोन कुछ इमोशनल होकर चिल्लाए बिना नहीं रह सका। हाइबोडोन की प्रशंसा से बेपरवाह निंगलुओ ने उसकी ओर देखा, मुंह चढ़ाई और कहा, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, आप ये लेन-देन कैसे करना चाहते हैं? 101 ग्रीन लोड्स आर्ट कोर फायर। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो लॉ तुमने पहले इस्तेमाल की थी, वह एक जादुई स्वर्गीय लॉ होनी चाहिए, है ना? हाइबोडोन ने पूछा। उसका चेहरा पीला और थोड़ा कांप रहा था, उसकी आवाज में डर का एहसास था। निंगलुओ ने बिना किसी शर्त के अपनी आंखें उठाईं। उसकी लॉ की तेजी अभी तक ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम के लेवल तक नहीं पहुंची थी, जो 19वें नंबर पर थी, लेकिन इसकी तुलना जुआन हुआन फायर से की जानी चाहिए, जो 23वें नंबर पर थी, इसलिए उसकी लॉ को हेवनली फ्लेम भी माना जा सकता है। इसके अलावा निंगलुओ ने अभी तक अपनी हड्डी चीर करने वाली लॉ का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर उसने बोन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया होता, तो शायद हाइडोंगो उसका विरोधी नहीं होता। अगर वह ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को सोख लेता, तो उसकी फ्लेम का ग्रेड शायद एक और लेवल बढ़ जाता। लड़के, क्या तुमने बर्फ सम्राट हेबोडोन के बारे में सुना है? हेबोडोन ने निंगलुओ को देखते हुए पूछा। निंगलुओ ने सीधे जवाब दिया, उसके बारे में कभी नहीं सुना। हाइबोडोन तुरंत निराश हो गया। निंगलुओ, बेशक बर्फ सम्राट हेबोडोन को जानता था, लेकिन निंगलुओ को डू हुआंग एक्सपर्ट की ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर आपने मेरे बारे में नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। वैसे भी, जैसा कि आपने पहले देखा, मुझे रानी मेडुसा के सांप के जहर का निशान था। क्योंकि आपको इसके बारे में पता है, तो मुझे लगता है कि आप सील हटाने में मेरी मदद कर सकते हैं। हाइबोडोन ने कहा, लेकिन अगर उसने उसकी मदद नहीं की, तो ओरिजिनल प्लॉट के अनुसार ज़ियाओ यान उसकी मदद करेगा और फिर उसे डू हुआंग का एक और दुश्मन मिल जाएगा। क्या उसे बस मार देना चाहिए? वह कोई हत्यारा इंसान नहीं लग रहा था, तो इसे तौलने के बाद उसकी मदद करने से कोई नुकसान नहीं हुआ, है ना? पिछले कुछ दशकों में मुझे एक दवा का फॉर्मूला मिला है जो सील तोड़ सकता है। जब तक इसमें बताई गई गोली को रिफाइन किया जाता है, मैं अपनी ताकत वापस पा लूंगा। हाइडोंगो ने गहरी आवाज में कहा। इस गोली को रिफाइन करने की पहली शर्त यह है कि अल्केमिस्ट के पास हेवनली फ्लेम होनी चाहिए। जब तक तुम मुझे जरूरी गोली ठीक कर दोगे, मैं न सिर्फ तुम्हें अधूरा मैप का बहुत छोटा सा टुकड़ा दूंगा, बल्कि मैं आइस एम्परर हेबोडोन भी तुम्हारा एक एहसान मानूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए, एक डू हुआंग एक्सपर्ट का एहसान कितना कीमती होता है। हेबोडोन ने गहरी आवाज में कहा, हे, डू हुआंग का एहसान मेरे लिए बेकार है। निंगलुओ ने उसे सीधे मारते हुए कहा। हाइडोडोन ने हैरानी से निंगलुओ को देखा। ये नौजवान इतनी कम उम्र में उसे हरा सकता है, वह जरूर किसी बड़े परिवार का वंशज होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए डू हुआंग का एहसान सच में बेकार हो सकता है। हाइडोडोन की आंखें धुंधली हो गईं। हालांकि उसके स्वर में बदलाव के साथ हाइडोडोन की आंखों में आशा फिर से जाग उठी। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आपको किस रैंक की गोली को रिफाइन करना है? निंगलुओ ने पूछा। एक छठी रैंक की गोली, हाइडोडोन ने तुरंत जवाब दिया। आंखें घुमाते हुए निंगलुओ ने बेबसी से अपने हाथ फैला दिए। अभी वह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक 4 रैंक अल्केमिस्ट था। वह 6 रैंक पिल को कैसे रिफाइन कर सकता था? आप कह सकते हैं कि मैं एक महान डू मास्टर हूं। क्या आपको लगता है कि मैं छठी रैंक का अल्केमिस्ट हूं? निंगलुओ हंसा। हालांकि तुम नहीं हो, मैं देख सकता हूं कि तुम्हें पोटेंशियल है। हाइडोडोन ने कहा, तो आप चाहते हैं कि गोली को बेहतर बनाने में आपकी मदद करने से पहले मैं छठी रैंक का अल्केमिस्ट बन जाऊं? निंगलुओ ने फिर पूछा। निंगलुओ जानता था कि हेबोडोन के पास शायद कोई और रास्ता नहीं था। वह उसकी एकमात्र लाइफलाइन था। हालांकि वह 6 रैंक अल्केमिस्ट नहीं था, फिर भी उसे इस एकमात्र लाइफलाइन को पकड़ना था। जब तक आप मेरी मदद करने को तैयार हैं, मैं इंतजार करने को तैयार हूं। हाइडोडोन ने कहा। निंगलुओ मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक अतिरिक्त शर्त है। क्या शर्त? हाइडोडोन ने जल्दी से पूछा। मैं अभी टैगोर रेगिस्तान में आया हूं और यहाँ की हर चीज से अनजान हूं। क्योंकि तुम इतना पूरा नक्शा बना सकते हो, इसका मतलब है कि तुम इस जगह से बहुत परिचित हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे गाइड बनो। निंगलुओ ने बेपरवाही से कहा। मेरे शरीर में रानी मेडुसा की सील है। जैसे ही मैं टैगोर रेगिस्तान में घुसूंगा, वह मुझे जरूर खोज लेंगी। हाइडोडोन ने जल्दी से कहा। एक प्रतिष्ठित बर्फ सम्राट, क्या आपके पास बस इतनी ही हिम्मत है? निंगलुओ ने व्यंग्य किया। लड़के, तुम्हारा क्या मतलब है? बर्फ सम्राट ने निंगलुओ को देखते हुए पूछा। निंगलुओ ने हाइडोंगो को देखा और सीधे कहा, अगर ऐसा है तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। तुम यहीं अकेले दुबक सकते हो। आप लड़के, क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे नीची नजर से देखने की? ठीक है, मैं सहमत हूं। हाइडोंगो आखिरकार मान गया। इसके अलावा उसे रानी मेडुसा की भी परवाह नहीं थी। अगर वह डरता नहीं था तो किससे डरता था? मुझे दवा वाला फॉर्मूला दो। ओह, ठीक है, तुम्हें अल्केमिस्ट से गोलियां रिफाइन करने के लिए कहने के नियम भी पता होने चाहिए, है ना? निंगलुओ ने हेबोडोन की तरफ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, दवा वाली चीजें तुम खुद ही देते हो। हाइडोडोन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्हें इस नियम का पता था, लेकिन उन्होंने अपने सूखे हाथ से दाढ़ी की कुछ लंटें पकड़ी और कुछ अजीब तरह से कहा, मैंने फॉर्मूले के लिए जरूरी ज्यादातर दवा वाली चीजें इकट्ठा कर ली हैं, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है। इस दवा वाली चीज को सैंड मंडला कहते हैं और यह सिर्फ टैगोर रेगिस्तान में ही मिल सकती है। जगह जितनी गर्म होगी, इसे ढूंढना उतना ही आसान होगा। ओह, और मेरे पास स्वर्गीय ज्वाला के बारे में भी कुछ जानकारी है। हाइडोंगो ने अपने हाथ फैलाए। स्वर्गीय लॉर्ड शब्द सुनते ही निंगलुओ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका एकदम सेपल हल्का सा हिला और उसकी नजर हेडोंगो पर टिक गई, जिसमें उसे बेसब्री से इंतजार था। आपने टैगोर रेगिस्तान में छिपी एक स्वर्गीय लॉ के बारे में भी कुछ अफवाहें सुनी होंगी, है ना? हेडोंगो ने मुस्कुराते हुए कहा। निंगलुओ के हाव भाव देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। हम निंगलुओ ने थोड़ा सा हिलाया और उत्सुकता से कहा, क्या आप जानते हैं कि टैगोर रेगिस्तान में स्वर्गीय ज्वाला कहां स्थित है? मुझे मैप बनाने में बहुत दिलचस्पी है और मैं एक बार टैगोर रेगिस्तान में घूमा था और किस्मत से मुझे हेवनली फ्लेम्स के बारे में कुछ जानकारी मिल गई। मैंने इस जानकारी से जगहों और रास्तों का सर्वे किया और हालांकि मुझे अभी भी पक्का नहीं पता कि हेवनली फ्लेम कहां है, मैं मोटे तौर पर बता सकता हूं कि किन जगहों पर हेवनली फ्लेम होने की ज्यादा संभावना है। हाइडोंगो ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। ओह, स्वर्गीय ज्वाला कहां हो सकती है? निंगलुओ को राजी देखकर हाइडोंगो मुस्कुराया और सिर हिलाया।
उसने हल्के से उसके गले में हाथ डाला और आखिर में चरणपत्र का एक पतला टुकड़ा निकालकर निंगलुओ को दे दिया। वह मुस्कुराया और बोला, मेरे सर्वे के हिसाब से टैगोर रेगिस्तान में 3 जगहें हैं जहां स्वर्गीय ज्वाला होने की सबसे ज्यादा संभावना है। पार्चमेंट लेकर निंगलुओ ने ध्यान से उसे खोला और पाया कि यह टैगोर रेगिस्तान का बहुत डिटेल मैप था। यह मैप काउंटर पर पहले से मौजूद मैप से बिल्कुल अलग था। इसने न सिर्फ रेगिस्तान में पानी के सोर्स की जगहों को सही-सही दिखाया था, बल्कि पूरे रेगिस्तान में फैले स्नैक पीपल ट्राइब्स को भी ध्यान से दिखाया था। क्या तुम्हें मैप पर 3 फ्लेम सिंबल दिख रहे हैं? हाई बोडोंग ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया। ये सुनकर निंगलुओ की नजर मैप पर पड़ी और सच में उसे मैप के पूरब, पश्चिम और उत्तर दिशा में 3 बहुत साफ आग के निशान मिले। 102 सांप लोग। चैप्टर 102 सांप लोग कबीला। ये 3 जगहें हैं जहां टैगोर रेगिस्तान में एक एक्सोटिक फ्लेम के छिपे होने की संभावना सबसे ज्यादा है। उसने 3 फ्लेम मार्कर की ओर इशारा किया। हाई बोडोंग मुस्कुराया, बेशक ये वो जगहें हैं जिनके बारे में मैंने खुद खोजबीन करके पता लगाया है। इनकी एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती, लेकिन ये बिना किसी शक के आपकी आंख बंद करके इधर-उधर भटकने से कहीं बेहतर है। तुम्हें याद रखना चाहिए, सबसे पहले पूरब और उत्तर में 2 फ्लेम मार्करों के पास जाना सबसे अच्छा है। जहां तक पश्चिम की बात है, अगर हो सके तो वहां मत जाना। पश्चिम में फ्लेम पर अपनी उंगली रखते हुए बोडोंग ने गहरी आवाज में चेतावनी दी। क्यों? क्योंकि वह इलाका पहले से ही टैगोर रेगिस्तान की गहराई के करीब है और रानी मेडुसा अपने इलाके में आने वाले किसी भी इंसान की आभा को महसूस कर सकती है। बोडोंग ने डर के साथ आह भरी। हालांकि हाइडोंगो ने जो कहा वह काफी सही था, लेकिन निंगलुओ ने ओरिजिनल नॉवेल पढ़ा था। निंगलुओ को याद आया कि ग्रीन लोड्स और फ्लेम स्नैक पीपल ट्राइब के पास होनी चाहिए। इसलिए भले ही निंगलुओ को पता था कि वहां खतरा है, फिर भी निंगलुओ को वहां जाना पड़ा। ठीक है, तो हम पहले पश्चिम जाएंगे। जैसे ही उसने ये कहा, हाइडोंगो ने बहुत आश्चर्य से निंगलुओ की ओर देखा। वह रानी मेडुसा का इलाका है, हम कैसे? निंगलुओ ने जल्दी से उसे बीच में टोकते हुए मन मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले से ही अंदाजा है कि ग्रीन लोड्स और फ्लेम वहां है। बड़े रेगिस्तान में रेत के तूफान चल रहे थे। निंगलुओ ने अपनी हवा छोड़ी, जो लगातार निंगलुओ के शरीर को घेरे हुए थी। क्योंकि निंगलुओ के पास हवा की एनर्जी थी, इसलिए वह सीधे रेत के तूफान को रोक सकता था। अंतहीन पीली रेत के बीच भी निंगलुओ पूरी तरह शांत रहा। उसके पीछे पीली रेत में गहरे धन से पैरों के निशान कुछ ही देर बाद रेत के तूफान में छिप गए, जिससे रेगिस्तान के नीचे सारे निशान छिप गए। असल में ये निंगलुओ के हवा वाले गुण डुकी के लिए भी एक तरह की साधना थी। वो लगातार हवा वाले गुण वाली एनर्जी को सर्कुलेट कर रहा था, जो बेशक साधना का ही एक रूप था। लेकिन हाइडोंगो इतने खुशकिस्मत नहीं थे। हालांकि वह एक डूलिंग थे, लेकिन उनकी एनर्जी बर्फ से बनी थी। अगर उनके पास घनी डुकी हुई न होती, तो उनके लिए इस टैगोर रेगिस्तान से यात्रा करना नामुमकिन होता। लेकिन भले ही बड़े रेगिस्तान का माहौल बहुत खराब था, लेकिन उसमें मौजूद आग की एनर्जी शायद तेज धूप की वजह से मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की छोटी घाटी की तुलना में लगभग कई गुना ज्यादा थी, अगर सिर्फ आग की एनर्जी को देखें। इसके अलावा यहाँ आग की एनर्जी बहुत ज्यादा शुद्ध और जबरदस्त थी, जो निंगलुओ के लिए अपनी पर्पल फायर डुकी हुई को बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही थी। बड़े रेगिस्तान में घुसने के सिर्फ आधे दिन के अंदर निंगलुओ साफ महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में बढ़ रही पर्पल फायर डुकी हुई पहले से ज्यादा एक्टिव और वाइब्रेंट थी। जैसे ही निंगलुओ ने पीली रेत पर कदम रखा, एक तेज इसकी आवाज आई और पीली रेत की सतह पर लाल खून का एक धब्बा फैल गया। उसकी आस्तीन के एक झटके से एनर्जी के एक धमाके ने पीली रेत के नीचे छिपे एक छोटे जादुई जानवर को बाहर उड़ा दिया। उसकी नजर बेपरवाही से उस जादुई जानवर पर पड़ी, जिसकी जान पहले ही जा चुकी थी। इस तरह के जादुई जानवर को येलो सैंड मैजिकल स्कॉर्पियन कहा जाता था, जो सिर्फ रेगिस्तान में पाया जाता था। ये जीव अक्सर पीली रेत में छिप जाते थे। वे इंतजार करते थे कि लोग उन पर पैर रखें और फिर उन्हें बस अपना जहर छोड़ना होता था। वे इंतजार में पड़े रहते थे। जादुई बिच्छू छिपने में बहुत माहिर थे, यहाँ तक कि कुछ इंसान जो साल भर रेगिस्तान में घूमते थे, उन पर भी कभी-कभी उनका हमला हो जाता था। इसलिए ये जादुई जानवर, जो फर्स्ट ईयर से भी छोटा था, इंसानों द्वारा अक्सर रेगिस्तान के सबसे परेशान करने वाले जीवों में से एक माना जाता था। लेकिन जादुई बिच्छू छिपने में कितना भी माहिर क्यों न हो, निंगलुओ की नजर में उसकी बेहतर आत्मा की समझ के साथ वह बेशक अंधेरी रात में चमकते जुगनू जैसा था। जहां तक छिपकर हमला करने की बात है, ये तो लगभग नामुमकिन था। जादुई बिच्छू को देखते हुए निंगलुओ 2 कदम आगे बढ़ा, उसका जहरीला डंक काटा और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया। उसके बाद ही वह खड़ा हुआ और कुछ भारी कदमों से धीरे-धीरे पश्चिम की ओर चलने लगा। उसके पास खड़े हाइडोंगो ने निंगलुओ को बहुत हैरानी से देखा। ये लड़का बहुत ही भगवान को मानने वाला था। इस रेगिस्तान में इतना शांत रह सकता था और सांपों के इलाके में जाकर मौत को भी बुला सकता था। अगर यह बच्चा नहीं मरा होता, तो वह भविष्य में जरूर बड़ी चीजें हासिल करता। निंगलुओ और हाइडोंगो लगातार पश्चिम की ओर चलते रहे। हम पहले ही टैगोर रेगिस्तान में बहुत अंदर तक घुस चुके हैं। अब स्नैक पीपल्स का इलाका होना चाहिए। क्या हम अब भी आगे बढ़ना चाहते हैं? हाइडोंगो ने पूछा। निंगलुओ मुस्कुराया। क्या हम यहाँ ग्रीन लोड्स और फ्लेम को खोजने नहीं आए हैं? अब जब हमें ग्रीन लोड्स और फ्लेम नहीं मिला है, तो हम कैसे जा सकते हैं? लेकिन स्नैक पीपल के इलाके में घुसते समय तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे पता है कि तुम्हारा एक मालिक तुम्हारी रक्षा कर रहा है, लेकिन स्नैक पीपल बहुत चालाक होते हैं। अगर तुम स्नैक पीपल के जाल में फंस गए, तो मुझे डर है कि तुम्हारे पीछे के एक्सपर्ट को भी कुछ करने का समय नहीं मिलेगा। हाइडोंगो ने कहा। निंगलुओ घबराया नहीं, क्योंकि अगर उसे मजबूत बनना था, तो उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना था, सब कुछ खुद पर निर्भर रहना था। तभी निंगलुओ को अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। निंगलुओ और हाइडोंगो दोनों रुक गए। कुछ ही देर बाद उनके पैरों के नीचे की रेत हिलने लगी। निंगलुओ समझ गया कि शायद उसके लिए कोई लड़ाई इंतजार कर रही है। और कुछ ही देर में स्नैक पीपल ने अचानक उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और निंगलुओ और हाइडोंगो को बीच में फंसा दिया। इंसानों, जो लोग सांप कबीले की मना की हुई जमीन में बिना इजाजत घुसेंगे, उन्हें बिना किसी रहम के मार दिया जाएगा। स्नैक पीपल और इंसानों के बीच पहले से ही खराब रिश्ते थे। अब निंगलुओ और हाइडोंगो को स्नैक पीपल के इलाके में आते देख उन्होंने बिना कुछ कहे तुरंत हमला कर दिया। ये स्नैक पीपल ताकतवर नहीं थे, वे सिर्फ दूजे और दूषित थे। ग्रेट डू मास्टर से ऊपर कोई स्नैक पीपल नहीं था। अपना डू क्यू कवच पहनकर निंगलुओ ने हल्की सांस छोड़ी। उसकी हथेली धीरे से चली और उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई जब उसने अपने सामने हैरान सांप लोगों को देखा। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और एक धमाके की आवाज के साथ निंगलुओ का शरीर रेत पर तेजी से उड़ता हुआ बाहर निकला। धमाका। 9 स्टार डूजे स्नैक पसन के सामने बिजली की तरह चमकते हुए निंगलुओ की आंखें ठंडी थीं। उसके हाथ में बैंगनी लौ तेज एनर्जी के साथ सामने वाले की छाती पर जोर से लगी। तुरंत एक हल्की दबी हुई आवाज के साथ स्नैक पसन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और फिर टूटे हुए अंदरूनी अंगों के साथ मिला हुआ ताजा खून तेजी से बाहर निकला। उसी समय उसका शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उछला और आखिर में रेत के टीले में धंस गया। एक झटके में इस 9 स्टार डूजे को निंगलुओ के जानलेवा हमले से पहले डू टेक्निक इस्तेमाल करने का भी समय नहीं मिला। इससे पता चलता है कि डूजे से निपटने में निंगलुओ के तरीके कितने आसान हो गए थे। पलक झपकते ही 9 स्टार डूजे स्नैक पसन को मारकर निंगलुओ का शरीर अचानक बदल गया और वह फिर से कई दूसरे स्नैक पीपल के बीच आ गया, जिनकी ताकत सिर्फ 4 या 5 स्टार डूजे थी। हाथ में आग की एक लहर लेकर उसने उन भागते हुए स्नैक पीपल को खून उगलते हुए उड़ा दिया। कुछ ही राउंड में अपनी टीम को इतना भारी नुकसान होते देख आगे चल रहे स्नैक पसन की तिकोनी आंखों में तुरंत खून का प्यासा गुस्सा भर गया। बचे हुए अकेले 9 स्टार डूजे स्नैक पसन से नजरें मिलाने के बाद दोनों के चेहरों पर एक तेज चमक आ गई। 103 निंगलुओ ने एक्शन लिया। चैप्टर 103 निंगलुओ ने अपनी चाल चली। तेज स्नैक स्पीयर को कसकर पकड़े हुए सांप की पूंछ वाले लोगों ने रेत पर अपने शरीर को अजीब तरह से घुमाया और 8 आकार की बनावट बनाकर निंगलुओ पर गुस्से से झपटे। उनका अच्छा तालमेल देखकर ये साफ था कि उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ली थी। 2 स्नैक स्पीयर्स अजीब तरह से फैले हुए थे और उनके बीच एक हल्की लाल चमक चमक रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वे जहरीले जहर से ढके हुए थे। निंगलुओ ने अपनी पर्पल फ्लेम के वार से आखिरी स्नैक पसन को उड़ा दिया। अपने पीछे से तेजी से आती ठंडी ताकत को महसूस करते हुए निंगलुओ ने तेजी से अपनी पर्पल फ्लेम को पीछे की ओर मोड़ा। कई आवाजों के साथ उसने चालाकी से फेंके गए 2 स्नैक स्पीयर्स को रोक दिया। हालांकि निंगलुओ के पास हड्डी कंपा देने वाली आग थी, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं किया। निंगलुओ का इरादा बोन चिलिंग फ्लेम को ट्रम्प कार्ड के तौर पर रखने का था। पफट अपने हमले को अवरुद्ध होते देख दोनों सांप लोगों ने लगभग एक साथ अपने मुंह चौड़े खोले और निंगलुओ की ओर तेजी से गंदी गहरे हरे रंग की जहरीली गैस की 2 धाराएं उगल दी। सांप का जहर। निंगलुओ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह एक महान डू मास्टर था। निंगलुओ के शरीर के चारों ओर डू क्यू का पर्दा तेजी से ऊपर उठा, फिर तेजी से निंगलुओ के शरीर के सभी हिस्सों को ढक लिया। कोई भी हरी जहरीली गैस जो बैंगनी लौ के पर्दे के संपर्क में आती, वह जलकर राख हो जाती, धीरे-धीरे हवा में उड़ती और गायब हो जाती। निंगलुओ ने बिना किसी परवाह के जहरीली गैस के हमलों का सामना किया। निंगलुओ ने अचानक अपना पैर पटका और उसका रूप तुरंत कमांडर के सामने आ गया। उसने तेजी से अपनी बैंगनी लौ उठाई और उसे जोर से कमांडर के सिर पर मारा। जहरीली गैस के बीच निंगलुओ के अचानक पास आने से कमांडर का चेहरा गुस्से से बदल गया। मुश्किल के समय उसकी सांप जैसी पूंछ अचानक अजीब तरह से हिली और एक अजीब सी सरसराहट की आवाज के साथ उसका शरीर तुरंत सांप की तरह कई मीटर पीछे की ओर रेंग गया और निंगलुओ के जानलेवा हमले से बाल-बाल बच गया। निंगलुओ के हमले से बचने के बाद भी कमांडर को सुरक्षित महसूस हो रहा था। उसकी सांप जैसी पूंछ तेजी से हिल रही थी और उसका शरीर तेजी से पीछे हट रहा था। लेकिन कुछ सेकंड पीछे हटने के बाद पास ही निंगलुओ की हथेली से अचानक एक अजीब ताकतवर खिंचाव निकला।
तुरंत बिना तैयारी वाला स्नैक पसंद लीडर निंग लुओ की ओर वापस खींच गया। डरे हुए कमांडर को अपनी ओर उड़ते हुए देखकर निंग लुओ ने ठंडी हंसी निकाली। उसने फिर से जमीन पर पैर पटका। उसका शरीर तेजी से एक चट्टान की तरह ऊपर उठा, फिर स्नैक पसंद लीडर के सिर के ऊपर से चमका और उसके हाथ में बैंगनी लौ नीचे गिर गई। धमाका! दिमाग के साथ मिला खून हवा में बिखर गया। शरीर का एक हिस्सा तेजी से गिरा, फिर पीली रेत में धंस गया। कुछ देर बाद पीली रेत का गड्ढा धीरे-धीरे बहती पीली रेत में गायब हो गया। अपने लीडर को मरता देख आखिरी 9 स्टार जूते स्नैक पसंद का चेहरा भी डर से भर गया। उसने कुछ तेज फुफकारने की आवाजें निकाली, फिर अपनी सांप की पूंछ घुमाई और उसका शरीर तेजी से रेगिस्तान की गहराइयों की ओर भाग गया। कमांडर से निपटने के बाद निंग लुओ हवा में उछला, उसका शरीर थोड़ा घूम गया। घूमने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ में पकड़ा हुआ रहस्यमय भारी रूलर अचानक उड़ गया और भागते हुए स्नैक पसंद की ओर बढ़ गया। पफट! बैंगनी लौ बिजली की तरह आकाश में फैल गई, तेजी से सांप व्यक्ति को पकड़ लिया और अंत में उसकी गर्दन से निकलकर लाल खून लेकर पीली रेत में गिर गई। इस समय तक निंग लुओ ने सभी सांप लोगों से निपट लिया था। जहां तक बात है कि उसने खुद काम क्यों किया, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग लुओ सबको साधना मानता था। सिर्फ खुद काम करके ही वह खुद को बेहतर बना सकता था। हाइबोडोंग ने निंग लुओ को स्नैक पीपल को मारते हुए देखा, उसकी हरकतें बहते पानी की तरह सहज थी। तभी उसे एहसास हुआ कि निंग लुओ के हाथों उसकी हार गलत नहीं थी। सांप लोगों के इलाके में बहुत अंदर एक आकर्षक व्यक्ति स्थिर खड़ा था। केवल उसकी पीठ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी कमर अविश्वसनीय रूप से पतली थी, जो उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को कल्पना करने के लिए पर्याप्त थी। प्रतिवेदन: एक सांप आया और सांप औरत के सामने घुटने टेक दिए। बोलना: स्नैक वुमन धीरे से बोली और उसकी आवाज से एक कभी न खत्म होने वाला आकर्षण निकला। कमजोर इच्छाशक्ति वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से सीधे मंत्रमुग्ध हो जाएगा। रिपोर्टिंग: 2 इंसान, एक डूलिंग और एक ग्रेट डू मास्टर हमारे स्नैक पीपल के इलाके में घुस आए हैं। हमारी पेट्रोल टीम को उन्होंने मार डाला। स्नैक पसंद के सबऑर्डिनेट ने तुरंत रिपोर्ट किया। ओह, बहुत समय हो गया है जब ऐसी कोई दिलचस्प बात हुई हो। ऐसे में मैं जाकर उनसे मिलूंगी। मोहक सांप औरत ने कहा। बड़े रेगिस्तान में सुनहरी रेत ही एकमात्र मुख्य रंग था। तेज हवा रेत को उड़ाकर आसमान और धरती पर ले जा रही थी। हवा के झोंके लगातार गरज रहे थे। रेत के टीले पर जियाओ यान बिना कपड़ों के अपने हाथ में नक्शा देखते हुए वहीं चढ़ा रहा था। उसे टैगोर रेगिस्तान में आए हुए लगभग 10 दिन हो गए थे और 10 दिन से ज्यादा चलने के बाद जियाओ यान आखिरकार नक्शे पर आग से मार्क की गई जगह के पास पहुंच गया था। हालांकि कल जब से वह इस इलाके में आया था, जियाओ यान ने पूरे 1 दिन तक खोजा था, लेकिन उसे अभी भी स्वर्गीय आग का कोई निशान नहीं मिला था। क्या ये टैगोर रेगिस्तान है? यहाँ बहुत गर्मी है। जियाओ यान ने अपने हाथ में भेड़ की खाल का नक्शा उठाया, हवा में तैरते हुए याओ लाओ को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यहाँ अग्निगुण प्रचुर मात्रा में है। यही कारण है कि मैं चाहता था कि आप यहाँ साधना करें। याओ लाओ लाचारी के भाव के साथ कहते हुए धीरे-धीरे नीचे उतरे। इस बार मुझे हेवनली फ्लेम को ढूंढना होगा, फ्लेम मंत्र को साधना होगा और निंग लुओ को हराना होगा। जियाओ यान ने दृढ़ता से कहा। एक बार जो बेइज्जती उसे झेलनी पड़ी थी, वह भी जियाओ यान के दिमाग में ताजा थी। ठीक इसी वजह से जियाओ यान में निंग लुओ को पकड़ने की लगातार कोशिश करने की बहुत ज्यादा मोटिवेशन थी। एक कड़वी मुस्कान के साथ जियाओ यान ने फिर से आह भरी। उसकी हथेली आदतन उसकी पीठ पर रखे बड़े जुबान भारी रूलर को छू रही थी। फिर उसने अपना पैर उठाया और अपनी नजर के सामने रेत के समुद्र में चला गया। चिलचिलाती धूप में जियाओ यान पसीने से लथपथ लगभग आधे घंटे तक और चला। जैसे ही वह रुककर आराम करने वाला था, उसकी भौहें अचानक तनी। उसने अपना सिर घुमाया और पास ही रेत के टीले को देखा। वहां एक आदमी बहुत घबराकर भाग रहा था। जैसे ही वह रेत के टीले से नीचे उतरा, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे रेत की दीवार से नीचे लुढ़क गया। थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए जियाओ यान ने उस आदमी को देखा जो पूरी तरह नीचे लुढ़क गया था और आखिर में उसके ठीक सामने रुक गया। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वह आगे बढ़ा, अपनी स्टोरेज रिंग से साफ पानी का एक बैग निकाला और उस आदमी के चेहरे पर डाल दिया। पानी से उत्तेजित होकर बेहोश आदमी ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। जियाओ यान को अपने सामने देखकर वह पहले तो चौंक गया, फिर यह महसूस करते हुए कि जियाओ यान का कोई बुरा इरादा नहीं था, उसने राहत की सांस ली। जियाओ यान ने उस आदमी को बेपरवाही से देखा। उसने आराम से अपने स्टोरेज रिंग से साफ पानी की 2-3 बोतलें निकाली, उन्हें उस आदमी के पास फेंक दिया और जाने के लिए मुड़ गया। अपने दिल में जियाओ यान ने कभी खुद को बोधिसत्व जैसी दया वाला नेक दिल इंसान नहीं माना। इस रेगिस्तान में किसी घायल अजनबी से मिलना, उसे थोड़ा पानी पिलाना ही उसकी सबसे बड़ी बात थी। अगर वह आदमी चाहता था कि वह उसे रेगिस्तान से बाहर तक ले जाए, तो वह सिर्फ माफी ही मांग सकता था। छोटे भाई, जियाओ यान को बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर जाते देखकर वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ, फिर जल्दी से भारी आवाज में बोला, छोटे भाई प्लीज रुको। हमारी भाड़ी की टीम पर स्नैक पीपल ने हमला किया है और अब हम जिंदगी मौत की हालत में हैं। प्लीज छोटे भाई, स्टोन डेजर्ट सिटी जाओ और मदद मांगो। 104 जियाओ यान आ गया है। चैप्टर 104 जियाओ यान आ गया है। माफ करना, मेरे पास समय नहीं है। बिना पीछे मुड़े जियाओ यान ने हाथ हिलाया और बेपरवाही से कहा, मुझे अलग-थलग रहने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस दुनिया में हर दिन अनगिनत लोग मरते हैं। क्या मुझे हर किसी को रेस्क्यू टीम ढूंढने में मदद करनी होगी? चूंकि आप टैगोर रेगिस्तान में एक किराए के सैनिक हैं, इसलिए आपको ऐसे नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए। छोटे भाई, जियाओ यान को धीरे-धीरे दूर जाते देख उस आदमी ने दांत पीस लिए, अपना शरीर हिलाया और पूरी ताकत से चिल्लाया, छोटे भाई प्लीज हमारी मदद करो। अगर हमारी टीम बच गई, तो हमारा मोटा मर्चेंट्री ग्रुप तुम्हें जरूर अच्छा इनाम देगा। जैसे ही उस आदमी की आवाज गिरी, वह जवान आदमी जो दूर रेत के तूफान में गायब होने वाला था, अचानक रुक गया। एक पल बाद वह मुड़ा और वापस चला और उस आदमी के पास पहुंच गया, जो उसे देखकर हैरान था। मोटाई मर्चेंट्री ग्रुप, स्टोन डेजर्ट सिटी का मोटाई मर्चेंट्री ग्रुप। जियाओ यान ने पलकें झपकाईं, उसकी गहरी आंखों में हैरानी की झलक थी। क्या इत्तेफाक है? हाँ, छोटे भाई, क्या तुमने हमारे भाड़े के सैनिकों के ग्रुप के बारे में सुना है? ये देखकर वह आदमी थोड़ा कंफ्यूज था कि मोटाई भाड़े के सैनिकों के ग्रुप के प्रति जियो यान का रवैया दुश्मनी वाला था या दोस्ताना, लेकिन इस सिचुएशन में वह बस खुद को संभालकर कह सकता था। आपके ग्रुप लीडर का नाम क्या है? जियोडिंग, जियोली। आदमी ने अपने सूखे होंठ चाटे और सावधानी से कहा। ओह, जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके चेहरे की मुस्कान काफी कम हो गई। वह नीचे बैठ गया, अपनी उंगलियों से उस आदमी के पैर की चोट को देखा और फिर उसे एक गोली दी। इसे खा लो, ये पहले सांप के जहर को बेअसर कर देगी। धन्यवाद छोटे भाई। उस आदमी ने जल्दी से गोली ली और शुक्रगुजार होकर उसे निकलते हुए कहा, यह एक हीलिंग दवा है, थोड़ी खुद लगा लो, यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इसे लगाने के बाद मुझे अपनी भाड़े की टीम में ले चलो। जियाओ यान ने अपनी स्टोरेज रिंग से हीलिंग दवा की एक छोटी बोतल निकाली, उसे फिर से उस आदमी की तरफ फेंका, फिर खड़ा हुआ, ताली बजाई और मुस्कुराया। हम वहां जाओ। ये सुनकर वह आदमी चौंक गया और जल्दी से बोला, छोटे भाई ऐसा नहीं चलेगा। हमारी टीम पर 8 सांप वाले लोग हमला कर रहे हैं और उनमें से 3 9 स्टार हैं। छोटे भाई, तुम्हें जल्दी से स्टोन डेजर्ट सिटी जाना चाहिए और हमारे भाड़े के सैनिकों को बताना चाहिए। ग्रुप के लीडर तुरंत दौड़कर आएंगे और वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उस आदमी ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, जल्दी से दवा लगाओ और फिर रास्ता दिखाओ। अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं करता, नहीं तो जब तक वे लोगों को लाएंगे तुम्हारे सब लोग मर चुके होंगे। जियाओ यान ने उस आदमी की जान पर हल्के से लात मारी, आंखें घुमाई और उससे कहा। जियाओ यान की बातें सुनकर उस आदमी ने फिर से शक और यकीन के मिले जुले भाव से जियाओ यान को देखा। नंगी पीठ वाला नौजवान, शॉर्ट्स की एक जोड़ी, एक अजीब काला रूलर। इन सब चीजों की वजह से वह आदमी अपने सामने खड़े नौजवान की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया। एक कड़वी मुस्कान के साथ उस आदमी ने अपनी जान पर दवा लगाई, फिर खड़ा हो गया, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसने रेत के टीले के पीछे अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, ये वहां से ज्यादा दूर नहीं है। जियाओ यान ने रेत के टीले पर नजर डाली, थोड़ा सा हिलाया, आदमी का हाथ पकड़ा और रेत पर अपना पैर पटका। एक हल्की धमाके जैसी आवाज के साथ रेत की सतह पर असल में एक बहुत बड़ा रेत का गड्ढा बन गया। इस घिनौनी ताकत का इस्तेमाल करके जियाओ यान और उस आदमी के शरीर अचानक रेत के टीले पर दौड़ पड़े। रेत के टीले पर चढ़ने के बाद जियाओ यान एक बार फिर बिजली की तरह कुछ दूर तक आगे बढ़ा, आखिर में एक ऊंची रेत की सतह पर रुका और अपने हाथ में पहले से ही हैरान आदमी को जमीन पर गिरा दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और नीचे रेगिस्तान में दिख रहे लोगों के बड़े ग्रुप को देखा। नीचे रेगिस्तान में एक दर्जन से ज्यादा किराए के सैनिक हथियार पकड़े हुए पीठ से पीठ सटाकर खड़े थे। उनके चारों ओर 8 अजीब दिखने वाले जीव थे। इन जीवों के सिर और शरीर इंसानों के थे, लेकिन उनके पैर असल में बड़े सांप की पूंछ थे। सांप की पूंछ कोड़े मारते समय फुफकारने जैसी आवाज करती थी, जिससे लोगों को थोड़ी ठंड लगती थी। क्या ये टैगोर रेगिस्तान के सांप लोग हैं? जियाओ यान ने 8 नर सांप लोगों पर नजर डालते हुए कहा। उसे काफी होश आया, क्योंकि उसने पहली बार ऐसे जीव देखे थे। जियाओ यान ने उन्हें बचाया और फिर उनका पीछा करते हुए मोटाई मर्चेंट्री ग्रुप तक वापस आ गया। मोटाई मर्चेंट्री ग्रुप उसके भाइयों जियाओडिंग और जियाओली का इलाका था, इसलिए जियाओ यान अपने भाइयों से मिलना चाहता था। रेगिस्तान में गहराई में साफ आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ा आग जैसा सूरज ऊपर लटका हुआ था, जैसे कोई बड़ा आग का गोला लगातार आग छोड़ रहा हो। चिलचिलाती धूप सुनहरे रेगिस्तान में बिखरी हुई थी, जो रेत के छोटे-छोटे कणों को चमकते लोहे के छर्रों की तरह पका रही थी। रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से पीली रेत से गर्म हवा के झोंके निकल रहे थे, जिससे आखिर में जगह कुछ अजीब और अजीब लगने लगी थी। यंग मास्टर निंग, हम लगभग स्नैक पीपल ट्राइब तक पहुंच चुके हैं।
क्या हमें अभी भी आगे बढ़ना है? हाई डोंगबो ने पूछा। मुझे तो अभी तक रानी मेडुसा के चाम की एक झलक भी नहीं मिली है। अब मैं कैसे जा सकता हूँ? निंगलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तक निंगलुओ 2 महीने से टैगोर रेगिस्तान में था। इस दौरान उसकी साधना में काफी सुधार हुआ था। 2 महीनों में वह 6 स्टार ग्रेड डू मास्टर से 8 स्टार ग्रेड डू मास्टर बन गया था। हर महीने 1 स्टार बेहतर करते हुए इस भयानक साधना की स्पीड ने आई एम्पर है डोंगबो को भी हैरान कर दिया। उस समय वह खुद हर साल सिर्फ 1 स्टार ही सुधार पाता था और आखिरकार वह डू वांग बन गया। उसके सामने ये नौजवान शायद भविष्य में डू जोंग्याओ से भी ऊंचा बन जाएगा। इस समय वह और है डोंगबो ग्रीन ओएसिस पर पहुंचे। इस ग्रीन ओएसिस पर एक स्नैक पीपल ट्राइब था और स्नैक पीपल ट्राइब में आमतौर पर डूलिंग पावर हाउस थे और डू वांग भी थे। हाई डोंगबो अभी भी सांप लोगों से काफी डरता था, इसलिए रास्ते में उसने निंगलुओ को उन सांप लोगों के कबीलों के आसपास घुमाया था, लेकिन अब उन्हें फिर से सामान लाना था, इसलिए उन्हें इस ग्रीन ओएसिस में घुसना पड़ा। लेकिन निंगलुओ ने डर था। उसने बड़े-बड़े कदम उठाए और तेजी से दूर ग्रीन ओएसिस की ओर चल पड़ा। पहाड़ पर दौड़ना थका देने वाला होता है और नक्शा देखना भी लोगों को थका सकता है। हालांकि रास्ता बहुत पतला था, निंगलुओ लगभग 3 घंटे तक चला, जब तक कि आसमान धीरे-धीरे अंधेरा नहीं हो गया और फिर ग्रीन ओएसिस की हरी-भरी हरियाली ने चुपचाप एक कोना दिखा दिया। मैदान में बसे छोटे से ग्रीन ओएसिस को देखकर निंगलुओ ने राहत की सांस ली। हल्के धुंधले आसमान के नीचे वह तेजी से ग्रीन ओएसिस की ओर बढ़ गया। जैसे-जैसे वह धीरे-धीरे ग्रीन ओएसिस के पास पहुंचा, उसके आसपास की घुटन भरी हवा भी ठंडी होती गई। निंगलुओ ने चारों ओर देखा और आखिरकार हरे-भरे जंगल में कूद गया। उसकी आकृति धीरे-धीरे छिपती गई। अपने पास छोटी घास की खुशबू को हल्का सूंघते हुए निंगलुओ ने आराम से सांस छोड़ी। रेगिस्तान में थोड़ी सी हरियाली भी किसी को कीमती महसूस करा सकती है। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और निंगलुओ का शरीर धीरे-धीरे झाड़ियों के बीच से गुजरा। उसकी नजरें लगातार पानी के सोर्स ढूंढ रही थी। जैसे-जैसे निंगलुओ धीरे-धीरे देख रहा था, वह भी धीरे-धीरे ग्रीन ओएसिस की गहराई में चला गया। जैसे ही उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि उसे बहुत देर से पानी का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पास ही से पानी के छींटे पड़ने की हल्की आवाज आई। 105 चांदनी, अध्याय 105 यूमेई। पानी की आवाज सुनकर निंगलुओ ने तुरंत राहत की सांस ली। पानी की साफ आवाज के साथ उसके दिल की गर्मी धीरे-धीरे कम हो गई। लेकिन जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलने वाला था, उसकी नजर जो पेड़ों के बीच की दरारों से गुजर रही थी, अचानक रुक गई। फिर वह जल्दी से लेट गया, अपनी सांस को सबसे निचले पॉइंट पर दबाते हुए। झाड़ियों के बाहर एक छोटे से रास्ते के आखिर में कई पतली सांप जैसी औरतें सख्त चेहरे के साथ बिना हिले-डुले खड़ी थीं। उनकी तेज नजरें लगातार आसपास के जंगल में घूम रही थीं और उनके हाथों में कसकर पकड़े हुए हथियार ऐसे लग रहे थे जैसे किसी भी घुसपैठ करने की हिम्मत करने वाले को मार डालने के लिए तैयार हों। शायद रेगिस्तानी माहौल की वजह से इन सांप औरतों की स्किन काफी काली थी। उनके कुछ आकर्षक नैन नक्श उनकी अजीब रोमबिक पुतलियों के साथ मिलकर उन्हें एक हल्का आकर्षक चार्म देते थे। इसके अलावा सांप लोगों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी आकर्षक सांप जैसी कमर की होती थी। इंसानों की दुनिया में जब भी सांप दासियां अपना अनोखा डांस करती थी, तो यह आम बात थी कि अगर मर्दों में खुद पर कंट्रोल नहीं होता था, तो वे वहीं पर उत्तेजित हो जाते थे और उनके चेहरे शर्म से लाल हो जाते थे। बेशक निंगलुओ को उस समय कुछ खूबसूरत सांप औरतों की आकर्षक सांप जैसी कमर की तारीफ करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही उसने पहली बार इन सांप औरतों को देखा, उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया क्योंकि उसकी आत्मा को समझने की क्षमता बहुत अच्छी थी। उन्होंने पाया कि इन महिला सांप लोगों में असल में 4 ग्रेड डू मास्टर लेवल एक्सपर्ट थी और बाकी सभी दूषित थी। ये क्या बकवास है? ये लोग ऐसे समय में यहाँ क्यों जमा हुए हैं? निंगलुओ का मुंह कड़वा हो गया जब उसने सांप औरतों के ताकतवर ग्रुप को देखा। उसने एक धीमी कड़वी हंसी हंसी, फिर उसकी आंखें इधर-उधर घूमने लगी। उसने अपनी आभा को सबसे निचले पॉइंट तक दबा दिया, फिर धीरे-धीरे अपने शरीर को हिलाया, सावधानी से उस तरफ बढ़ा जहां से पहले पानी की आवाज आई थी। धीरे-धीरे धुंधले होते आसमान का इस्तेमाल करते हुए निंगलुओ खुशकिस्मती से सांप औरतों की नजर से बच गया। आखिर में पानी की आवाज का पीछा करते हुए वह धीरे-धीरे पानी के सोर्स के पास पहुंच गया। निंगलुओ ने चुपचाप अपनी उंगलियों से छिपे हुए पत्तों को हटाया और अपनी नजर आगे की ओर डाली। उसे एक साफ झील दिखाई दी। साफ झील के पानी ने निंगलुओ को, जो एक दिन से बिना पानी के था, अनजाने में ही कम हो चुकी लाल का एक और निगलने पर मजबूर कर दिया। प्लॉप! जैसे ही निंगलुओ खुशी से भरा हुआ पानी लेने के लिए बाहर निकला, पानी की हल्की फुहार ने उसकी नजर हटा ली। तुरंत उसका शरीर अकड़ गया और उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। वह झील से निकलती हुई आकृति को खाली नजरों से देखता रहा। साफ झील में एक आग जैसी शक्ल वाली औरत झील के नीचे से निकली। उसकी पीठ निंगलुओ की तरफ थी और वह अपने लंबे बाल हिला रही थी। उसके लंबे बाल उसके बर्फ जैसे सफेद कंधों से चिपके हुए थे और पानी की बूंदें उसकी नाजुक स्किन से चिपकी हुई थी। फिर उसके कंधों से नीचे उसकी बहुत ही आकर्षक पतली कमर पर से फिसलकर आखिर में झील में टपक रही थी, जिससे लहरें बन रही थी। हालांकि कुछ दूरी थी, फिर भी निंगलुओ साफ-साफ देख सकता था कि उसकी कसी हुई कमर कितनी लचीली थी। ये सोचना मुश्किल था कि बिस्तर पर वह लचीली पतली कमर कितने शानदार कर्ज में बदल सकती है। महिला ने आराम से अपने लंबे बालों को अपने पतले हाथ से सहलाया, फिर धीरे से घूम गई। जैसे ही औरत मुड़ी, उसका नंगा परफेक्ट शरीर तुरंत निंगलुओ की नजर में आ गया और निंगलुओ को भी तुरंत अपने खून का दौरा महसूस हुआ। सफेद जैद से तराशी गई उसकी परफेक्ट बॉडी स्वर्ग की एक बेहतरीन चीज जैसी थी। उसके भरे हुए और उभरे हुए स्तन थोड़ी ठंडी नम हवा में गर्व से दिख रहे थे। हल्की चांदनी में उसका चेहरा मनमोहक और मोहक था और उसकी खूबसूरत रोमबिक आंखों में वसंत जैसी नमी की एक झलक थी। निंगलुओ ये कंफर्म कर सकता था कि यह मेडुसा नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से एक सुंदर सांप महिला थी। तभी एक आवाज गूंजी, छोटे भाई, जब तुम यहाँ हो तो क्यों न इस रखेल के साथ तैरने के लिए आ जाओ। यह मनमोहक आवाज तुरंत निंगलुओ के कानों तक पहुंची। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सांप औरत ने अपना पतला हाथ झील की सतह पर पटका और एक पानी का तीर ऊपर उठा। उसके लाल होंठ थोड़े खुले और उसने उसमें हरा जहर भर लिया। फिर इस जहरीले पानी के तीर को निंगलुओ के छिपने की जगह की ओर फेंका। हालांकि सांप औरत की बातें किसी प्रेमी की छेड़खानी जितनी नरम थी, लेकिन उसकी हरकतें बहुत खतरनाक थीं। अगर निंगलुओ को जहरीला तीर लग जाता तो शायद वह बुरी तरह घायल हो जाता, अगर मरता नहीं तो। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जब से निंगलुओ को सांप औरत की डरावनी ताकत का एहसास हुआ, उसने अपना ध्यान उसी पर बनाए रखा। उसे तुरंत बेरहमी से काम करते देखकर उसने तुरंत जमीन पर पैर पटका और सीधा बाहर निकल गया। छप! पानी का तीर चुभ गया और जहां ये गिरा वहां की झाड़ियां पलक झपकते ही सूखी लकड़ी में बदल गईं। निंगलुओ ने सूखे पेड़ों के उस बड़े से झुंड पर नजर डाली जहां वह अभी खड़ा था और वह हैरान रह गया। इस औरत का जहर बहुत तेज था, है ना? हे, कितना हैंडसम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना अच्छा दिखने वाला जवान आदमी होगा। निंगलुओ को झाड़ियों से बाहर निकलते देख झील में मौजूद सांप जैसी औरत की आंखें चमक उठीं। उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि उसका ऊपरी शरीर पूरी तरह से उसकी नजर में आ रहा है और उसने मुस्कुराते हुए कहा। निंगलुओ ने पी का अपीयरेंस पिल खा ली थी, इसलिए एक सांप इंसान को भी निंगलुओ बहुत सुंदर लग रहा था। हाँ, बड़ी बहन, आप नहाने में समय लो, मैं बस ऐसे ही निकल रहा हूँ। निंगलुओ ने सांप औरत को देखकर सूखी हंसी हंसी। उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया और उसने झील की तरफ मुंह कर लिया। निंगलुओ को देखते हुए जो बिजली की तरह पीछे हट रहा था, सांप औरत के लाल होंठ थोड़े मुड़ गए। उसकी पतली जेड जैसी उंगलियां धीरे-धीरे उठी, फिर अचानक ऐसे नाचने लगी जैसे कोई परफॉर्म कर रही हो। जैसे ही सांप औरत की पतली उंगलियां नाची, घने जंगल से अचानक ठंडी एनर्जी निंगलुओ की पीठ की ओर निकली। अपने पीछे से आती ठंडी ऊर्जा को महसूस करते हुए निंगलुओ थोड़ा चौंक गया। उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। बैंगनी रंग की लपटें उसे चिपक गईं और उसने अपनी उंगली हिलाई। बैंगनी रंग की लपटों की एक लपट पीछे की ओर निकली और आखिर में ठंडी एनर्जी से टकरा गई। एक हल्की आवाज के साथ बैंगनी आग धीरे-धीरे गायब हो गई, जबकि ठंडी एनर्जी एक रंगीन छोटे सांप में बदल गई। हालांकि इस समय ये छोटा सांप पहले ही भुना हुआ सांप बन चुका था। निंगलुओ की आंखें उस रंगीन छोटे सांप पर नजर पड़ते ही फड़क उठीं। हालांकि यह चीज छोटी लग रही थी, लेकिन इसका जहर बहुत तेज था। अगर किसी दूषी को भी ये लग जाता तो अगर समय पर जहर नहीं निकलता तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। छोटे से आदमी में कुछ हुनर है, लेकिन इस जंगल में 1000 से ज्यादा जहरीले सांप छिपे हुए हैं। क्या तुम सच में उन सबको एक-एक करके मारना चाहते हो? सांप वाली औरत ने मारे गए छोटे सांप को बेपरवाही से देखा। उसके लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली। जैसे ही साउंड वेव फैली, जंगल में अचानक सरसराहट की आवाज आई। बस एक पल में निंगलुओ के आसपास के पेड़ अलग-अलग जहरीले सांपों के घने झुंड से ढक गए। 106 यहाँ आओ। चैप्टर 106 अपने दादाजी के लिए रेंगना। ये जहरीले सांप नीचे निंगलुओ को अपनी ठंडी तिकोनी पुतलियों से घूर रहे थे और सांप लड़की के जानलेवा जहर की बाढ़ लाने के आदेश का इंतजार कर रहे थे। अपने आसपास जहरीले सांपों की घनी भीड़ को देखकर निंगलुओ को थोड़ा एहसास हुआ। कोई हैरानी नहीं कि इस औरत को उसकी मौजूदगी का पहले पता चल गया था। वह भूल गया था कि उनके पास जहरीले सांपों को कंट्रोल करने की ताकत होती है, जो इस घने जंगल में अनगिनत स्काउट्स के छिपे होने के बराबर था। शायद ग्रीन ओएसिस में घुसते ही उसे निशाना बनाया गया था। लेडी यूमेई, क्या हमें उसे मारना होगा? जंगल में आकृतियां चमक रही थी। स्नैक गर्ल्स जो पहले आगे के रास्ते की रखवाली कर रही थी, अचानक आसपास के पेड़ों के तनों पर दिखाई दी। निंगलुओ को ठंडी नजरों से घूर रही थी और धीरे से पूछ रही थी, हे, इतनी जल्दी नहीं। बहुत समय हो गया जब मैंने किसी इंसान को इतनी गहराई में जाने की हिम्मत करते देखा है। स्नैक गर्ल, जिसे यूमेई कहा जाता है, ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। अपनी सांप की पूंछ हिलाकर वह आराम से किनारे पर आ गई और नदी के किनारे बिना कपड़ों के खड़ी हो गई।
यूमेई के पीछे दो लोग चमकते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उसके शरीर को काले कपड़े से ढक दिया और उस मनमोहक नजारे को छिपा दिया जिसे देखकर किसी भी आदमी का खून खौल सकता था। अपने मातहतों को काला चोगा पहनने में मदद करने देते हुए यूमेई ने अपनी पतली उंगलियों से अपने माथे से गीले बालों को पीछे किया और मुस्कुराते हुए उसने निंगलुओ से कहा, तुम वही छोटे आदमी हो जिसने पहले मेरे कुल के लोगों को मारा था, है ना? अपनी बात खत्म होने तक निंगलुओ को यूमेई की प्यारी मुस्कान में एक ठंडी सी ठंडक साफ महसूस हो रही थी। हे, तुमने सही अंदाजा लगाया, मैंने सच में तुम्हारे कबीले के लोगों को मार डाला, निंगलुओ ने कंधे उठाते हुए कहा। छोटे भाई, तुम अभी भी बहुत शांत हो, क्या तुम्हारे पास कोई तुरुप का पता है? यूमेई ने निंगलुओ को देखते हुए पूछा। निंगलुओ ने अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज की और पाया कि वह पूरी तरह से स्नेक पीपल से घिरा हुआ था और उनमें कई ग्रेडू मास्टर भी थे। उसके सामने खड़ी यह स्नेक गर्ल यूमेई होनी चाहिए जो डुकिन के दायरे में पहुंच गई थी। निंगलुओ जानता था कि जाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वह जा नहीं सकता था, इसलिए वह नहीं गया। बड़ी बहन, क्या तुम मेरे साथ पानी में मैंडरिन डक की तरह खेलने का प्लान नहीं बना रही हो? अगर मैं चला गया तो क्या तुम बहुत अकेली नहीं हो जाओगी? निंगलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यूमेई को उम्मीद नहीं थी कि निंगलुओ ऐसा कुछ कहेगा, जिससे वह थोड़ी हैरान हुई क्योंकि उसने अपने सामने कभी किसी इंसान को इतना शांत नहीं देखा था, जिससे उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। छोटे दोस्त, तुमने मेरे कबीले के लोगों को मार डाला और फिर भी इतने शांत हो, क्या तुम्हें सच में मौत से डर नहीं लगता? यूमेई ने मजाक उड़ाया। हे, बड़ी बहन मजाक कर रही है, क्या बड़ी बहन सोचती है कि वह मुझे मार सकती है? निंगलुओ ने हल्के से कहा। निंगलुओ की थोड़ी मजाकिया बातें सुनकर यूमेई का सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी प्यारी मुस्कान धीरे-धीरे फीकी पड़ गई। उसने बेपरवाही से कहा, ऐसे में तुम ग्रीन ओएसिस के लिए खाद बनकर यहीं रहोगी। उसे मार डालो। हाथ के हल्के से इशारे के साथ यूमेई के बेपरवाह शब्दों में जान से मारने का डरावना इरादा था। यूमेई का हुक्म सुनकर आसपास की स्नेक गर्ल्स ने इंसानों को मारने का इरादा तुरंत दबाना बंद कर दिया। उनके फिगर तेजी से चमकने लगे, उनके हाथों में जहरीले भाले चांदनी में गहरी चमक के साथ चमक रहे थे और नीचे निंगलुओ पर जोर से हमला करने लगे। सभी दिशाओं से हत्या की नियत बढ़ती महसूस करते हुए निंगलुओ ने बिना किसी डर के और एक भी कदम आगे बढ़ाए बिना चुपचाप यूमेई को देखा। उसके शरीर पर सेलेस्टियल बीस्ट कंट्रोलिंग आंख तुरंत एक्टिवेट हो गई, जिससे स्नेक पीपल ट्राइब तुरंत दब गया। तभी अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं, कंट्रोल की आंख तुरंत एक्टिवेट हो गई और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। जो भी आगे बढ़ा वह तुरंत अपनी जगह पर जम गया। वे तुरंत निंगलुओ की आई ऑफ कंट्रोल से कंट्रोल हो गए। यहाँ तक कि यूमेई की स्पिरिचुअल पावर भी निंगलुओ से बहुत कम थी, इसलिए भले ही वह निंगलुओ से एक दुनिया ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से निंगलुओ के कंट्रोल में थी। निंगलुओ थोड़ा हैरान हुआ। पहले उसने आई ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए किया था जिनकी ताकत उससे कहीं कम थी। उसने कभी खुद से ज्यादा ताकतवर किसी को कंट्रोल नहीं किया था। अब ये देखकर कि उसने यूमेई को कंट्रोल कर लिया था, निंगलुओ को उम्मीद नहीं थी कि आई ऑफ कंट्रोल इतना ताकतवर होगा। हालांकि निंगलुओ यूमेई को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन यूमेई उससे ज्यादा ताकतवर थी। उसे नहीं पता था कि वह कब तक कंट्रोल रख पाएगा, इसलिए उसके पास कुछ भी शर्मनाक करने का समय नहीं था। लेकिन उनके आकर्षक फिगर को देखते हुए कुछ न करना खुद के साथ नाइंसाफी जैसा लग रहा था। निंगलुओ ने सोचा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। सभी ध्यान दें, अपने दादाजी के लिए रेंगे। तुरंत ही सभी स्नेक गर्ल्स ने अपनी पतली कमर मोड़ ली और जमीन पर रेंगने लगी। निंगलुओ को अपने लिए जमीन पर रेंगते हुए देखकर उसका दिल बहुत संतुष्टि से भर गया, लेकिन उसने अपनी किस्मत को ज्यादा आजमाने की हिम्मत नहीं की। आखिर यूमेई डुकिन की एक्सपर्ट थी, अगर वह जाग जाती तो वह उसका मुकाबला नहीं कर पाता और एल्डर जुबान शायद डुकिन के लिए दखल नहीं देते। हालांकि एल्डर जुबान उसे मरते हुए नहीं देखेगा, फिर भी अपाहिज होना काफी दर्दनाक होगा। तो निंगलुओ ने जमीन पर मौजूद आकर्षक लड़कियों को नजरअंदाज किया, सीधे अपने पर्पल क्लाउड विंग्स को एक्टिवेट किया और ऊपर उड़ गया। इसी समय यूमेई जाग गई। उसने खुद को जमीन पर रेंगते हुए देखा। वह तुरंत ही हैरान रह गई। इस बदमाश ने आखिर क्या किया? उसे जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर छोड़ी और तुरंत ही सभी स्नेक गर्ल्स कांप उठीं और होश में आ गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा जहां निंगलुओ ने अपने पंख फड़फड़ाए, नीचे हैरान स्नेक गर्ल्स की तरफ हाथ हिलाया और जोर से हंसा। बाय बाय सब लोग, प्लीज अपना नहाना जारी रखो, मैं सच में बस वहां से गुजर रहा था। डुक्यूई ट्रांसफॉर्मेशन विंग्स। निंगलुओ के पीछे पंख देखकर यूमेई के सुंदर चेहरे पर हैरानी की एक झलक दिखी, लेकिन एक पल बाद उसने भौहें चढ़ाईं और अपना सिर हिलाया। नहीं, ये डुक्यूई ट्रांसफॉर्मेशन विंग्स नहीं है, यह एक उड़ने वाली डू टेक्निक होनी चाहिए। छोटे दोस्त, तुम सच में और भी दिलचस्प होते जा रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? अपने लाल होठों को खिलखिलाकर हंसते हुए यूमेई की मुस्कुराती भौहों पर हालांकि बर्फीले तरीके से मारने का इरादा था। निंगलुओ को देखते हुए जो तेजी से ग्रीन ओएसिस से बाहर उड़ रहा था, उसने आसपास की स्नेक गर्ल्स की तरफ हाथ हिलाया और बेपरवाही से कहा, तुम सब पहले कबीले में लौट जाओ, मैं देखूंगी कि यह छोटा सा बंदा मेरे हाथों से बच पाता है या नहीं। हाँ लेडी। ये सुनकर कई स्नेक गर्ल्स जो पीछा करने वाली थी तुरंत रुक गईं। यूमेई को सम्मान से झुकाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के चमकती हुई जंगल में कूद गईं और जल्दी से नजरों से ओझल हो गईं। जब सभी स्नेक गर्ल्स पीछे हट गईं तो यूमेई ने धीरे से अपना सुंदर चेहरा ऊपर उठाया, उस आकृति को देखा जो लगभग एक छोटा सा काला बिंदु था और हल्की सी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान आकर्षक थी। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और यूमेई के पीछे धीरे-धीरे बड़े पंखों का एक जोड़ा बन गया। एक पल में वे हल्के हरे रंग के एनर्जी विंग्स के एक जोड़े में जम गए। अपने पंखों की हल्की सी हरकत के साथ यूमेई का शरीर तेजी से आसमान में ऊपर उठा और फिर जैसे कोई टूटता तारा चांद का पीछा करता है, वह उस दिशा में चली गई जहां निंगलुओ भाग गया था। हे छोटे दोस्त, अगर लोगों को पता चल जाए कि एक छोटा सा ग्रेड डू मास्टर मेरी यूमेई के हाथों से बच सकता है, तो क्या वे लोग भविष्य में मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे? ठंडे ग्रीन ओएसिस में जैसे ही यूमेई की प्यारी हंसी धीरे-धीरे गायब हुई, वह अपनी पहले जैसी शांति में लौट आई। 107 बुरा आदमी और क्लैम लड़ रहे हैं। चैप्टर 107 मैंटिस सिकाडा का पीछा करता है, पीछे ओरियो से अनजान। बहुत बड़ा चांदी का चांद ऊपर लटका हुआ था। उसकी हल्की चांदनी रेगिस्तान को रोशन कर रही थी और उसे चांदी की परत से ढक रही थी। फुसफुसा। शांत रेगिस्तान में दूर से अचानक तेज हवा की आवाज आई। कुछ देर बाद उत्तरी क्षितिज से अचानक एक काली परछाई दिखाई दी, फिर तेजी से आसमान में फैल गई। इसकी तेज रफ्तार से बने तेज हवा के दबाव ने असल में रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा 100 मीटर लंबा रेत का गड्ढा बना दिया। घूमती पीली रेत के बीच काली परछाई धीरे-धीरे आसमान के किनारे पर गायब हो गई। लेकिन बिखरी पीली रेत के पूरी तरह बैठने से पहले ही एक और काली परछाई तेजी से ऊपर आ गई। उसकी और भी तेज रफ्तार ने पिछली काली परछाई से बने रेत के गड्ढे के चैनल को सीधे दोगुने से भी ज्यादा चौड़ा कर दिया। यूमेई निंगलुओ के पीछे-पीछे चल रही थी, न ज्यादा पास न ज्यादा दूर। उसके फिगर को देखकर जिसका इतनी तेजी से पीछा किया जा रहा था, वह खुद को आकर्षक मुस्कान देने से रोक नहीं पाई और धीरे से हंसी। छोटे लड़के, तुम अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए कबीले में क्यों नहीं आते? क्या तुम इंसानों को हमारी सांप औरतों को गुलाम बनाना पसंद नहीं है? तो मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगी, कैसा रहेगा? उसकी हल्की हंसी डुक्यूई की हल्की आवाज से आगे बढ़कर निंगलुओ के कानों तक पहुंची। निंगलुओ को उम्मीद नहीं थी कि यूमेई इतनी जल्दी उसे पकड़ लेगी। अपनी हवा वाली डू टेक्निक के साथ भी उसकी स्पीड यूमेई से ज्यादा नहीं थी। अगर तुम मुझे पकड़ सको तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। हे। हालांकि यूमेई की आवाज धीमी और मीठी थी, फिर भी निंगलुओ को उसमें जान से मारने की नियत का एहसास हुआ। बिना तमीज के उसने अपना सिर घुमाया और जोर से चिल्लाया, तेज जबान वाला बदमाश। निंगलुओ की चीख सुनकर यूमेई का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया। अपने चांदी जैसे दांत काटते हुए उसने अचानक अपना पतला हाथ बढ़ाया। गहरे हरे रंग की एनर्जी की 5 धाराएं निकली जो एक दूसरे में मिल गईं और आखिर में 5 बड़े एनर्जी वाले हरे सांपों में मिल गईं। एनर्जी ग्रीन सांप बिजली की तरह हवा के रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए पलक झपकते ही निंगलुओ के पीछे आ गए। तुरंत उन्होंने अपने नुकीले मुंह खोले और निंगलुओ की पीठ पर जोर से काटने लगे। धत्तेरे की। अपने पीछे दिख रहे 5 बड़े हरे सांपों को देखने के लिए सिर घुमाते हुए निंगलुओ का दिल जोर से धड़का। उसका शरीर जल्दी में अजीब तरह से मुड़ गया और 5 एनर्जी वाले हरे सांपों के काटने से बाल-बाल बच गया। जब निंगलुओ उड़ रहा था तो अचानक पूर्वी आसमान से 2 परछाइयां दिखाई दी। इन 2 परछाइयों के पीछे एक बड़ा काला बिंदु भी हल्का सा दिखाई दे रहा था। हाँ, मैंने कहा था कि यहाँ सांपों का साया है और यह सच है। इसके अलावा ये काफी खतरनाक लगता है। वे आकृतियां तेजी से छोटी से बड़ी होती गईं और डुकी की जोरदार हंसी पूरे रेगिस्तान में गूंज उठी। बूम। आसमान में तेजी से टिमटिमाती 2 आकृतियां अचानक रुक गईं। तेज हवा की आवाज हवा में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। हैरानी से सिर उठाकर निंगलुओ ने अपने ऊपर दिख रही 2 आकृतियों को देखा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एक पल बाद उसने मुंह में लार निगल ली। उसका गला लड़खड़ा रहा था। 2 डुकिंग पावर हाउस। जब ये दोनों दिखे तो नीचे यूमेई का सुंदर चेहरा भी बहुत गंभीर हो गया। उसकी नजर निंगलुओ के शरीर से हटी और फिर उसने ठंडी नजर से हवा में तैर रहे 2 लोगों को देखा। दोनों के दिखने के थोड़ी देर बाद एक साफ दहाड़ भी गूंजी। दूर का काला बिंदु धीरे-धीरे बड़ा होता गया और कुछ ही पलों बाद एक बहुत बड़ा पूरी तरह से पन्ना जैसे हरे रंग का जादुई जानवर धीरे-धीरे इस रेगिस्तान के ऊपर आसमान में दिखाई दिया। हे, सच में लोग हैं। बड़ा जादुई जानवर हवा में मंडरा रहा था और उसमें से जोरदार हंसी निकली। तुरंत जादुई जानवर की पीठ से 6 परछाइयां नीचे कूदी और आखिर में निंगलुओ से थोड़ी दूर एक रेत की टीले पर हल्के से उतरी। निंगलुओ की नजर तेजी से उन 6 परछाइयों पर पड़ी जो वहां आ गिरी थी।
उसकी पहले से ही सिकुड़ी हुई पुतलियां अब लगभग पिनहोल जैसी लग रही थी, क्योंकि उसने पाया कि इन 6 लोगों में से 5 टू स्पिरिट लेवल के पावर हाउस थे और सबसे आगे वाला अधेड़ उम्र का आदमी असल में डू किंग का पावर हाउस भी था। उसका चेहरा सदमे से भर गया था। निंगलुओ का दिल इस समय उथल-पुथल में था, जैसे कोई समुद्र मंथन कर रहा हो। 5 टू स्पिरिट पावर हाउस, 3 डू किंग पावर हाउस। निंगलुओ को याद आया कि इस समय पिल किंग गुहे भी ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को जब्त करना चाह रहा होगा। ऐसा लग रहा था कि ये लोग पिल किंग गुहे के मातहत थे। हालांकि यून को अब गुहे की मदद नहीं करनी चाहिए। टीम में कोई यून नहीं होना चाहिए। निंगलुओ ने आकृतियों को देखा, उनके आकार धीरे-धीरे साफ होते गए। असल में मुख्य डू किंग डैन वान था गुहे। जैसे ही निंगलुओ को पता चला कि वह व्यक्ति गुहे है, वह तुरंत रेगिस्तान में छिप गया। उसने चुपके से उन 6 लोगों को देखा जो जादुई जानवर से नीचे कूदे थे। यूमे के हैरान चेहरे पर हल्का सा डर भी था। उसकी नजर सावधानी से काले कपड़े पहने आदमी पर गई। उसने तुरंत निंगलुओ को नजरअंदाज कर दिया। उसका शरीर तुरंत दर्जनों मीटर पीछे हट गया। उसने ठंडेपन से ग्रुप को देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, आज रात इस रेगिस्तान में क्या हवा चल रही है? पावर हाउस जो आम दिनों में बहुत कम दिखते हैं, अब सब ग्रुप में इकट्ठा होना पसंद करते हैं। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि टैगोर रेगिस्तान में पहुंचने के तुरंत बाद मुझे डू किंग लेवल का कोई पावर हाउस मिलेगा। मुझे लगता है कि आप स्नैक पीपल ट्राइब के 8 ट्राइब्स में से मेई स्नैक ट्राइब के लीडर्स में से एक होंगे, है ना? ग्रुप में अधेड़ उम्र के आदमी ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। दूर यूमी को देखकर मुस्कुराया। तुम कौन हो? तुम आधी रात को हमारे कबीले के इलाके में इतनी अंदर क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह जगह तुम इंसानों के लिए मना है? यूमी के सुंदर चेहरे की आकर्षक मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई थी। उसकी जगह एक डरावनी गंभीरता ने ले ली थी। साफ था, अचानक आए इस खतरनाक लाइनअप के सामने उसके पास अब मजाक करने का कोई समय नहीं था। हे, हमारे पास टैगोर रेगिस्तान में कुछ जरूरी काम है। मैं सोच रहा हूं कि क्या आप हमें रेगिस्तान की गहराई में ले जाकर आपकी आदरणीय रानी से मिलवा सकते हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम महारानी से मिलना चाहते हो? ये सुनकर यूमी की खूबसूरत आंखें तुरंत एक खूबसूरत और खतरनाक मोड़ में बदल गईं। उसने मजाक उड़ाया, हमारी स्नैक पीपल ट्राइब और तुम इंसानों के बीच कई सालों से झगड़ा चल रहा है और दोनों तरफ से एक दूसरे का खून बहा है। और क्या बात करनी है? अगर तुम समझदार हो तो मैं तुम्हें जल्दी से चले जाने की सलाह देती हूँ। नहीं तो एक बार जब मेरी स्नैक पीपल ट्राइब के सभी 8 लीडर इकट्ठा हो जाएंगे तो जियामा एम्पायर का पावर हाउस शायद काफी कम हो जाएगा। ओल्ड है, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि सांपों से मोल भाव करने के बारे में मत सोचना। वे इसमें नहीं फंसते। आसमान में एक ताकतवर आदमी ने नीचे देखा और उस अधेड़ उम्र के आदमी पर जोर से चिल्लाया। उस हटे-कट्टे आदमी की आवाज गुस्से वाली बिजली की तरह आसमान में गूंजी और कुछ देर बाद ही वह धीरे-धीरे कमजोर हुई और फिर गायब हो गई। मैं इस औरत को जानता हूँ। वह स्नैक पीपल ट्राइब के 8 बड़े ट्राइब्स में से मेई स्नैक ट्राइब की लीडर है। हे, जब जियामा एम्पायर और स्नैक पीपल ट्राइब के बीच लड़ाई हुई थी तो लेइना, वह बुरा आदमी, उससे लड़ा था, लेकिन आखिर में उसे थोड़ा नुकसान हुआ लगता है। उस हटे-कट्टे आदमी ने आकर्षक और सुंदर यूमी को देखा और हंस दिया। लेइना, क्या तुम उस बुरे आदमी की बात कर रहे हो जिसने उस बड़े युद्ध के दौरान बिजली से होने वाली साधना की थी? मुझे हैरानी है कि क्या उस पर लगा जहर अभी तक ठीक हुआ है। यूमी के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई जो उसका मजाक उड़ा रही थी। 108 अजीब आग के लिए लड़ो। चैप्टर 108 हेवनली फ्लेम का मुकाबला। आपकी वजह से हालांकि जहर ठीक हो गया है, फिर भी मैं असल में एक हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। उस हटे-कट्टे आदमी ने बेपरवाही से कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी जब उसने यूमी को देखा। ओल्ड है, चलो उसे सीधे पकड़ लेते हैं। अब और समय बर्बाद मत करो। अगर हम बहुत देर कर देते हैं तो जो तुम चाहते हो वह चला जाएगा, और अगर वह भाग जाती है तो हमारे मिशन की मुश्किल काफी बढ़ सकती है। उस हटे-कट्टे आदमी ने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ से झुकाते हुए कहा। ये सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी, जिसका नाम ओल्ड था, ने एक पल सोचा, फिर थोड़ा सा हिलाया और कुछ बेबसी से कहा, क्योंकि तुम साथ देने से मना कर रहे हो तो हम पर इल्जाम मत लगाओ कि हम तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। यानशी, फैंगली, मैं तुम्हें परेशान करूंगा। आखिरी बात अधेड़ उम्र के आदमी ने हवा में खड़े उस हटे-कट्टे आदमी और एक और थोड़े पतले बुरे आदमी को देखते हुए कही। कोई बात नहीं, मैं लंबे समय से सांप लोग जनजाति के विशेषज्ञों की शक्ति का अनुभव करना चाहता था। हटे-कट्टे आदमी ने अधेड़ उम्र के आदमी की बातें सुनकर बिना किसी झिझक के अपनी छाती थपथपाते हुए हंसते हुए कहा। दूसरे पतले बुरे आदमी ने थोड़ा हिचकिचाहट दिखाई। उसे साफ तौर पर लग रहा था कि 2 लोगों का हमला करना उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये हिचकिचाहट सिर्फ एक पल के लिए रही, फिर उसने इसे दूर कर दिया। उसे ये भी साफ पता था कि डू वांग एक्सपर्ट अगले मिशन में उनकी तरफ से कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा। उनके शरीर थोड़े कांपे, फिर 2 काली लाइनों में बदल गए जो यूमी से थोड़ी दूर पर दिखाई दिए। उनके शरीर की अचानक तेज स्पीड की वजह से हवा में कुछ सोने गुम हुए। यानशे, रेत के टीले पर खड़े उस हटे-कट्टे आदमी ने थोड़ा ऊपर देखा और गहरी आवाज में अपना नाम बताया। यह एक्सपर्ट्स के बीच एक छोटी सी तहजीब थी। फैंगली, पतले बुरे आदमी ने विनम्रता से कहा। इन दोनों के नाम सुनकर यूमी का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये दोनों असल में लान किंग यानशी और विंडवॉकर फैंगली हैं जो पूरे जियामा एम्पायर में मशहूर हैं और 10 महान एक्सपर्ट्स में गिने जाते हैं। यूमी कुछ नहीं कर सकी और दूर खड़े लंबे और पतले लोगों को हैरान होकर देखने लगी। आमतौर पर ये बड़े एक्सपर्ट्स बहुत कम दिखते थे, फिर भी आज रात उसने एक साथ 2 देखे थे। तो ये जियामा एम्पायर के 10 महान एक्सपर्ट्स में से ये 2 लोग थे जिनमें मेरे कबीले में घुसने की हिम्मत थी। यूमी ने धीरे से मजाक उड़ाया। उसकी आवाज में मजाक था, लेकिन उसका सुंदर चेहरा और गंभीर होता गया। हालांकि उसने इन दोनों से कभी आमने-सामने लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसने उनकी रेपुटेशन के बारे में सुना था। एक महान रेपुटेशन कभी बेबुनियाद नहीं होती। इन दोनों का जियामा एम्पायर के 10 महान एक्सपर्ट्स में शुमार होना जाहिर है। इसका मतलब था कि उनमें असाधारण खूबियां थीं। यूमी की ताकत के साथ अगर वह उनमें से किसी एक से लड़ती तो उसे जरा भी डर नहीं लगता, लेकिन अगर उसे 1 से 2 से लड़ना पड़ता तो ये थोड़ा मुश्किल होता। इसके अलावा इन दोनों के अलावा ब्लैक रोब मैन जो अब तक चुप था, उससे यूमी को सबसे ज्यादा डर था। एक डू वांग, वह एक सुपर एक्सपर्ट था जिससे सिर्फ महारानी ही लड़ सकती थी। ये लोग अचानक बड़े रेगिस्तान में क्यों इकट्ठा हो गए? अजीब घटनाएं किसी खतरनाक चीज का इशारा करती हैं। उनका मकसद चाहे जो भी हो, मुझे ये जानकारी महारानी तक पहुंचानी ही होगी। नहीं तो उनकी लाइनअप के साथ 8 कबीलों में से कोई भी अकेले उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। यूमी के दिमाग में तेजी से विचार आए और वह हिचकिचाई नहीं और न ही फालतू बातें बोली। उसके पतले हाथों ने जल्दी से एक अजीब सी हैंड सील बना ली और उसी समय उसकी सांप की पूंछ ने धीरे से रेत की सतह पर थपकी दी। हल्की दबी हुई आवाज के साथ शांत रेत का टीला अचानक फट गया और यूमी के सामने तुरंत रेत की एक बड़ी लहर बन गई, फिर सबकी तरफ तेजी से टकराई। हमला। यूमी को पहला कदम उठाते देख यानशी भी ठीक नहीं था। उसने धीमी दहाड़ के साथ अपना सिर उठाया और अपने हाथ फैला दिए। उसके खुले मुंह से अचानक एक ठोस, हल्के चांदी जैसे शेर की दहाड़ की आवाज निकली। जहां साउंड वेव फैली, वहां जोरदार रेत की लहर तुरंत जम गई और आखिर में बिना किसी ताकत के गिर गई। जैसे ही यानशी ने रेत की लहर को तोड़ा, उसके बगल में खड़ा फैंगली थोड़ा कांप उठा और अचानक गायब हो गया। एक पल में रेत की लहर के पीछे से तेज एनर्जी का उतार चढ़ाव निकला। यानशी ने जब दुश्मन के रेत की लहरों के हमले को तोड़ा तो वह भी लगभग बेरहमी से पास के लड़ाई के घेरे में घुस गया। तुरंत ही उड़ती हुई एनर्जी के बीच 10 मीटर लंबे बड़े रेत के गड्ढे लगातार दिखाई देने लगे। उड़ती पीली रेत के बीच यूमी का सुंदर चेहरा ठंडा था। उसकी हथेलियों में 2 हल्के हरे एनर्जी रिबन बड़े हरे सांपों में बदल गए थे। ये 2 बड़े हरे सांप न सिर्फ सख्त स्केल से ढके हुए थे, बल्कि उनके बड़े मुंह खुलते और बंद होते थे, जिससे नुकीले एकदम सफेद नुकीले दांत दिखते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन हरे सांपों में जान थी और उनके अंदर से 2 हल्की खतरनाक ऑरा निकल रही थी। अपनी डरावनी चमक और अचानक हमलों से वे यानशी और फैंगली को मुश्किल से रोक पाए। मैंने बहुत समय से सुना है कि स्नैक पीपल ट्राइब के कुछ एक्सपर्ट जादुई जानवरों की आत्माएं निकाल सकते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके अनोखी स्किल्स सीख सकते हैं। ये सीखी हुई स्किल्स न सिर्फ जादुई जानवर की ज्यादातर ताकत बनाए रख सकती हैं, बल्कि वे मालिक के हुक्म में निडर भी हो सकते हैं, जिससे उनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज इसे देखकर ये सच में झूठ नहीं है। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने तारीफ में हल्की आह भरते हुए कहा, उस सीन को देखते हुए जहां पीली रेत उड़ रही थी और एनर्जी बढ़ रही थी। बड़े, लगता है दोनों बड़े लोग उससे तुरंत नहीं निपट सकते। क्या हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए? एक आदमी अधेड़ उम्र के आदमी के पास आया और आदर से पूछा। ये सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और काले कपड़े में पूरी तरह लिपटे उस रहस्यमयी व्यक्ति को घूरने लगा। जैसे उसकी नजर को महसूस करते हुए काले कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। काले हुड के नीचे की 2 आंखों ने एक बार फिर पास ही रेत के टीले पर खड़े उस जवान आदमी को ध्यान से देखा, जो जोरदार लड़ाई की वजह से सदमे में था और जिसका कोई मतलब नहीं था। काले कपड़े पहने आदमी की हरकत देखकर अधेड़ उम्र के आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया, एक पल सोचा और धीरे से कहा, छोड़ो भी। ओल्ड यानशी और फैंगली की ताकत से वह मुश्किल से टिकी हुई है। थोड़ी देर में जीतने वाले का फैसला हो जाएगा। हाँ, डूलिंग लेवल का आदमी, जो कभी एक बड़े शहर में सबसे ताकतवर माना जाता था, ने इज्जत से जवाब दिया। उसकी नजरें उसके बगल में खड़े काले कपड़े पहने आदमी पर इज्जत से गईं, फिर धीरे-धीरे पीछे हट गईं। धमाका। अचानक एक जोरदार एनर्जी धमाका हुआ, जिससे हर जगह पीली रेत बिखर गई। कुछ देर बाद पीली रेत धीरे-धीरे जम गई और 3 आपस में गुंथी हुई परछाइयां एक दूसरे से निकलीं। हवा में 3 जोड़ी आंखें मिलीं, सभी में हत्या का इरादा था। निंगलुओ ने अचानक शांत हुए युद्ध के मैदान को देखा और पाया कि तीनों में से यूमी, जिसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला था, साफ तौर पर नुकसान में थी।
जहां तक यांशे और फैंगली की बात है, क्योंकि वे एक साथ लड़े थे, सिर्फ उनके कपड़े थोड़े फटे हुए थे और उनका ऑरा अभी भी स्थिर और शक्तिशाली था, साफ तौर पर उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। 109 आकर्षक सांप जनजाति। चैप्टर 109 मेई स्नैक ट्राइब। तुम लोग सच में बेशर्म इंसान हो। मैं अकेली तुम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन इस रेगिस्तान में अगर मैं जाना चाहूं तो तुम मुझे रोकने के लायक नहीं हो। युमे की भरी हुई छाती धीरे-धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। उनकी ताकत का शुरुआती टेस्ट करने के बाद उसने आमने-सामने की लड़ाई का आइडिया पूरी तरह छोड़ दिया और मजाक में अपने हाथों से तेजी से अपने शरीर के सामने कई सील बना ली। रोको उसे, यांशे ने भौहें चढ़ाईं और चिल्लाया जब उसने देखा कि डू क्यूई अचानक युमे के शरीर से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, फैंगली जो उसके बगल में था तुरंत साफ हवा के झोंके में बदल गया और बिजली की तरह युमे की ओर बढ़ा। सर्च स्किल डिसोल्यूशन। युमे ने बिजली की तेजी से आती साफ हवा को आते देखकर मजाक उड़ाया। उसका शरीर अचानक कांप उठा और फिर सबको हैरान करते हुए वह अचानक फट गई। विस्फोट में कोई खून या मांस नहीं बिखरा, इसके बजाय धमाके वाली जगह से अनगिनत इथेरियल ग्रीन एनर्जी वाले बड़े सांप निकल आए। जैसे ही ये बड़े-बड़े सांप दिखाई दिए, वे चारों दिशाओं में उड़ते हुए आसमान और धरती पर छा गए। क्या विचित्र सर्प कौशल है। यांशे ने लापरवाही से डू क्यूई की एक दर्जन धारियां लहराईं, जिससे सैकड़ों ऊर्जा वाले विशाल सांप नष्ट हो गए। उसने कभी न खत्म होने वाली एनर्जी वाले बड़े सांपों को देखा, उसका एक्सप्रेशन गंभीर था। जब आसमान उड़ते हुए एनर्जी वाले बड़े सांपों से भरा हुआ था, तो रहस्यमय ब्लैक रोब मैन को छोड़कर कुछ देखने वालों ने तुरंत एक्शन लिया। बहुत ही कम समय में उन्होंने आधे आसमान में मौजूद सभी एनर्जी सांपों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन फिर भी कई लोग फिसलकर रेत में धंस गए। हाय, रेगिस्तान में सांप लोग जनजाति के विशेषज्ञ को मारना वास्तव में मुश्किल है। इस तरह के एस्केप स्किल से बचना नामुमकिन है। आसपास भागते हुए एनर्जी वाले बड़े सांपों को देखकर अधेड़ उम्र का आदमी बस एक बेबस टेढ़ी मुस्कान दे सका। ये सुनकर आसपास के कुछ लोग जो एनर्जी वाले बड़े सांपों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी सहमति में सिर हिलाया। यह अजीब सांप वाला हुनर अगर कोई पूरी तरह से तैयार न हो, तो सच में उसे रोका नहीं जा सकता। जब निंगलुओ ने युमेई को जाते देखा, तो वह भी वहां नहीं रुका, वह उस जगह से चला गया। निंगलुओ पिछली जगह पर लौट आया जहां हाई बोडोंग अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। गूहे ग्रीन लोड्स को फ्लेम छीनने आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसे स्पीड बढ़ाने की जरूरत थी। निंगलुओ और हाई बोडोंग स्नैक पीपल ट्राइब की गहराई की ओर उड़ गए। उनके फिर लगभग आधे घंटे तक हवा में बेतहाशा उड़ते रहे। दूर क्षितिज पर धीरे-धीरे एक विशाल आदिवासी किला दिखाई दिया। किले के अंदर रोशनी चमक रही थी, लेकिन टिमटिमाती लपटों से कुछ अजीब सा दिख रहा था। जब निंगलुओ आखिरकार किले के ऊपर पहुंचा, तो उसके मन में एक विचार कौंधा। उसकी आंखें उस बहुत बड़े कबीले पर घूम रही थी, जो कभी खत्म न होने वाला लग रहा था और उसके दिल में हल्का सा झटका लगा। शहर की बड़ी-बड़ी दीवारों पर जो दर्जनों मीटर ऊंची थी, अनगिनत तीर टावर घनी तरह से बने हुए थे। हल्के बैंगनी रंग के तीर के सिरे तीर के टावरों से बाहर निकले हुए थे, जो चांदनी में ठंडी चमक दिखा रहे थे। इस सख्त डिफेंस को देखकर जैसे आसमान और धरती से कोई जाल बिछा हो, निंगलुओ खुद को ठंडा पसीना पोंछने से रोक नहीं सका। इस लेवल के डिफेंस के साथ एक ग्रेट डू मास्टर या डू लिंग भी अगर लापरवाह हो, तो कुछ ही पलों में हॉर्नेट्स के छत्ते में जा सकता है। हालांकि किले की सुरक्षा बहुत सख्त थी, लेकिन निंगलुओ को इस बात से राहत मिली कि इस सख्त सुरक्षा घेरे के अंदर जबरदस्ती एक बड़ा रास्ता बना दिया गया था। रास्ते के पास के सभी तीर टावरों को ताकतों ने तोड़ दिया था। साफ है कि ये खंडहर पहले गूहे के ग्रुप का काम थे। गूहे और उसके ग्रुप ने इस कबीले को खत्म कर दिया, जिससे निंगलुओ को फायदा हुआ। शायद इस अचानक हुए विनाशकारी हमले के कारण विशाल किला अस्त-व्यस्त हो गया था। इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर निंगलुओ भी कड़ी सुरक्षा को पार करने में कामयाब रहा। वह बहुत ऊंचाई से उड़कर आया और आखिर में बेताब होकर किले की दूसरी दिशा में चला गया। ऊंचाई पर उड़ते हुए निंगलुओ को एक बार फिर नीचे किले का विशाल आकार महसूस हुआ। अगर इलाकों की तुलना की जाए, तो ब्लैक रॉक सिटी, जो निंगलुओ का अब तक का सबसे बड़ा शहर था, भी इसकी तुलना में कुछ नहीं था। निंगलुओ और हाई बोडोंग बिना किसी को पता चले तुरंत किले में उड़ गए। निंगलुओ और हाई बोडोंग कबीले में पहुंचे। वे सावधानी से चल रहे थे, लेकिन तभी आसमान से भेड़िया या लोमड़ी जैसी एक अजीब चीख गूंजी। चीख सुनकर निंगलुओ का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक अजीब, बिल्कुल काला बड़ा पक्षी उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था। साफ है, यह एक तरह का एरियल वार्निंग सिस्टम था जिसे स्नैक पीपल ट्राइब ने बनाया था। अलार्म, अलार्म, ऊपर लोग हैं, भाला फेंकने वाले उड़ रहे हैं, जहर लगाओ, फेंकने के लिए तैयार हो जाओ। रात में चीखने वाली अलार्म की आवाज सुनकर शहर की दीवार से तुरंत एक ठंडी चीख आई। यह आदेश सुनकर थोड़ा घबराई हुई स्नैक पीपल ट्राइब गार्ड फोर्स अचानक शांत हो गई। उन्होंने जल्दी से अपनी कमर में पहनी थैलियों से जहर अपने उड़ने वाले भालों पर लगाया। फिर निंगलुओ को गुस्से से घूरा, जो ऊपर आसमान से तेजी से उड़ रहा था। मुझे खोज लिया गया है। सैकड़ों निगाहें उस पर टिकी होने से निंगलुओ के सिर में हल्की सी झुनझुनी हुई। उसने तुरंत अपने सिर के ऊपर लगातार चक्कर लगा रहे काले बड़े पक्षी को नजरअंदाज किया, तेजी से अपने पर्पल क्लाउड विंग्स फड़फड़ाए और उसका आकार अचानक रोशनी की एक काली लकीर में बदल गया, जो शहर की दीवार की ओर बढ़ रही थी। बुलफाउल की जगह पर निशाना लगाओ और उसे मेरे लिए मार गिराओ। शहर की दीवार पर एक सुंदर, ठंडी और खूबसूरत सांप औरत आसमान में निंगलुओ को गुस्से से भरी आंखों से देख रही थी। एक पल बाद उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जैसे ही सांप औरत का हुक्म शहर की दीवार पर गिरा, सैकड़ों पूरी तरह से हथियारबंद सांप लोग कबीले के सदस्य एक साथ दहाड़े, अपने दाहिने पैर से एक कदम पीछे हटे, अपने शरीर को आधा मोड़ा और फिर अचानक आगे झुक गए। तुरंत ही जहर से लिपटे लंबे भाले हवा में फैल गए और उनकी तेज सीटी की आवाज शांत रात के आसमान में गूंज उठी। ये कमीने इंसान, क्या उन्हें लगता है कि मेरे में स्नैक ट्राइब को धमकाना आसान है? आज रात शहर में बार-बार जबरदस्ती घुसने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? ठंडी और खूबसूरत स्नैक वुमन ने अपने चांदी के दांत पीस लिए और गुस्से से दहाड़ते हुए निंगलुओ को ठंडी नजरों से घूरा, जो आसमान में लंबे भाले की रेंज से घिरा हुआ था। गूहे और उनके ग्रुप ने, जो आगे चल रहे थे, कबीले में ताकतवर रखवालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर शहर में खुलेआम घुसपैठ की थी। अब निंगलुओ अकेले आया, जिससे जाहिर है कि यह सांप औरत नाराज हो गई, जिसका स्टेटस साफ तौर पर कम नहीं था। बर्फीली आंखों से आसमान को घूरते हुए ठंडी और खूबसूरत सांप औरत को ऐसा लगा जैसे उसने मरने से पहले इंसान का डरा हुआ चेहरा देखा हो। उसके लाल होंठ खून से सने हुए आंख में मुड़ गए, जैसे वह खाली जगह में खून के जश्न का इंतजार कर रही हो। वह साफ-साफ महसूस कर सकती थी कि आसमान में इंसान सिर्फ दूसरे लेवल पर था, हालांकि उसे यह समझ नहीं आया कि दूसरे कैसे उड़ सकता है। हालांकि इससे उसके दिल में खूनी इरादे कम नहीं हुए। जहरीले भालों के इस जबरदस्त हमले के तहत दूसरे का सिर्फ एक ही नतीजा होगा, वहीं पर गोली लगने से मांस के टुकड़े हो जाना। 110 महाराज, अध्याय 110 महारानी। लेकिन शहर की दीवार पर सैकड़ों लोगों की नजर के नीचे आसमान में उड़ता हुआ इंसान अचानक बैंगनी रंग की आग से भड़क उठा, ठीक उसी समय जब जहर का भाला उसके शरीर पर लगने वाला था। फिर वह सीधे जहरीले भालों की जबरदस्त बौछार में घुस गया। कुछ देर बाद नीचे सांपों की हैरान निगाहों के सामने जलती हुई वह आकृति जहरीले भालों की खतरनाक बौछार से टकराकर तबाही मचाती हुई निकल गई। उसका शरीर एक पल के लिए भी नहीं रुका, वह बिजली की तरह शहर की दीवार से बाहर उड़ गया और आखिरकार जल्दी से रात में गायब हो गया। धत्तेरी की उस आकृति को खाली नजरों से देखते हुए जो तुरंत गायब हो गई, शहर की दीवार पर खड़ी ठंडी और खूबसूरत सांप औरत ने अपने सामने की दीवार पर मुक्का मारा। तुरंत दरारें फैल गईं, जिससे पास के सांप लोगों के सैनिक डर के मारे कांपते हुए चुप हो गए। शहर खाली करो, शहर की दीवार ठीक करो, तुरंत आसपास के सभी स्नैक पीपल ट्राइब्स को खुफिया जानकारी भेजो और साथ ही बाकी 7 बड़े ट्राइब्स के लीडर्स को भी बता दो। उनसे कहो कि वे जल्द से जल्द ताकतवर लोगों को भेजकर रेगिस्तान में इन घटिया इंसानों के ग्रुप को घेर कर मार डालें। ठंडी और खूबसूरत स्नैक वुमन ने अंधेरी रात के आसमान को देखा, उसकी बर्फीली आवाज में जान से मारने का इरादा था। बड़े रेगिस्तान में दर्जनों पूरी तरह से हथियारों से लैस स्नैक पीपल जहरीले भाले लिए हुए थे। उनकी तेज नजरें इस छोटे से इलाके पर ध्यान से गश्त कर रही थी। कोई भी नॉन स्नैक पीपल ट्राइब का जीव उनके खतरनाक कत्लेआम का शिकार होता। ये स्नैक पीपल स्क्वाड एक गुथे हुए पैटर्न में गश्त करता था और जहां भी गुजरता था अपनी सांप की पूंछ हिलाकर निशान बनाता था। इन कमीने इंसानों की हिम्मत कैसे हुई इतनी बेशर्मी से रेगिस्तान में घुसने की? अगर हम इन्हें पकड़ लेते हैं तो हमें इन्हें 10,000 सांपों के खाने का दर्द चखाना होगा। चिलचिलाती धूप में एक सांप लोग जो एक लीडर लग रहा था, उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और कोसा। कैप्टन, असल में क्या हुआ? कबीला अचानक लॉकडाउन में क्यों चला गया? एक स्नैक पीपल ने बेसब्री से अपनी पूंछ हिलाई, उसकी नजर खाली रेगिस्तान पर घूम रही थी, कुछ कंफ्यूजन के साथ पूछ रहा था। उसे सुबह-सुबह घसीटकर बाहर निकाला गया था और तब से वह पूरे रेगिस्तान में खोज रहा था। स्नैक पीपल का सवाल सुनकर पास में खड़े दर्जन भर स्नैक पीपल ने भी कमांडर की तरफ उलझन भरी नजरों से देखा। साफ था कि वे बहुत ऊंचे ओहदे के नहीं थे, इसलिए उन्हें भी पूरी कहानी कुछ साफ नहीं थी। हम क्या हुआ? कल रात इंसानों जैसे ताकतवर लोगों का एक ग्रुप अचानक मेई स्नैक ट्राइब की सुरक्षा को तोड़कर रेगिस्तान में अंदर तक घुस गया। मेई स्नैक ट्राइब से मिली जानकारी के मुताबिक उस ग्रुप में एक डू एम्परर, 3 डू किंग और कई डू स्पिरिट्स हैं। कमांडर ने नाक से कुड़ी, उसका चेहरा थोड़ा उदास था। ये सुनकर आसपास के स्नैक पीपल के हाव भाव तुरंत एकदम बदल गए। एक डू सम्राट, 3 डू राजा। हे भगवान, क्या इंसानी साम्राज्य फिर से जंग शुरू करना चाहता है?
स्नैक पीपल ट्राइब में इतनी डरावनी लाइनअप थी कि कोई भी बड़ी ट्राइब अकेले इसका सामना नहीं कर सकती थी। स्नैक पीपल ट्राइब के सभी बड़े और छोटे कबीले अब लॉकडाउन में आ गए हैं और मुझे मिली खबर के मुताबिक 8 बड़े कबीलों के नेताओं को महारानी का ऑर्डर मिल चुका है और वे रेगिस्तान के बीच में बने मंदिर की ओर भागना शुरू कर चुके हैं। सबसे तेज लोग शायद आज रात पहुंच जाएंगे और सबसे धीमे लोगों को एक दिन लग सकता है। महारानी के बारे में बात करते समय कमांडर के चेहरे पर एक कट्टर व्यक्ति जैसी भक्ति झलक रही थी। जब तक लीडर एडल्स में से 3 मंदिर तक पहुंच पाते हैं तब तक महारानी कालीन की तलाशी का ऑर्डर देंगी। हम अगर उनके पास डू एम्परर हो तो ज्यादा सोचने वाले लोगों का झुंड जैसे ही हमारे स्नैक पीपल ट्राइब के मजबूत लोग इकट्ठा होंगे हम उन्हें आवारा कुत्तों की तरह जरूर भगा देंगे। कमांडर ने मजाक उड़ाया, फिर सुनसान रेगिस्तान की तरफ देखा, बेबसी से सिर हिलाया और हाथ हिलाया। वह चिल्लाया, चलो जगह बदल लेते हैं, लगता है यहाँ इंसानों का कोई निशान नहीं है। कमांडर के चिल्लाने के बाद ये छोटी टीम धीरे धीरे खोजती हुई आगे बढ़ गई और पीछे एक बड़ा खाली रेगिस्तान छोड़ गई। जब स्क्वाड क्षितिज के पार गायब हो गया तो रेत का एक टीला अचानक थोड़ा हिल गया। एक पल बाद एक व्यक्ति अपने साथ पीली रेत से भरा आसमान लेकर रेत के टीले से बाहर कूदा। उसके पैर रेत पर स्थिर होकर टिक गए। उसने ऊपर देखा जहां स्नैक पीपल स्क्वाड गायब हो गया था और कुछ बेबस धीमी आवाज में कहा, ये और भी मुश्किल होता जा रहा है। अब इस रेगिस्तान में लगभग हर समय स्नैक पीपल पेट्रोल टीम होती है, लेकिन जैसा उन्होंने पहले कहा स्नैक पीपल ट्राइब के ताकतवर लोग भी तेजी से आ रहे हैं। हालांकि गुहे और उनकी लाइनअप को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन एक बार जब स्नैक पीपल ट्राइब के सभी ताकतवर लोग सच में इकट्ठा हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। उस आदमी ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया जिससे काले कपड़े के नीचे एक नाजुक चेहरा दिखाई दिया। ये निंगलुओ था जिसने कल रात में स्नैक ट्राइब में जबरदस्ती घुसकर रास्ता बनाया था। मेई स्नैक ट्राइब में घुसने के बाद निंगलुओ और हाइडोंगो आगे बढ़ते रहे। इस समय वे एक शहर राज्य में पहुंचे। ये स्नैक पीपल ट्राइब का हेडक्वार्टर है, हाइडोंग ने सीधे कहा। निंगलुओ ने सिर हिलाया और कहा, ये जगह इतनी साफ है कि हम साथ में अंदर नहीं जा सकते। मैं पहले अंदर जाऊंगा और तुम बैकअप के तौर पर बाहर इंतजार करना। हाइडोंगो ने सिर हिलाया। निंगलुओ अपनी मर्जी से बदल सकता था, इसलिए वह स्नैक पीपल में बदल सकता था, लेकिन अगर हाइडोंगो अंदर जाता तो लोग उसे तुरंत पहचान लेते, इसलिए निंगलुओ ने उसे अंदर ले जाने का प्लान नहीं बनाया था। निंगलुओ एक सांप लोग में बदल गया और फिर शहर की ओर चल पड़ा। वह कुछ सांप जैसे लोगों के पीछे पीछे यहाँ आया। इस समय उसने दूर आसमान की ओर देखा। कुछ पल बाद अचानक क्षितिज पर एक काला धब्बा दिखाई दिया। पलक झपकते ही वह एक तेज आवाज के साथ बड़े शहर की ओर बढ़ गया। काला धब्बा दिखने के कुछ ही देर बाद शहर की दीवार पर तैनात गार्ड्स ने उसे देख लिया। तुरंत अलार्म की आवाज के साथ अनगिनत स्नैक पीपल ने अपने जहरीले भाले ऊपर उठा लिए ताकि किसी भी पलाने वाले इंसान को मार गिरा सकें। जब वह काली आकृति शहर से 100 मीटर बाहर पहुंचने वाली थी तो वह अचानक हवा में रुक गई और एक हल्की उदास आवाज गूंजी, मोबासी मो स्नैक जनजाति के नेता महारानी से मिलने का अनुरोध करते हैं। यह आवाज सुनकर जो पूरे बड़े रेगिस्तान में गरज की तरह गूंजी, निंगलुओ की पलकें हल्की सी फड़की। स्नैक पीपल ट्राइब के 8 बड़े ट्राइब्स में से एक लीडर आखिरकार सबसे पहले आ गया था। बड़े और शानदार बड़े हॉल में एक सुंदर सी शख्सियत कुर्सी के पिछले हिस्से पर धीरे से टिकी हुई थी, थोड़ी थकी हुई लग रही थी। कभी-कभी उसकी नजर आलस से ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर खाली बैंगनी क्रिस्टल के सिंहासन पर जाती और वह बेबसी से अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाती थी। अपने चिकने माथे को अपने पतले हाथ से रगड़ते हुए उस औरत के खूबसूरत चेहरे पर अचानक खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने बड़े हॉल के पार ऊपर देखा और एक काली परछाई बिजली की तरह चमकी। आखिरकार आ ही गई। काली परछाई को बड़े हॉल में आते देख महिला राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। यू मे, असल में क्या हुआ? तुमने 3 लॉकडाउन ऑर्डर क्यों जारी किए? क्या वे इंसान बहुत ताकतवर हैं? जो आदमी बड़े हॉल में आया वह साफ तौर पर एक नर स्नैक पीपल था। उस आदमी का शरीर थोड़ा मजबूत था। उसके शरीर पर एक पतला कपड़ा लापरवाही से लपेटा हुआ था। उसकी बाहें अजीब काले टैटू से ढकी हुई थीं। जहां टैटू उसकी हथेलियों तक पहुंचते थे वहां 2 खतरनाक काले सांपों के सिर दिखाई देते थे। सांप के सिर थोड़े ऊपर उठे हुए थे जैसे वे किसी भी पल उसके शरीर से बाहर निकल सकते थे और धीरे से एक तेज आभा फैला रहे थे।